For example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Dijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister, and thereafter it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014, and he further extended in the form of the Kiran scheme, which is नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं। बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़, यानी तीन गुना बजट बढ़ा। Having said that, we are already in it, and I am glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called Curie, which is providing support to women in the university levels. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramaswamapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 65, Sri Dhairyashil Mane. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है। महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं भेज पाता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज़्यादा रहा। जहाँ तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं।
ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का, ट्रेड बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे ईपीसीज और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये ट्रेड को लेके ये सवाल है और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत से चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन में। सर, भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फोन में जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चीनी की जो चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नजर से देख रही है और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपनी ध्यान दे रहे हैं? चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि ये बात भूल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फोन बंद के बंद पूरे के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं किस प्रकार से बने बनाए फोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फोन बनाने के लिए कंपनियां आती हैं, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फोन बन रहे हैं, फोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का
सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे पीएलआई सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हों। लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker, sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers. 40,000 kilometer और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way. Sir. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talasheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat station scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts, is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme. Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा. प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है
एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है। 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है और काम जिस तेजी से चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का। काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज है। आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलमपुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा। ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है। आई बी डन जी। सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं सर। आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए सर। सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabari shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर, मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरा प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर, काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूँगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दानापुर मंडल भी है सर, वहाँ पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। सर, माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे, कैसे चलेगा बताओ? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक
हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफ़िकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूँ एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो चेंबर में बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया, आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाइए। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उस पर अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी काम का जो डिज़ाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उस डिज़ाइन को जैसे कंप्लीट होगा, ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते। पशुपतिनाथ सिंह जी। प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। Laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूं, अगर आप शॉर्ट पूछ लो जवाब दे देंगे। बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है। मैं बात भी करता हूं बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या, भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए।
क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डम्प्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करें, इको पार्क कैसे करें, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। ऑनरेबल स्पीकर सर, सर आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Railway Minister to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara also included the Amrit Bharat scheme. The tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honorable Minister when this work will be restarted. And also, Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honourable Minister kindly reply. Honourable Speaker, sir, Honourable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed, and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala, and one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Sabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir. And as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के
15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तो सदन की बैठक निर्धारित की जाए। बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्रीमती दर्शना जयदोष। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11, श्री देबू सिंह चौहान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12, डॉक्टर संजय जायसवाल। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, श्री अधीर रंजन चौधरी। Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. Item number 14, भावना गावली। पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ।
Item number 15, PC Gadegoraji. With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69 and 70th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Item number 16, Sri PC Gadegoraji. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement, Hindi and English versions, showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17, Sri PP Chaudhary. Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17 Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject, India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject India's neighborhood first policy. Item number 18, Srimati Locket Chatterjee. Dhanyabad Adhyaksh Mahoday. I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 19, Sri Radha Mohan Singh ji. क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं. Item number 20, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57 and 58 report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20 in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement, Hindi and English version of Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in View of Emerging Challenges Before the Legal Profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid under the Legal Services Authorities Act 1987. And 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject Judicial Processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh. Permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. 2. The status of implementation of these recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number 3, the status of implementation of the recommendations contained
in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for Grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधित संसदीय समिति के 37वें में अंतरिक्ष परिषद के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूँ। Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on Ecosystem of Startup to Benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Dhanyavad Sri Ajay Bhatt ji. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjuram Meghwal. Sir, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Minister, sir? Where is Minister, sir? Where? What is this, sir? Please, we cannot start this, sir. What norms are you sending? Where is the Union Minister? Where is the Union Minister? You are starting a budget. ये क्या दिखाना चाहते हैं, sir? You walk out otherwise, sir. What is this, sir? ये क्या है, sir? Union Minister नहीं है बजट में. ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where is the Union Finance Minister? Shame on this government, sir. Shame on this government. They making a mockery. प्रहलाद जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं. पंकज जी हमारे वरिष्ठ एमओएस है फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच. But here, it should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Premchandran ji. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha, when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the ministry is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary affairs. No. Okay, the girl, let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOEC is competent enough. But no, let. That is not the case. That is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary affairs let us is not taking the role seriously. Sure. Dr. Shashi Tharoor ji.
Sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honourable Finance Minister, No, she's not absent. who had She's actually introduced the interim budget She's last coming. week. Already it has been But I will coming. nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now, fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes and high unemployment. The first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning, which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodinunil and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honourable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off and welcome the Finance Minister to this House. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centred in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The Finance Minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilaye, women, Yuva, youth, and Annadata, farmers. She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all 4 groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago.
Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labour force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labour, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization. Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022, but if you look at the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti. The truth is that their future looks bleak, sir. Affairs Minister is disrupting the Finance Minister. Sir, here is one landed member speaking, please. Have the courtesy to listen. The Finance Minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir. This is pre-planned, sir. This is pre-planned. It is. The young people of our country, sir, are facing a double whammy. Falling labour participation rates and shockingly high unemployment, as I've just described, while the minister was otherwise occupied. Government praises the start-up culture as an alternative, but fund-starved start-ups fired nearly 18,000 people in 2022. Start-up fundraising activity is so subdued, sir, that in all Indian startups put together raised just $1.1 billion in January, down 75% compared to January of the previous year. Let's turn to MSMEs. They've been the main employment generators in this country, but they also find themselves shrinking in today's economy. Many were permanently closed after the disastrous demonetization. In 2016, we had 6.25 crore MSMEs. The number has dwindled to now 3.25 crore, as per the government's own Udayam portal, the MSME registration portal. More than 60% of the conventional micro-enterprises in our country, which were engaged in business activities for more than 10 years, have perished. They've been closed, sir. So that's the picture we are seeing. What is the state of employment generation? We have to ask the government, kiska saath or kiska vikas? The question again brings me to yet another aspect of the government's underperformance, woefully ignored in the Honourable Finance Minister's speech. She said people are living better and earning better. Average real income, she said, has increased by 50%. But first, there's no data available on individual household income. So how does the government say it's increased by 50%? If she's merely talking per capita GDP, sir, that is not a valid comparison, as per capita GDP will go up on the basis of people who are rich at the top of the pyramid without actually affecting the incomes of those at the bottom. If Mr. Adani and Mr. Ambani walked into this chamber right now, every MP would discover that our per capita income has gone up. Right? But the moment they leave this room, we would all revert to reality. That's the problem with using per capita as her guide. A critical appraisal reveals that technically some incomes have gone up on per capita basis, but if you are middle class, lower middle class or poor, your incomes have shrunk. That's the inequality in our country today. There's a Reuters survey this month, sir,
stating that over 85% of the interviewed families reported stagnant or lower incomes compared to the years before the pandemic. Post-pandemic, the poorest 20% households in India saw income levels shrink 52% from their 2015 levels. And this is as per the latest India's Consumer Economic Survey. Compare this with the pre-2014 period that the Finance Minister put so much effort to discredit. During UPA 2, 2009 to 14, real agriculture rural wages grew at 8.6%. In contrast, during NDA 1, growth of real farm wages decelerated to 3.3%, and under NDA 2, the annual growth rate of real rural wages has become negative, sir. Can you give the exact thing? Agriculture wages minus 0.6%, non-agricultural minus 1.4%. So rural India is suffering reduced income, sir. Overall, when you compare income growth by income group from 2016 to 2022 in India, the top 20% of the rich have seen almost a 40% rise in their income growth, while the bottom 60% of our population have all seen negative income growth. There has also been a sharp fall in household savings because real incomes have declined. So let's look at the Garib. I'm looking at each of these castes, quote-unquote, that she mentioned. The government claims it made 25 crore people free from multidimensional poverty in the last 10 years. Now that claim has to be interrogated. First, if 25 crore have indeed been freed from poverty, why are 81 crore still receiving free food grains? Second, how is the government expecting us to trust their number when consumption expenditure surveys were not done from 2014 onwards to 2022 and the National Multidimensional Poverty Index has been attacked by experts here and abroad who question both the manner and methodology with which it is calculated? The truth is the government's record is disillusioning. The UPA era created the fastest ever decline of poverty levels in India's history between 2005 and 15, whereby 271 million or 27.1 crore Indians were lifted out of poverty, providing what UNDP called the greatest relative development for the poorest 40% during this period. Under the BJP, I'm still quoting international sources, 230 million Indians or 23 crore slipped into poverty during the pandemic, and according to the World Bank, an astounding 80% of the world's people who slipped into poverty in 2020 during the pandemic were from India. 80% going below the poverty line were from India. But there's worse. The National Survey Organization has not conducted its quinquennial national consumption expenditure surveys to identify the proportion of people below the poverty line. The global poverty line at one point was $1 a day, now it's $2, according to World Bank and UN figures. But in India, despite all the government's tall claims of growth, the official national poverty line is very low, at rupees 1,286 per month per person in urban areas and 1,059 per month per person in rural areas. Has the government raised 25 crore people above these levels? There's no indication. The Indian government has conducted no survey, neither a national consumption expenditure survey and, of course, no national census either. We are in a statistical void, and what we only have is this multidimensional poverty index of the Niti Aayog, which is a new index they have created, which cannot be compared with any past poverty numbers. We have absolutely no basis for judging whether poverty has actually gone down, as the finance minister claims. As we all know, on issue after issue, NDA apparently stands for no data available. Now, one of the greatest disservices that this government has done to India is that a country which enjoyed a global reputation for reliable statistics is no longer trusted on its numbers, from COVID death claims to real-life economic indicators. These are really horribly disenchanting figures that seek to mask but in fact reveal the government's mismanagement of our economy. The finance minister calls inflation moderate, but the fact is he's not acknowledging that the Indian middle class and poor have been left defenseless in the face of rising inflation. Retail inflation measured by the CPI rose to a 15-month high of 7.44% in July 2023. But a recent survey by the data analytics firm Kantar found that 57% of Indians are worried about rising inflation. Look at wholesale market prices from December 2023, just a month ago, 19.6% higher
when compared with the same month the previous year. Paddy became costlier by 10.5%, milk by 7%, vegetables by 26.3% year on year. And this is linked to growing nutritional concerns. The State of Food Security and Nutrition in the World report, another unimpeachable international document, says that a significant 74.1% of India's population cannot afford healthy food. This translates to over 100 crore people in India facing a crisis of inadequate nutrition, and it's a distressing number that is substantiated by our dropping to the 111th rank out of 125 countries in the 2023 Global Hunger Index. Even in the latest interim budget speech, the Finance Minister spent a lot of time celebrating the success of GST, amassing a lot of revenues. But her speech was not punctuated this year with any verses or shairis, not even from Tiruvalluvar. So I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse. And I'd like to share it with her to italicize the really sad state of the Indian economy from the point of view of a common man like this Kavi. कर्ज के बोझ से आम आदमी तर-तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया। मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं, सिर से करके शुरू चलो पैरों तक जाते हैं। कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए। माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं। इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं। चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई, कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई। बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए, बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए। फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते। जीएसटी इतना ज्यादा है हम दे नहीं सकते। पूछ रहा था कोई, हम वजन कैसे घटाते हैं? जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं। दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए, इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी, कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी। इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। That, sir, is the plight of the Aam Aadmi. Others who can are voting with their feet. The External Affairs Minister told Parliament that over 16 lakh Indians gave up their citizenship, including 2,25,000 in 2022 alone. High net worth Indians are leaving the country because of this government's tax terrorism. 7,500 millionaires left India in 2022, 6,500 last year. They have taken their resources to invest them abroad and not in our country, where private investment is seriously down under the NDA government. The FM's claims of human development don't stand the test of objective scrutiny either. She claimed that a large number of new institutions of higher learning, especially AIIMS, IITs, IIMs, are being set up. As I've said in the House innumerable times, the problem with this government is not ideation. It's the delivery of public services and the implementation of grand policy announcements. In this case, too, the government has failed to ensure proper execution. Look at the AIIMS, for example. In some cases, only land is allotted. Nothing is done beyond that. Sometimes even that clearance takes years. In Madurai, the approval to construct an AIIMS came 5 years after the PM laid the foundation stone in 2019. In my own state of Kerala, we are still waiting for the establishment of an AIIMS to boost the quality of medical services for our residents. In other cases like AIIMS Bhubaneswar, posts are lying vacant and nothing has been operationalized. Now, another major axis of the government's self-congratulation was the efficacy of its various schemes for the poor. They're very nicely named and so on. But that too is a delusion that requires a sobering reality check. In the last fiscal year, for which we have numbers, 90 lakh beneficiaries of the government's flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana did not refill their cylinders. Data revealed through an RTI showed that of the 9.58 crore PM Ujjwala Yojana households,
1.8 crore bought no refills, while another 1.51 crore bought just one refill. But the government does nothing to make the cylinders more affordable to ordinary people. It's all headline management, bottom line mismanagement. In fact, most of the government's successes actually letdowns. Jan Dhan, 51 crore Jan Dhan accounts were created, but over 20% of them are inoperative as of December 23, last month, just a month ago. Nearly half the inoperative accounts belong to women. So much for Nari Shakti. Ayushman Bharat, in August 2023, the CAG found that 43,000 crore had been misappropriated in the Ayushman Bharat scheme. Manrega, which the Prime Minister had disparaged in his first Lok Sabha speech of 2014. Demand for Manrega continues to be higher even than pre-COVID levels, despite the low wages being given and the various bottlenecks in accessing the scheme. Between April and December 2023, just the last 6-month phase, a record 231.34 crore person days were generated across all states, at a time when the government had drastically reduced the budget for the scheme by 33% in the last budget. They then had to seek supplementary funds of 16,000 crore in December. If the economy is so good, if jobs are so plentiful, why did the revised estimate for Manrega 2023-24 increase by 43% compared to the budget estimate? Let's turn to the Annadata. Close to 689 lakh farmers enrolled under the Fasal Bima Yojana during the 2023 season. Claims were only paid to 7.8 lakh farmers. Shame. Are you supporting your applicants or not? The number of beneficiaries enrolled under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana decreased from 11.84 crores in 2019 to 3.78 crores in 22, marking a 67% decline, sir. And CAG tells us over 3,000 crores were reportedly siphoned away from the PM Kisan scheme through the creation of fake beneficiaries using publicly available Aadhaar details. In fact, the total expenditure to the Ministry of Agriculture and schemes related to farmers' welfare has been declining as a percentage of the total budget outlay since 2019. And during this government's period from 2014 to 2022, at least 1 lakh farmers have committed suicide, as per recently released National Crime Records Bureau report. This amounts to a scary 30 suicides per day, every day that BJP has been in power, sir, in the last 9 years. The Prime Minister's promise to double the income of farmers between 2015 and 2022 lies in shambles. They've stopped repeating it. The headlines were made at one time, now they've not been repeating it or fulfilling it, sir. The issue has disappeared completely from policy making, while the real incomes of agricultural households from cultivation has fallen, as I said, by 1.4%. Now, the Finance Minister also made a big deal about the blue revolution in the fishery sector, a sector where the government actually doesn't have much to boast about. I can tell you because most of the fishermen in my constituency are living below the poverty line, and the budget allocation for the sector has been raised for the entire country by a meagre 134 crore. The government claims to have doubled pisciculture and aquaculture. Absolutely no evidence of this. And the PM himself talked about creating a Ministry of Fisheries, but they've only created a Department of Fisheries, which is part of a larger ministry. I've never heard of a government that actually breaks its own promise and then claims credit for it. They have promised a ministry for 2 successive elections. They have never given a full ministry to the fisher folk and our coastal region. The rhetoric surrounding Nari Shakti for the Mahila also requires additional debunking to what I've already said earlier. While we in the opposition welcome the women's reservation law, we are deeply sceptical about the vague timeline of the government, but equally representation is not enough in isolation. We know that grand announcements alone don't help women. We need policies that will help them get the resources they need. Consider, for example, the Integrated Child Development Services. You've rebranded it, of course, your phraseology is always great, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But your budget for integrated child development has actually declined, even while new labels are coming. We have gone in the course of the Modi government's existence to reduce money available for child development. Similarly, while the government's claims of an increase in the number of women participating in the labour force tries to paint a positive picture, the truth is that the rise has only been post-pandemic because women had dropped out of the force during the pandemic in very large numbers, and women are doing tedious, low-paid or unemployed work.
I beg your pardon, unpaid work, which is technically unemployment in this country. India ranks 127 out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2023, a searing indictment of our inability to provide the space that our women need to survive and thrive in the labour force. So much then for all the claims of empowering the Garib, the Mahilayen, the Yuva, the Annadata. Contextualizing the FM's budget speech in the highly competitive global environment yields even more evidence of policy failure. Dr. The Finance Minister argued that India's economic development has been good, even... I'm sorry? You have already completed 25 minutes. 5 minutes more, sir. I'll quickly wrap up. The Finance Minister has argued that India's economic development has been good, even as GDP growth averages a modest rate post-COVID. Our post-COVID growth has actually been lower even than Bangladesh, Vietnam, and even until very recently China. So what worries me more is the sharp uptick in the gross debt to GDP ratio, which has invited concerns from the IMF that I hope the Minister will address. The government has also missed its disinvestment target for the 5th year in a row. I'm just summarizing my last few points for you, sir. The trend of rising governmental debt in the last 10-year period has been very worrying because high debt, accompanied by low employment and high food inflation, is the worst possible scenario for our country, for the ordinary people of our country, and for any emerging market to attract investments. Fiscal deficit averaged 4.63% under our UPA government. It's averaging 5.13% under the NDA. I'm not going to go into details about that because fiscal deficit is not at the moment our biggest concern. But since the Finance Minister talked about it and FDI inflows doubling and so on by comparison with UPA, I just want to say it's a blatantly misleading assertion because FDI inflow as a ratio of GDP peaked in 2007-8 at around 3.6% and has never regained that level. Net FDI to GDP ratio today is only 1%. And the fact is that hardly any greenfield investment money has come in. RBI estimates that foreign investment today stands at $42 billion in 22-23, which is about the same as in 2008-2009, 15 years ago under UPA. Over those 15 years, foreign investment has come down in terms of a percentage of GDP, whereas Vietnam, for example, has close to 4.5% of GDP in their example. And gross FDI into India in the first half of the current financial year, April to September, was just $10 billion. The last time it was lower than this was in the first half of 2007-2008, sir. And the Finance Minister hasn't given us any cost-benefit analysis of the production-linked incentive scheme for which so much money has been spent. Where is the employment generation happening, Madam Minister? There is an absolute need for mid-course corrections, and she will have to answer this question. Internally, meanwhile, sir, our states are in turmoil because transfers to states have been reduced substantially. We know right now in Jantar Mantar there's a protest going on with many states protesting the way in which amounts have not been transferred. The current allocation of 3,67,000 crores in budget 22-23 already sees a gap of almost 6,000 crores in the revised estimates, and there's been a further decrease in the coming budget to 3,59,000 crores. Devolution of tax revenues is a problem because the states have only been getting 30 to 33% in the last 5 years, a far cry from the 15th Finance Commission's recommendation of 41% and a reduction from the 42% given by the 14th Finance Commission. And the fact is the share of cesses and surcharges, which the government doesn't need to share with the states, keeps going up. It's now, it was 8.16% of gross tax revenue under our peak, but under this government, the number has tripled to 28.08% of gross tax revenue in the last fiscal year. So I just want to say there's a rising trend in capex, and we all have applauded that in the past, but the fact is the government seems to believe in trickle-down economics. Spend money at the top, somebody will benefit down below. We believe in trickle-up, sir. That is, if our economy produces the things that people wish to consume at affordable prices, the Aam Aadmi will not only live better, but will become a full participant in the economy. Our objective should be to make ordinary people into consumers and stakeholders in India's economic prosperity, but our government does not see them at all in just focusing on capex. Finally, sir, the Finance Minister reserving an amount of 11,111,111 crores for capital expenditure shows there's nothing particularly scientific about the calculations in her budget. A minister who chooses a lucky number
is heading an economy that needs all the luck it can get, sir. There is no question that when she says that GDP stands for governance, development and performance, GDP, as I've pointed out through my speech, the fact is it's not equitably enhancing the capabilities of the ordinary people of this country. Instead, G stands for government intrusion and tax terrorism, D stands for demographic betrayal, and P stands for poverty continuing. This actual GDP also jettisons the trinity of demography, democracy and diversity the government claims to be serving. The demographic dividend is on the cusp of becoming a demographic disaster with the unemployment crisis, the K-shaped growth and the ever-widening schism between the rich and the poor. Democracy is suffering through this government's arrogant contempt for institutions, a government that suspended 146 MPs rather than be held accountable for a security breach, that bulldozes laws as per its own whims and fancies with no regard for parliamentary procedure, that requires a no-confidence motion to be moved before its leaders are willing to speak on vital issues, including Manipur, should ideally refrain from claiming to be the messiah of democracy, let alone its mother. And when it comes to diversity, we know the record hasn't been great either, with increasing attacks on religious minorities, the ruthless dispensing of bulldozer justice, mob lynching, communal violence, and worse, combined with the disregard for states and their operations through a skewed and centralizing cooperative federalism, under which the states are meant to cooperate, but the centre operates as it pleases. The government has failed gravely on all the counts where it pats its own back. Thank you. Therefore, sir, I'm concluding, this House must realize the game of smoke and mirrors that the government is playing with interim budget, with nearly no redressal of the real crises plaguing our economy and affecting the Aam Aadmi. It is high time that this election gives others an opportunity to show up their shallow rhetoric for what it is, which is all talk and no action. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I should thank you, Dr. Tharoor. It is not only your eloquence, but your content, for which we have been awarded yesterday in a very beautiful function. Now I request Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनावी साल में भी अपने आप को कंट्रोल करके देश की एक कैसी दशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए और उस नीति को संपादित करने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस बजट को लेकर आए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन दोनों को बधाई देता हूं। सर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका फोकस लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्या है कि एक तरफ वो जन्मदाता को देख रहे हैं और एक तरफ वो अन्नदाता को देख रहे हैं। जो जन्म देने वाली मां है उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और जो हम लोगों को भोजन देने वाला किसान है, अन्नदाता है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ वो भविष्य निर्माता को देख रहे हैं जो हमारा यूथ है, जिसपे कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है, और एक तरफ करदाता हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। सर मैं अभी कांग्रेस के अपने सदस्य को सुन रहा था। इस देश में हुआ क्या सर, काफी यहां वो आपने ये कर दिया, आपकी पॉलिसी कॉर्पोरेट है, आप गरीबों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके पास दो कहावत है सर कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, और दूसरा एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये 75-77 साल की जो ये देश की जर्नी है सर, उसमें तो 10 साल ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना। 57 साल 60 साल आप यदि कहते हैं कि गरीबी नीचे गई, गरीब नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है,
तो कभी आपने देखा है अपने तरफ कि इन सारे पॉलिसी के प्रति जिम्मेवार कौन है? यह देश कहां से आगे बढ़ा सर? आप यह समझें कि जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने? लाइसेंस परमिट कोटा राज। 1947 से लेके मोर और लेस 1990 तक सर इस देश ने लाइसेंस परमिट कोटा राज देखा। जो कांग्रेस के समर्थक लोग बिजनेसमैन थे, वही कार बना सकते थे, वही स्कूटर बना सकते थे। बिरला जी कार बनाएंगे, बजाज जी स्कूटर बनाएंगे, कोई जी सीमेंट बनाएंगे, कोई जी अखबार चलाएंगे। कभी आपने देश के अन्य लोगों के बारे में सोचा? यह देश लाइसेंस परमिट कोटा राज के बाद 2004 से लेकर 2014 तक, संजोग से उस बीच में मुझे भी संसद बनने का जो है मौका मिल गया, एक लूट राज में चला गया सर। एक तरफ 1947 से लेकर 1990 तक लाइसेंस परमिट कोटा राज, और 2004 से लेकर 2014 तक लूट राज। 2G, 4G, कोल जी, भाई जी, जीजा जी, जो भी है सर, लूट राज। आज क्या है सर? 2014 के बाद से 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं स्थापित हुआ, इस देश में राम राज्य स्थापित हुआ। यह परिवर्तन है सर। और इस परिवर्तन की मानसिकता क्या है सर? लगातार आज एक पेज का एड जो है सभी अखबारों में भरा पड़ा। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने चलते चलते उसका रेफरेंस दिया सर, क्योंकि उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं सर। आज एक पेज का कि साउथ का और नॉर्थ का डिवाइड। मैं इसको बड़े, चूंकि इन चीजों को मैंने भोगा है सर, अंग्रेजों को जब यह लग गया सर कि इस देश पर वो बहुत दिन तक राज शासन नहीं कर सकता है, तो उसको दो राज्य ऐसे नजर आए जिसको कि उसने विभाजित करने का फैसला किया और अलग देश बन गया सर। आपको पता है कि बंगाल का और पंजाब का डिवीजन है। चूंकि बंगाल, सभापति महोदय जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, हम और आप एक ही थे, हम लोग बंगाल के पार्ट थे। बंगाल इस देश में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के पहले राजमहल में जो है आइसक्रीम की फैक्ट्री थी 16वीं शताब्दी में। हम लोग इतने विकसित थे, ढाका का मलमल था। पंजाब जो है पूरा का पूरा दुनिया को खिला रहा था। हमारे यहां उद्योग थे, धंधे थे, चाइना मिट्टी के थे, लेकिन उसने पार्टीशन कर दिया। आज एक देश बांग्लादेश बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। इनको इतिहास नहीं पता है सर। ये कभी द्रविडियन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है सर, सब उसका सम्मान करते। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। किसको समस्या है सर? लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, इस देश को नहीं समझने के कारण, आज भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि मंदिर केवल कश्मीर में नहीं है, मंदिर तमिलनाडु में भी है, मंदिर कर्नाटक में भी, मंदिर केरल में भी है। किस भाषा में लोग पूजा कराते हैं सर? जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो पंडित आपको संस्कृत में ही श्लोक का उच्चारण करते हुए पूजा कराता है। यह देश है सर। इस देश में न कोई द्रविड़ है, न कोई आर्यन है, न कोई तमिल है, न कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है। यह देश एक है। चोला डायनेस्टी जब थी सर, उस चोला डायनेस्टी ने केवल यही नहीं, आज जिस मालदीव की चर्चा होती है, लक्षद्वीप की चर्चा होती है, सिंगापुर की चर्चा होती है, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वियतनाम की, कहीं की भी चर्चा हो सर, चोला डायनेस्टी ने भारत के सनातन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। चोला डायनेस्टी साउथ की थी सर। उसने पैसा एजुकेशन पर खर्चा किया। अब नो कर रहे सर, उन्हीं के तमिलनाडु में चोला जो है डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक चल गई। 600 साल तक उन्होंने शासन किया सर। वो पल्लव वंश की बात नहीं करेंगे, वो चालुक्य वंश की बात नहीं करेंगे, वो चोला वंश की बात नहीं करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि इन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम किया। आज आप बात करते हैं नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। मैं अभी डाटा मंगा के पढ़ रहा था, जितना पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला
15th फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा तमिलनाडु को मिला, केरल को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला। सर कहां चले गए आप? आज का प्रश्न है सर, आज का प्रश्न है 600 बिलियन एफडीआई आया 2014 से लेके 2023-24 तक। वो एफडीआई देश के लिए आता है। साउथ की यदि समस्या, यदि नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग मानने लगे सर इस तरह से ये देश चलेगा। हम गरीब हैं सर, हम निर्धन हैं, हमारे लोग उनके यहां रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि 80-85% से ज्यादा माइंस झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या हमने कहा कि हम अमीर हैं? क्या हमने कहा कि साउथ इंडिया का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो, हम देश तोड़ देंगे? ये कौन सा आपदा में अवसर आप ढूंढने की बात करते हो? किस कांग्रेस मेंटेलिटी की बात करते हो? कोयला हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास नहीं है? सोना हमारे पास है, अबरख हमारे पास है। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं सर, उनका विकास हो। कहां का पैसा है? टाटा यदि टैक्स दे रहा है सर, किसका पैसा दे रहा है? यदि जमशेदपुर नहीं होता, झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता। यदि पलामू नहीं होता, यदि एल्युमिनियम की फैक्ट्री जो है रांची की नहीं होती, मुरी की फैक्ट्री यदि नहीं होती सर, बिरला नहीं होता। आप हमारा कोयला ले जाके आंध्रा में पावर प्लांट लगाते हो, हमने कभी कहा? तमिलनाडु में पावर प्लांट लगाते हो, कभी कहा? इसलिए नहीं कहा कि यह देश एक यूनाइटेड देश है। इस देश में गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, नॉर्थ का विकास, साउथ का विकास, उत्तर का विकास, पूरब का विकास होगा। आज आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल साउथ इंडिया में बने सर। कोलकाता पोर्ट के खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पोर्ट के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास समुद्री प्रभाव है, जिसके कारण लोग, मैं ये कह रहा था सर, आज का प्रश्न है कि 600 बिलियन की एफडीआई आई। आपको आश्चर्य होगा सर कि उस 600 बिलियन की एफडीआई में, उस 600 बिलियन की एफडीआई में 450 बिलियन की एफडीआई या तो केरल गई, या तमिलनाडु गई, या वो कर्नाटक गई, या वो आंध्रा गई, वो तेलंगाना गई, वो महाराष्ट्र गई, वो गुजरात गई। इसी 7 स्टेट में गए सर। वो एफडीआई भारत सरकार के कारण नहीं गया, भारत सरकार के नीतियों के कारण नहीं गया, मोदी जी की मजबूती के कारण नहीं गया, वित्त मंत्री की पॉलिसी के कारण नहीं गया। आज आपके यहां सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारे कारण नहीं गया। यदि आज आपके बच्चे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को निकालती है तो भारत सरकार निकालती है सर। महीने का तक कोई आसान करती है क्या? उस वक्त नॉर्थ और साउथ देखते हैं। आज इजराइल के युद्ध में मैक्सिमम साउथ इंडियन, यदि केरल में, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बात करते हो? ये देश और जो है एक यूनाइटेड पॉलिसी से चलता है सर। आज आप किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? क्या बंगाल की तरह, जिस तरह बंगाल का डिवीजन करके बांग्लादेश बन गया, क्या पंजाब का डिवीजन करके जिस तरह पाकिस्तान बन गया, आप ये नॉर्थ और साउथ का, यदि आप वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को सर, जनता यदि साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का और पंजाब में जो है जिन्ना की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को बांटना था, तो क्या आप वोट नहीं मिलने के कारण नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करोगे? क्या इसी तरह से देश चलाओगे? स्मॉल करेक्शन, पंजाब में जिन्ना की पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, उनका बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। दूसरी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी बढ़ोतरी हो रहा था उस समय। थैंक यू सर। सर मिस्टर राजा, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे सर। निशिकांत जी, जब वो समय आएगा तो बोलेंगे सर, आई एम नॉट यील्डिंग। निशिकांत जी, दूसरा सर, आप बोलिए।
दूसरा सर, आप ये समझें, सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बर्बादी के साथ, इस बर्बादी के साथ एक झूठ के जुमले का जो है काम स्टार्ट कर दिया सर। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी सर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जो है बहुत चर्चा हुई सर। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ये नमूना है सर कि किस तरह ये बहकावे में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं कि 111 नंबर पर हम आ गए। हमने देखा सर कि कौन कौन सी नीतियों के कारण और किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। आश्चर्य होगा उदासी साहब आपको कि जो कॉलम वर्ल्ड पोल हुआ भारत में, 140 करोड़ का देश है, यह देश को जानने वाला सवाल है सर। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल 3000 लोगों के ऊपर पोल करके यह फैसला कर लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आ गए। यह सैंपल साइज है सर 140 करोड़ में। जो उन्होंने डाटा लिया सर वो और भी अच्छा है सर। जैसे अभी शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसएसओ का जो है सर्वे नहीं हुआ है, जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर। 2011 का यूपीए के सरकार के समय का जो है ये डाटा लेके सभापति महोदय 2011 का वो लोगों को, और उसमें भी सर्वे साइज कितना है, 1 लाख आदमी। 2011 में जो उन्होंने डाटा लिया वो 1 लाख आदमी का डाटा लिया सर। इसके बाद जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात कही सर, वो डाटा उनका 2012 का है। 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं, 2011 का डाटा ले लेते हैं 1 लाख लोगों का, और एग्रीकल्चर में जो है 2012 का एक डाटा ले लेते हैं। अरे राम राज्य तो 2014 के बाद आया है। 2014 के बाद यदि आप कहते तो बात समझ में आती, देश को क्यों गुमराह कर रहे हो। और यदि उन्हीं के आधार पर तय किया जाए तो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े अथॉरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि भारत 48 नंबर पर है। इसके लिए माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। उनके कारण जो है इस देश में गरीबी घटी। सर इस बजट की, अभी तक तो मैं बहकावे में था, इस बजट की कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं सर। सभापति महोदय, इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जनसंख्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं कि हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। हमारे जो जिले हैं उसमें एक समुदाय विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है। यह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? मैं भी यात्रा को देख रहा था, काफी यात्रा को, कि एक कमेटी बनी है पॉपुलेशन पर, डेमोग्राफी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरा टर्म आएगा 370 हमारी केवल सीटें होंगी और 400 से ऊपर जब एनडीए पार होगा तो हम बड़े बड़े चीजें करेंगे। तो मुझे लगा कि क्या बड़ी चीजें हो सकती है और क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सर? हमारी क्या नीति है और यूपीए की क्या नीति है? हमने 2 बड़े यात्रा की। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े यात्रा किए सर। एक यात्रा हुआ और दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी जिसमें सहभागी रहे, जिसमें प्रभावी रहे और जिन्होंने संकल्प से उस यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाया। वो 2 यात्रा क्या थी? एक यात्रा थी सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। हमने कहा कि पुनर्जागरण होने की आवश्यकता है, जैसे सोमनाथ बना वैसे ही हम अयोध्या बनाएंगे। एक संकल्प था जिसको कि हमने सिद्धि में पहुंचाया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। दूसरी यात्रा थी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर, और हमने ये बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, कश्मीर में धारा 370 है, 35 ए है। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 370 खत्म करेंगे और दोनों संकल्प को हमने सिद्धि तक पहुंचाया। यह हमारी यात्रा का उद्देश्य था।
इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं, जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते हैं। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए ये कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर। एक मंदिर में नहीं गए उन्होंने। भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकरदेव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा है लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर। कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर। क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर। मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंतो बिश्व शर्मा बाहर निकल गए सर। हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर। और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है। और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं सर। दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट बार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डू इट बिकॉज 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, बोलने दीजिए सर। जो उन्होंने मानहानि कारक नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, तथ्यजनक है
और हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये गलत अपने हो पैर सकता धोने है के पर लिए मानहानि किसको कारक बुलाते नहीं है। हैं? ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं? वो छवि भी पूरे देश ने देखी है। तो देश को निशिकांत जी सर प्लीज। सर मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते हैं सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, बिस्किट खत्म हो गया कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया हूं सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं। नहीं, ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन में सर। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में है सर। मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया। 2014 की रिपोर्ट है, इनकी सरकार थी सर। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर। इनको प्यार होने के कारण भी हैं कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है। चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर, इनका है। जब यहां भारत में जो है डोकलाम में और कहां पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते। लेकिन आपको यह लगेगा सर कि 2 रिपोर्ट है। एक एमके नारायण की रिपोर्ट है जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे, उसके ही 2-4 लोग जो है एफसीआरए लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे रुना राय हो, जिनको कि उन्होंने एनएसी का मेंबर बना था, एनएसी के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। ये पूरी आईबी की रिपोर्ट में कहा गया सर। और इनका क्या काम था, उस सारे रिपोर्ट पर सो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो दुनिया में दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था।
हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग को रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही के युवराज ने 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है। और आज हम जब 11 लाख करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, लोगों को गरीबी से निकालने की बात कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया पीएम गति शक्ति में देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एमपी यहां मौजूद नहीं है जिसको कि 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की हर घर जल नल की काम नहीं चल रहा है। कोई ऐसा एमपी नहीं है जिसके लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला। यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, चीजें ऐसे चलती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के एमपी के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया। उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। जब पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल में रेड हुआ कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के एमपी के यहां नहीं पकड़ाया? छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया? तेलंगाना में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था। और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए यदि हम पैसा लाएंगे तो आप कहेंगे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज देंगे। अभी आपने देखा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, और आप मान के चलिए कि जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहां, और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी। न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय, सर मेरे ऊपर 42 केस है। मेरे ऊपर, मेरे मां के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं। और ये 105 आप भ्रष्टाचारी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। सभापति महोदय, यह पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया सर। आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। ये राजा साहब और कनी मोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। लेकिन वो कांग्रेस को देखो,
आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर, इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात है। एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन तक, ये देश जो है वो सनातन देश है सर, और सनातन देश ये है। 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। केवल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत है। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहां जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है सर। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन बरसों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहां मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। यह परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहिए, इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। तीसरा अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दिया? अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंच ही बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए। अंग्रेजी बोलकर आप तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं। दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग, सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में, गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में, चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है सर, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है।
कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन சார் வணக்கம் சார். அவைத்தலைவர்களுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடைநிலை நிதி அறிக்கை ஒரு பெரிய கண் துடைப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மூலமாக எந்த பயனும் இல்லை. ஒரு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அது குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் ஏதாவது வரி சலுகைகள் தருவார்களா, இவர்கள் 1000 பேசுகிறார்களே, சத்தியங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்களே, கண்டிப்பாக நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் என்றால் நாமம் தான் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையிலே செலவு எவ்வளவு தெரியுங்களா? 47,65,762 கோடி. 6% சென்ற ஆண்டை விட அதிகம். இதில் 25% வெறும் வட்டிக்கு செலவிடுகிறார்கள். அவர்கள் வாங்கிய கடனுக்கு திருப்பி தர வட்டிக்கு 25% அவர் தருகிறார்கள். வெறும் 40% அவர்கள் செலவினமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும் பார்த்தீர்கள் வரைவு தீர்மானத்துக்கு ஒட்டிதான் இந்த பட்ஜெட்டே அமைந்திருக்கிறது. இது இந்த நிதிநிலை அறிக்கை பிரதான செலவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சமூக நலனுக்கு பின் தள்ளியுள்ளது. குறிப்பாக பார்த்தீர்கள் சமூக நல திட்டங்களுக்கு 7% இந்த மானியத்தை இந்த அரசு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. குறிப்பாக உணவு மானியம், எங்கே இவர்கள் உணவு ரேஷன் கடையிலே இலவசமாக அரிசி கோதுமை தருகிறேன் சொல்கிறார்களோ, அந்த உணவு மானியத்திலே 3.3% குறைத்திருக்கிறார்கள். பிறகு விவசாயிகளை விடுவார்களா? விவசாயத்துக்கான உரம் மானியத்திலையும் 13.2% இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கு அத்தனையுமே இவர்கள் குறைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. நாங்கள் நினைத்தோம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர், தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர், நல்லவர், வல்லவர் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். ஆனால் அவர் வாயிலுடன் வருவதெல்லாம் உண்மைக்கு அற்ற செயல்களாக தான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக பார்த்தினால் இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கை ஏழைகளுக்காக, இளைஞர்களுக்காக, மகளிருக்காக, விவசாயிகளுக்காக என்று சொன்னார்கள். பார்த்தீர்கள் உண்மை நிலை என்ன? இங்கு பணக்காரர்கள், குறிப்பாக அம்பானி, அதானி, டாடா போன்றவர்கள் தான் மேலும் மேலும் பணக்காரராக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஏழைகள் இன்னும் பரம ஏழைகளாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த அம்பானி, அதானி, டாடா நிறுவனம் போன்றவர்கள் 20% பணக்காரர்கள் தான். இந்தியாவின் 40% வருமானம் அவர்கள்ட்ட தான் இருக்கிறது. ஆனால் நடுத்தர மக்கள் இன்னும் ஏழையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வருமானம் 20% குறைந்து கொள்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் சிலருக்கு வருமானமே இல்லாத நிலைமை வந்திருக்கிறது. இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். எங்கே திருப்பி ஒரு ஆட்சி தந்தால் இளைஞர்கள் தருவார்களா? ஐயா பிரதமர் அவர்களே, என்ன சொன்னீர்கள்? 2014ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, அது என்னாச்சு? 10 ஆண்டுகளாக வெறும் வாயில் வடை சுட்டீர்களே, அதை தவிர வேற என்ன செய்தீர்கள்? இதுவரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இல்லை. பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2016-17 11.88% குறைந்திருக்கிறது. 2021-22 7.96% குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2014 திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்குவோம் என்றீர்கள். இரட்டிப்பு ஆனதா? இல்லையே. இன்றைய நிலை என்ன? பணவீக்கத்தால் விவசாயத்துறை
விவசாயிகள் நிலைமை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? அம்பானிகளுக்கும் அதானிகளுக்கும் டாடாஸுக்கும் வாராக்கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். பணக்காரர்களான கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். ஆனால் விவசாயிகளின் கடனை இதுவரை நீங்கள் தள்ளுபடியே செய்யவில்லை. அதற்கு மாறாக விவசாயிகளுக்கு எதிரான விவசாய மசோதாக்களை கொண்டு வந்தீர்கள். ஆனால் இந்தியாவை மக்கள் உறுதித்த குரலை எதிர்த்த பெண் அந்த மசோதாவை நீங்கள் பின்னுக்கு வாங்கிக் கொண்டீர்கள். முன்னு பார்த்தீர்கள் சில்லறை விற்பனை பணவீக்கம் இந்த 8 ஆண்டில் 7.8% உயர்ந்திருக்கிறது. மொத்த விலை பணவீக்கம் 9 ஆண்டில் 15.8% ஏறி இருக்கிறது. RBI சொல்கிறது 6% இது சில்லறை பணவீக்கம். ஆனால் நமது பணவீக்கம் 7.8 போயிட்டு. அது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இது 30 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏறிக்கொண்டிருக்கு. இந்த நிலைமை என்ன? அதாவது சேமிப்புகளை மக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை அவர்கள் பொழுது கழித்து கொண்டு வருகிறார்கள். வேறு வழி இல்லை. எதுக்கெல்லாம் சேமித்து போயிருந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக பார்த்தீர்கள் இந்த பாஜக அரசு வந்த நாள் முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அரசாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மிக்ஜாம் புயல் என்ற மிகப்பெரிய கொடூரமான புயலை நமது தமிழ்நாடு குறிப்பாக சென்னை சந்தித்தது. எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமரை சந்தித்து நேரடியாக சந்தித்து சுமார் 7033 கோடி கேட்டார். மிகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தர நிறைவாக ஒரு 12,650 கோடியை கேட்டார்கள். இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது என்ன? 0 தான். ஒரு நயா பைசா கூட ஒன்றிய அரசிலிருந்து வரவில்லை. இத்தனைக்கும் ராணுவத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார், பார்த்தார். ஏன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தார்கள், பார்த்தார்கள், கையை சேர்த்தார்கள், வெறும் வாய்ப்பேச்சு பேசினார்கள், இன்டர்வியூ கொடுத்தார்கள், ₹1 தர வக்கில்லாமல் சென்று விட்டார்கள். இது கொடுமை என்னென்றால் நாங்கள் கேட்டோம். என்ன கேட்டோம்? ஐயா, நாங்கள் உங்கள் காசை கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்திலிருந்து கொடுங்கள் என்று எங்கள் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் கேட்டார். நாங்கள் உங்கள் வீட்டு காசை கேட்கவில்லை, உங்க அப்பா வீட்டு காசையும் கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்தை தருகின்றார். அதற்கு நமது நிதியமைச்சர் ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைக்கிறார். 1 மணி நேரம் எங்களை வசைப்பாடினார். வசைப்பாடி என்ன சொன்னார்? திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், உங்க அப்பா வீட்டு காசு உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் கேட்க கூடாது, மரியாதை இருக்கணும். ஆனா அவருக்கே தெரியவில்லை. பிரதமர் அவர்களே உங்க சாச்சா வீட்டு காசான்னு கேட்டாரு. அப்போ நிர்மலா சீதாராமனுக்கு அறிவுரை சொல்ல நேரம் இல்லையா? நான் கேட்கிறேன், நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே உங்க ஆத்தா வீட்டு காசெல்லாம் சொல்றீங்களே, நான் திருப்பி கேட்டேன், உங்க தோப்புனார் வீட்டு காசை நான் கேட்டோம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்ல? அதேதான், உங்கள் பேச்சில் வன்மம் இருக்கிறது, நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்தவுடன் கடந்த 10 ஆண்டுகள் சாதனை என்று சொல்கிறார்கள். டிமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்தார்கள். எதுக்கு கொண்டு வந்தார்கள்? மோடி அவர்கள் சொன்னார்களே, பிரதமர் எனக்கு 3 மாதம் தாருங்கள், இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருப்பு பணத்தை அத்தனையும் நான் கொண்டு வரேன் என்றால் என்ன கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள்? புதிதாக 2000 ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். ஐயா கேட்கிறேன், இங்கே 2000 ரூபாய் நோட்டு எங்கே? ஏன் அதை எடுத்தீர்கள்? அப்போது நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் அர்த்தம். பிறகு மாபெரும் உலகத்தை அழித்த கோவிட் வந்தது. கோவிட்-19 எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது? அதன் முக்கிய பொறுப்பே பாஜக தான். என்ன குஜராத் தேர்தலுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சியை குஜராத்திலே நடத்தினார்கள். அதற்காக அனைத்து விமான நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்கள். அதன் மூலம்தான் கோவிட் வந்தது. அதை நீங்கள் நடத்தாமல் இருந்தால் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே. ஏன் இன்னும் மேலே சொல்கிறேனே, நீங்கள் இறப்பு மதிப்பை கூட தவறாக தான் குறைத்து காட்டினீர்கள். அதுவும் குறிப்பாக சொல்ற பணவீக்கத்தால் மக்கள் கஷ்டப்போது போது, குறிப்பாக வெங்காய விலை ஏறிய போது இந்த அவையிலே நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறார்? வெங்காயமா விலை ஏறிச்சா? நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை, அதனால எனக்கு பத்தி தெரியவில்லை. என்ன அகங்கார பேச்சு, போசுவா பேச்சு. அதாவது ஏழைகள் கஷ்டத்தை தெரியாமல் பணக்காரர்கள் மட்டும் ஆதரிக்கின்ற பேச்சு தானே. பிறகு நாங்கள் கேட்டோம், இந்த கோவிடுக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலையும் கேஸ் விலையும் ஏற்றிவிட்டீர்களே, பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, டீசல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, கேஸ் விலை கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்கு வந்தது. ரஷ்யாவில் நடக்கிற போரினால்
அங்கு குறைந்த விலையிலே எண்ணெய் கிடைக்கிறது. அந்த எண்ணெயை யார் வாங்குகிறார்கள்? ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், அதானி நிறுவனம் வாங்கி இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். அதனால் கொள்ளை லாபம் அடித்தார்கள். அந்த லாபத்திலே நமக்கு விலையை கொடுத்திருக்கலாமே, நீங்கள் செய்யவே இல்லையே. ஆனால் என்ன செய்தார்கள் இந்த பாஜக அரசு? ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கிலும் ஒவ்வொரு ரயில் நிலையிலும் பிரதமர் ஒரு செல்ஃபி ஸ்டாண்டை வைத்தார்கள். அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா? 6 லட்சம் ரூபாய். எதற்கு? பிரதமருடன் நான் புகைப்படத்தை செல்ஃபி தேவையா? அந்த பணத்தை மக்களுக்கான பயனுள்ள வகையிலே நீங்கள் செலவழித்திருக்கலாமே, செய்யவில்லையே. அதனால் என்ன செய்வீர்கள்? இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் இப்பொழுது இந்தியாவிலே இடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? காங்கிரஸ் கட்சி குறிப்பாக மறைந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் எமர்ஜென்சியை தவறாக பயன்படுத்தினார், அது பெரிய குற்றம், அந்த குற்றத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று சொன்னீர்கள். இன்று எமர்ஜென்சி போலவே நீங்கள் இடியை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 95% வழக்குகள் யார் மீது இருக்கின்றால் எதிர்கட்சி மீதுதான் உங்களால் திணிக்கப்பட்டு வழக்குகள் போடப்பட்டு நீங்க அதே கொடுமை உங்கள் லாபத்திற்காக நீங்க செய்கிறீர்களா இல்லையா? அதன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண மதிப்பிழப்பு போது போது பிரதமர் படம் போட்டு ஒரு முழு பக்கம் விளம்பரம். யார் என்ன விளம்பரம்? பேடிஎம் விளம்பரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வந்தது. இன்றைக்கு பேடிஎம் சரியாக செய்யவில்லை, அது மூடுகின்றதுக்கு காரணம். அப்ப மக்கள் கேட்பார்களே, இது என்ன நியாயமா? அதுல என்ன ஆயிற்று, என்ன தவறு நடந்தது கேட்பது என்ன நடந்தது? அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து எங்கள் முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் எங்கள் இளைய தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நீட்டை கண்டிக்கிறோம், நீட்டை எதிர்த்தோம். எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா குழந்தைகள் இழக்கிறார்கள்? முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் பட்டதாரி ஆக முடியாமல் தவிக்கிறார்களே, வேண்டும் என்றே பிற்படுத்துவோர் மருத்துவர் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வரும் சட்டம் தானே இது? ஏன் இன்றைக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே குறிப்பாக நம்ம சபாநாயகர் இருக்கிற தொகுதி கோட்டா தொகுதியிலே என்ன நடக்கிறது? கோட்டா மாநிலத்திலே எவ்வளவு குழந்தைகள் தூக்கிட்டு சாவுகிறார்கள். காரணம் நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட். இதையாவது மனிதாபிமானத்துடன் இன்றாவது தமிழ்நாட்டுக்காகவும் ஏன் இந்த கோட்டாவிலே படிக்கின்ற இளைஞருக்காக நீங்கள் செய்த வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் 2018ஆம் ஆண்டு இதே நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சென்னையில் வந்தார். அப்போது ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார். அதிமுகவை கைப்பற்றி அவர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்ற ஒரு கனவு திட்டத்துடன் அப்பொழுது வந்தார். அப்போது அவர் சொன்னார், நீட் வரும், இந்த ஆண்டு நீட் வராது, இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் நீட் விலக்குக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றினார்கள். அது மட்டுமா செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் இந்த தமிழை வளர்க்கிறீர்கள். பேசினாரே, சோழர்கள் வளர்த்தார்கள், சோழர்கள் தமிழை வளர்த்தார்கள். எங்க போனாலும் பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழை பேசுறார், திருக்குறள் பேசுறார். இதே கர்நாடகாவுக்கு போனா கன்னடத்தில் பேசுறார், கேரளாவில் போனா கேரளாவில் மலையாளத்தில் பேசுறார், ஆந்திராவுக்கு போனா தெலுங்குல பேசுறார், இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போனா அங்க போய் பெங்காலி பாஷையில பேசுறார். அதாவது எங்க ஊர்ல ஒரு சொல்லுவாங்க, அதாவது கோழி பிடிக்கிற வந்து பொப்பொன்னு கோழி கூப்பிடுவானா, கோழி நினைக்குமா ஆஹா நம்ம மாதிரி பேசுறானே நமக்கு நண்பர்னு நினைப்பான். அவனுக்கு தெரியும், அப்பதான் தெரியுமா அவன் கோழியை வறுத்து சாப்பிடுவதற்காக அந்த கோழி பாஷையிலே பேசினான் என்பது. அதே போலதான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்க்கிறேன். குறிப்பாக நான் கேட்பது, இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீம் என்ற ஸ்கீமை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பயன்பெறுகள் யார் என்றால் பணக்கார முதலாளிகள் தான். குறிப்பாக எங்கள் திருப்பூரிலே பார்த்தீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் எங்கள் திருப்பூரிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீமை கொண்டு வாருங்கள் என்று. ஆனால் இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லை. இன்னும் சொல்வென்றால் there has been a large scale apathy towards MSMEs, especially textile industry in Tamil Nadu. For over 2 years we asked you to pay attention to this. In 2022 our chief minister requested an emergency credit line guarantee scheme MSME in garment sector, particularly the Tirupur cluster in Tamil Nadu, which is a key foreign exchange earner for the country. The sector is undergoing a severe crisis and witnessing a sharp decline in month-on-month growth rate as a result of the economic impact of COVID-19, the Russia-Ukraine war, and the economic slowdown in the West. Lacks of job, particularly for the rural women, who from a significant chunk of the workforce are in danger. We asked a PLI scheme and a special emergency credit line guarantee scheme for MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral-free credit, but got nothing. Last month, the Textile Mill Association submitted a joint memorandum to Union Finance Minister seeking extension of 1-year moratorium for repayment of the principal amount
conversion of 3-year loans under the emergency credit line guarantee scheme into 6 years term loans and extension of necessary financial assistance to reduce the stress of working capital. I wish and hope at least the finance minister heeds to this. அதே அவை தலைவர்களே, குறிப்பாக ரயில்வே துறை மூலமாக எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பாவமும் வரவில்லை. நான் ரயில்வே துறை அமைச்சர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நான் 2019 கடந்த 5 ஆண்டுகள் பலமுறை அவரை சந்தித்து கடிதம் மூலமாக கொடுத்து, குறிப்பாக எனது தொகுதியில் எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜ் நிலுவையில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளாக இந்த பணியும் முடியடையவில்லை. இந்த 5 ஆண்டிலும் நீங்கள் உண்ட எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி நீங்கள் எதுவே செய்யவில்லை. இப்படியாவது இனியாவது நீங்கள் இந்த எலிபென்ட் பிரிட்ஜ் செய்வீர்கள், தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக சென்னைக்கு தேவையான இதை செய்வீர்கள் நம்புகிறேன். அதே போல் பார்த்தீர்கள், உலகத்திலே எங்கும் நடக்காத ஆச்சரியம். பிரதமர் 2019 அடிக்கல் நாட்டினார், ஒரு செங்கலை வித்தார். இன்றைக்கும் மதுரை எய்ம்ஸிலே ஒரே செங்கல் தான் இருக்கிறது. அந்த செங்கலுக்கு தவிர சுற்றி காம்பவுண்ட் வாலை கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு கொடுமை என்ன என்றால் அவைத் தலைவர்களே, இன்று மாணவர் சேர்க்கை ஆரம்பித்து விட்டது. அந்த மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறார்கள், ராமநாதபுரத்திலே வேறு மாவட்டத்திலே போய் படிக்கிறார்கள். உண்மையில் பார்த்தீர்கள், இதற்கு சிபிஐ பல வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. என்ன வழக்கு? கட்டமைப்பு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்படி மாணவர்கள் சேர்க்கை செய்யலாம், அவ்வாறு சேர்க்கை செய்தால் அது இந்தியா சட்டத்தின்படி குற்றம் இருக்கிறது. அப்பொழுது எய்ம்ஸ் கல்லூரி கட்டமைப்பே இல்லாமல் 300 கல்லூரி போனீங்களே, அப்போ யார் மீது சிபிஐ வழக்கு போட வேண்டும்? ஹெல்த் அமைச்சர், சுகாதார அமைச்சரா, பிரதமரா, யார் மீது அவர்கள் வழக்கு போட வேண்டும்? உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா? நான் கேட்கிறேன். இவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்காதீர்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக ஒன்று சொல்ல போனால், அறிஞர் அண்ணா சொல்வார்கள், வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது. இப்பொழுது என்னன்னா, தெற்கிலிருந்து வர நிதியிலிருந்து வடக்கு செழிக்கிறது, கொழுக்கிறது தான் சொல்லணும். இன்னும் பார்த்தீர்கள் என்றால், இன்றைக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் எங்கள் வரிப்பணத்தை நாங்கள் ஒன்றிய அரசு ₹1 கொடுத்தால் எங்களுக்கு வருவது 29 காசு. ஆனால் இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அவர் கொடுக்கின்ற ₹1க்கு ₹2.73 காசு, பீகாருக்கு ₹7.6 நான் சொல்கிறேன், ஐயா, இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர வேண்டும். ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலே நாங்கள் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்காதீர்கள். அதே போல் எங்கள் தமிழை வளருங்கள். இந்தியாவின் முதல் செம்மொழி தமிழ். நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள், நாங்கள் அத்துணை மொழியும் ஆதரிப்பவர்கள், வரவேற்பவர்கள். ஆனால் மொழி திணிப்பு என்று வந்துவிட்டால் நாங்கள் எங்கள் மொழியை காப்பாற்ற தயங்க மாட்டோம், எங்கள் உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருப்போம். அவைத் தலைவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் நன்றியை தெரிவித்து, வாழ்க தமிழ், வாழ்க கலைஞர், வாழ்க தலைவர், வாழ்க தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறி விடைபெறுகின்றேன். Thank you. Sri Saugata Rai. Sir, I rise to speak on the budget. Though this Ghamandiya finance minister is not there to listen to our speech. No, that he word is the will Ghamandiya not, finance minister of the Ghamandiya Pradhan Mantri. They do not. You can do away with that word. They do not think it is necessary. It's not written. I'll speak about you, Mr. Vaishram. Wait a little. The finance minister has given a statement which is provoking all the states. Sir, you know that Tamil Nadu has backed Kerala's suit in Supreme Court against centre's move to strike-full states. Karnataka CM is leading a march to Delhi. West Bengal Chief Minister had a dharna for 2 days demanding money for NREGA. This government wants to finish the opposition-ruled state. That is why the budget is for the rich. It's an anti-poor budget. One example will make it clear. The best
project for the poor in this country was the MGNREGA. Its allocation was 1,11,000 crore in 2021. Now it has come down to 86,000 crores. So for the poorest of the poor, there is no money. Not only that, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 10 crore landholding farmer families were getting 6,000 per year. There was expectation that it would be raised to about 9,000, but that has not been done. They believe they are already coming to government. I want to remind them, in 2004, you were here in Parliament. They gave the slogan, India Shining. Vajpayee preponed the election. What happened? BJP lost. Do not take the people of the country for granted. Abhi se bol diya ki hum jitenge, it is not wise. And while on this, I want to tell the finance minister, you have given every day you are saying that opposition ruled states are not cooperating in railway projects. You had said that West Bengal does not seem interested in new railway projects. I totally condemn your statement. The metro projects, which were started in 2010 when Mamata Banerjee was railway minister, they have not been finished yet. And the railway minister is only interested in Vande Bharat trains, fast trains at high cost, denying the poor. Now, one Odia MP is talking to him. He is also from Odisha, so I won't disturb him anymore. So, this is my point against this government. Sir, if you see the budget speech, you are a very careful reader of the budget speech. You will not find certain words. Minority is not mentioned. Working class is not mentioned. And even artificial intelligence is not mentioned. Sir, in West Bengal, 21 lakh NREG workers were not being given their wages for 3 years. And then ultimately, we went on a dharna, we met the Prime Minister, nothing happened. The West Bengal Chief Minister has promised that she will give their money by 21st February. So, this is what the government is all about. So now, let me come to the budget. First, let me mention that one of the major jobs in a budget is to bring structural reforms in the economy. The government has lost the plot. The major structural reforms were carried out between 91 and 96, when Manmohan Singh was finance minister. Tax structures were reformed between 96 and 98. Between 2004 and 14, structural reforms were done in the securities market. After that, none. Yes, GST was a structural reform, but GST laws disrupted existing trade structures. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, was a structural reform, but less than 20% of the bank loans or financial creditors are being recovered through IBC. So IBC failed as a structural reform. Sir, it has been mentioned that there is nobody in the government today who is able to think of policies which will benefit the economy in the next 10 or 20 years. There is nobody equal to Dr. Manmohan Singh. There are not even 3 officers in the government, and including the finance minister, who are acknowledged as world-class economists. They suspect anybody
giving advice from outside. No competent economist in the whole government. Sir, the finance minister did not mention rampant unemployment. She had not mentioned that 30,000 farmers and agricultural laborers had died by suicide, nor about women's low participation in the workforce. Sir, you may also have noticed that social sectors have received a cut. You are interested in education, sir? Cuts in the government was supposed to spend 1,16,000 crores on education, but ended up spending 1,08,000 crores. Similarly, on health, it budgeted an expenditure of 88,900 crores, but it actually spent 79,000 crores. Social sectors are being cut in this Adani-Ambani government. Now, the core of core schemes meant for the most disadvantaged sections of society, such as SC, STs and minorities, have witnessed cuts. The umbrella scheme for development of scheduled castes budget is only 6,780 crores against budget estimate of 9,409 crores. For minorities who are neglected under this government because they are busy with Ram Mandir, the fall has been sharpest. In 22-23 budget estimates peg the expenditure at 1,810 crores. As it turns out, this year, the government actually spent 233 crores, just 13% of the budgeted amount. In the current year, BE was 610 crores, but the RE is just 555 crores. Sir, all the social sectors have received big cuts. Now let me go to something else. Sir, all they are interested in high-profile visible schemes like Awas Yojana and sanitation. Apart from that, they have done nothing. They have promised one rooftop solar scheme. It's all fraud. You will not be able to fulfill 10% of your target in rooftop solar scheme, as Supriya Sule knows very well. So 61% cuts. No, one man was telling us that day, Samit. 61% cut for UGC. Now let me go to something else. Centre's food, fertilizer and petroleum subsidy to increase by 7% to 3.81 millions. Personal IT, only personal income tax has saved this government is more than corporate income tax. Sir, now let's talk about the macroeconomics. Between 2014 and 22, GDP grew at an average of 5.6%. But India's growth rate was even higher from 2000 to 2010 at 6%. Economists say India's economy will need to grow faster than current 6 to 7% rate in order to absorb growing number of entrants in the work area. Sir, what does Raghuram Rajan, world-class economist, say? He said, India is poorest among BRICS nations. BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa. It also has a much longer distance of travel before it reaches their level of per capita income. Growth has been good, but it has to be set in perspective. What is the per capita income? India's unemployment remains high compared to pre-pandemic levels.
According to CMI, Center of Monitoring Indian Economy, it exceeded 10% in October. Among young people aged 15 to 34, unemployment in the age group stood at 45.4% in 2023. Women's participation in the labor force is one of the lowest in South Asia. India's female labor force, ये नारी शक्ति बोलते हैं ना, कोई जवाब देने वाला है नहीं. हेमा मालिनी जी केवल है, वो शायद जवाब देगी. India's female labor force participation fell from 25% in 2014 to 24% in 2022. It is women's participation is lower than regional neighbors Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. Sir, lot of India spending on research and development, they are saying we'll give 1 lakh crores. You know, it is the lowest in the world. Spending has fallen in the past decade. Share of research and development under this section has dropped to 0.7% of GDP, lower rate than any BRICS country, and far below what is it for South Korea, 5%, and ours is 0.7%. What is for Israel, 5%. Ours is 0.7%. One thing I mentioned, sir, you edit a paper. India's press freedom ranking is declining. India's ranking dropped to 161 in 2023. You know, NewsClick, what happened to them? Down from 140 in 2014 and just above Russia. We have come down to Putin's level. One Putin has come to this front bench. He will soon take over all power. A free press is crucial to the economy. This is Jamini Iyer has written. She is the CEO of CPR think tank. When somebody comes from outside to invest, you will find out about press freedom. Now, press freedom is all. Professor Roy, Sir, you are very much aware. Insinuation is not allowed in this house. What? Insinuation is not Against allowed whom, in the house. I And am saying Putin. your reference to some world Invisible leader person. in Sir, the manner in invisible which we have persons are stated will doing not all go this on record. mischief. Adrisha Shakti, as Supriya correctly pointed out. सब अदृश्य शक्ति चारों तरफ चल रहा है. Sir, you know of economist called Pranab Bardhan. He is in Berkeley. He is one of the reputed economists of the world. He said, India's data may be overstating the country's performance. ये इसमें भी घपला है. Sir, Raghuram Rajan said another thing. Alongside an emphasis on building physical capital, there has not been enough attention paid to creating human capital. This was a worry, given India's unemployment crisis. We are flying blind, Raghuram Rajan said. Uday, you know about him. Without credible data on jobs, malnutrition levels in many parts of India, in Odisha, in Kalahandi, Bolangir, are higher than many countries in sub-Saharan Africa, which was unacceptable for a fast-growing economy. एक तरफ बोलता हम वर्ल्ड में थर्ड हो जाएगा और बोलांगीर कालाहांडी में सब-Saharan अफ्रीका से भी malnutrition ज़्यादा है. This statement is wrong. What? This is by Raghuram Rajan, not by me. Might be an old one. Today, Kalahandi is the second largest paddy growing district. It is quoted in the Economist, which is a more reputed no, it's not factually correct. It is not factually correct. 115 क्या? स्पीकर का डायरेक्शन. एक विदेशी आदमी को ये बार बार कोट कर रहे हैं सर. रघुराम राजन हमारा नागरिक नहीं है.
और इस सदन में जो है हमने जो संशोधन किया है कि उसको बार-बार कोट नहीं कर सकते। What is the point of order? Which one? ये गलत जानकारी दे रहे हैं सर। केबीके के बारे में जो है ये केबीके के बारे में जो उन्होंने कालाहंडी के बारे में बोला है सर, यदि इनके पास कोई पेपर है केवल रघुराम राजन के तो इनको जो है भेजना चाहिए, नहीं तो इसको एक्सपंज करना चाहिए सर, क्योंकि एक गलत बयानी कर रहे हैं। 115 स्पीकर का डायरेक्शन ये कहता है कि मेंबर यदि गलत बोल रहा है तो दूसरा मेंबर उसको सुधार सकता है। ये गलत नहीं बोल सकते सर। और एक विदेशी को बार-बार कोट कर रहे हैं, वो रघुराम राजन हमारे माँ पिता नहीं है सर, ही इज नॉट माई फादर, या यहाँ के इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मनमोहन सिंह जी नहीं है। आप उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। Sir, the Economist on November 13 said sluggish investment is holding India back. On the table of the House, investment as a fraction of GDP, which exceeded 40% in 2008 UPA. No. Is now This cannot go on like this, Professor. As per Barclays Bank. The money is not going into Babu, factories. something we have to follow the rules. You're saying something. We have to follow the rules. If you are quoting some statement, yes, then you have to place it on the record. Please. Just after this, I have the papers with me. The money is not going into factories, research or other parts of private business. 36.5% of banks but you are reading from sanctioned are for roads and bridges, and another 20% for power. For chemicals, only 2.3%. Chemicals is an index of country's development. And it has dropped from 3.4%. Foreign portfolio investment only recently turned positive after more than 2 years of outflows. And FDI fell by foreign direct investment, fell by 16% to 71 billion in March 31, 2023. New announcements have crashed to a 20-year low, reflecting insufficient animal spirits in the economy, as per CMI. Sir, Indian business climate remains difficult. The touted tax changes have too many tires and too much discretion in the hands of feared revenue officials. Playing field is not level, with a few local giants perceived to have gamed the system. Of the $120 billion worth of projects scheduled to be completed by March 2023, only 72 billion were present. This is by Eshwar Prasad of Cornell. The future is a fraught exercise. The country's infrastructure still has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The education system is not equipping young people with the vocational skills needed for a modern economy. Job growth has been weak, with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risks of social instability. Sir, आप बेल बजाए? टाइम खत्म हो गया क्या? टाइम खत्म हो गया। 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है। आप सर शिवसेना के लीडर है, आप तो देंगे। A few politically well-connected conglomerates have accounted for a significant growth, leading to a concentration of economic power. The unfinished reform agenda is taking a backseat. Well-functioning legal system, a free press, all key to maintaining investor confidence. Each of these pillars have been eroded. In a government prickly about criticism, government is switching into triumphalist mode rather than pushing forward with the unfinished economic agenda. Sir, the biggest beneficiaries of India's stock market boom are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani, who has a relationship with Modi. Billionaire families. Sir, I am quoting from Economist. I am quoting for Economist. Sir,
billionaire families like Adani's and Ambani's are Modi's partner in state building. But they are not globally competitive. 353. India has failed to capitalize on rising labor costs in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. India may benefit from diversification from China, driven by national security consideration. किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं सर? इन्हीं की पार्टी के एक सांसद है जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो अडानी को मदद कर रहे थे। क्या ये सही है? मैं तो शौकत बाबू को ईमानदार समझता हूं। ये हमेशा अडानी की बात करते हैं। इन्हीं की पार्टी की सांसद कहती है कि उन्होंने अडानी की मदद की। क्या ये सही है? जलते हैं। ये गलत है। आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप अपनी बात खत्म कीजिए। I have said anything unparliamentary, I am ready to hold my ears and be expunged. But I shall not take this nonsense from the professional hecklers. Sir, World Bank, sir, yes, suniye. World Bank's Human Capital Index, which measures countries' education and health outcomes on a scale of 0 to 1, India's score is 0.49. Below Nepal, Kenya, both poorer countries. China scored 0.65, on par with Chile and Slovakia, which have higher GDP per capita. India has hundreds of millions of underskilled youngsters. In 2019, less than half of India's 10-year-olds could lead a simple story, and compared to 80% of China's children and 96% of American children. India's path is neither that of China nor that of the West. India might become the forerunner दादा खत्म कीजिए। हो गया सर, एक 4 sentence. Rather gloomy model for populous, low-income countries managed without a powerful, effective government apparatus or globally competitive manufacturing center. Political connection deliver easy credit. India's growth has been debt-fueled. In the current moment, there is a natural fit between the promoter model of capitalism, personified by Adani, and Modi's popularism. This is said by Ashoka Modi, one noted man, economist. He has written a book called India is Broken. Is India? Sir, इसलिए मैं कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण का बजट लोगों को साम्य नहीं दे रहा है, लोग आर्थिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल बोलना कि हम 3 नंबर हो जाएगा और आधा लोग गरीबी में रहेगा, वो कोई सलूशन नहीं है। इसलिए मैं ये बजट को विरोध करता हूं। एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, I particularly appreciate the government vision of Vikasit Bharat, aligned with the Honorable President's emphasis on establishing this vision on the pillars of youth power, women power, farmers, and the poor. Sir, I want to mention that under the leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, the Andhra Pradesh state government has been successfully working on this for the past 56 months. As is clear in our name, YSR, which stands for Yojana Shramika Raitu, our party is founded on the principles of providing welfare and development of the youth, women, farmers, and the poor, which is the basis for Center's Vikasit Bharat, sir. Sir, in 2022, India grappled with agricultural challenges, witnessing reduced wheat and rice crop production due to heat waves and shifting of monsoon patterns, sir. Paddy farmers incurred losses from diminished grain quality, and situation worsened in 2023. Notably, in Andhra Pradesh, facing increased drought conditions impacting chili and cotton crops, sir. The International Food Policy Research Institute predicts a 16% decline in India's food production and a 23% increase
in those at risk of hunger by 2030 due to climate change, sir. The Finance Minister discussed agriculture and food processing, emphasizing the intensified efforts for value addition in the agricultural sector and elevating farmers' income, sir. However, the upcoming year's allocation for this scheme is only 729 crores, sir, marking 21% decrease from last year's budget estimate, sir. Government should consider increasing the financial assistance allocated on this pivotal scheme, sir. Fertilizer Department actuals for financial year 2023-2022 are 2,51,369 crores. However, the interim budget only allocates 1,64,150 crores, sir. I request the central government to ensure that even if the fertilizer allocation is reduced on a national-wide scale, it must not be reduced for coastal regions that have suffered the brunt of cyclones, sir. Sir, the Labor Ministry has seen a decreased allocation from 13,221 crores to 12,531 crores, sir. Scheme-wise, these changes is best reflected in the allocation to the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana scheme, whose allocation has been cut down from 2,272 crores to 150 crores, sir. Unemployment being a biggest harm facing the youth of today, sir, such decreases do not reflect the need of the hour, sir. Significant investment in employment generation is needed, sir. In this next context, the stagnant budget allocation of 538 crores for the upcoming year, sir, the same as last year, made to the center's capacity building and skill development scheme does not seem adequate, sir. Bharat must take advantage of the demographic window, hence investing the job creation to maximize our greatest resource, our people, is crucial for economic success, sir. Sir, increasing the funding for the scheme for safety of women from 321 crores to 955 crores deserves applause, sir. Making a woman feel safe also encourages her to engage in variety of other productive activities that can increase her quality life, sir. However, it must be considered that the revised projection of 22-23 was 1,008 crores, sir. Hence, the increase in allocation could have been more considerable, keeping in view that these schemes are undoubtedly effectively using the financial allocation supplied and have provided to need even more allocation needed than provided in this interim budget, sir. The rise of artificial intelligence, unfortunately, we weaponized against women, regrettably being done via a manner of deep fake, sir, among other defensible acts, sir. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana has the second highest budget among all schemes, sir, 2024 and 25 at 80,671 crores, sir. This new allocation boost to PM Awas Yojana would also prove tremendously beneficial to women since the initiative incentives women's ownership of houses, sir. The Andhra Pradesh government has previously submitted a proposal for about 4,000 crores to be disbursed under special assistance of capital investment, which would go on to benefit the women of our nation via schemes such as PM Awas Yojana and others, sir. And also, it contributes to the cause in states such as Andhra Pradesh, which have exhibited solid track record of fund usage in the past, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program remains the largest work guarantee program in the world, sir. There has been a continuous decrease in budgetary allocations from MGNREGS from 98,000 crores in 2021 to 2022 to 73,000 crores, sir. In 2022-2023, further reduced down to 60,000 crores, sir. In 23-24, and for the upcoming year, it remains stagnant 86,000 crores, sir. Same as last year's revised estimates. The Andhra Pradesh government has consistently sought as increase in MGNRGA mandates, proposing a augmentation from
100 to 150 days for individuals, and a total of 16 crore man days, sir. Given the prevailing drought condition leading a rural migration, the state urges the central government to support its economy by enhancing NREGS man hours and introducing new initiatives under the scheme, sir. Sir, I find it essential to highlight that the promise of special category status of Andhra Pradesh made during its bifurcation in 2014 remains unfulfilled to this day, sir. Despite promise of the then Prime Minister and prior approval from the Cabinet, this commitment is not just a demand but a right of the people of Andhra Pradesh, sir. The unscientific bifurcation process which led to the loss of the capital city of Hyderabad and crucial infrastructure has resulted in severe economic and developmental and institutional challenges for the successor states, sir. Furthermore, inheriting higher debates and liabilities along with receiving only 45% of the revenues despite compromising 58% of the undivided state population, given the adverse impact on the financial capacity, Andhra Pradesh urgently requires greater finance space for developmental activities, sir. It is the responsibility of the state government, central government, to compensate for the loss of suffered by the successor states, sir. Therefore, I urge the government to formulate a implementing time-bound plan for granting special category status to the Andhra Pradesh promptly, providing the necessary support, be a financial or otherwise, to address the unfair losses incurred due to the illegal bifurcation, sir. Sir, the Polavaram irrigation project is a national important project and is very important for the people of Andhra Pradesh. The total cost of the project is 55,548.87 crores at 2017 to 2018 price level as approved by the Technical Advisory Committee, sir. But these revised cost estimates is not yet approved by the central government, sir. Further limited the funding of phase 1, completion of 12,911 crores, sir. But this amount is inadequate for the providing rehabilitation and resettlement to the 36 additional villages and 48 habitations. Hence, the Andhra Pradesh government submitted a proposal of revised cost estimates of 17,144 crores, sir, for phase 1 of the project, which includes the cost of such rehabilitation as well, sir. It is requested to approve the revised cost estimates approved by the Technical Advisory Committee and the revised cost estimates for the phase 1 and to provide compensation of the additional cost of 4,222 crores incurred by the Andhra Pradesh government for the resettlement and rehabilitation, sir. Sir, the NTC mill in Tirupati is among the 23 textile mills run by the National Textile Corporation across the country, sir. Production activities in all NTC mills were suspended from the March 2022 due to COVID pandemic. This mill has more viability in equipped with the sufficient resources, sir. The central government should take immediate action for fully functioning of the NTC mill in Tirupati for relieving to the BPL families supporting through the operation, sir. Thank you, sir. संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में सदन में चर्चा के लिए अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इस वर्ष भारत रत्न देने का काम किया है। यह मात्र आदर सम्मान और पुरस्कार नहीं है, बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए उनके सम्मानित नेता के प्रति सम्मान है। इसे बिहार के 14 करोड़ जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह पिछड़े, अति पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लोगों का सम्मान है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं और उन्हीं के सिद्धांतों और वसूलों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और जो आरक्षण उन्हीं की देन है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित समाज आज उनका ऋणी है। इसके साथ श्रद्धेय
लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला है। उनका सम्मान किसी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। पुनः मोदी जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद अब तक का लोकसभा आम चुनाव से पहले यह 7वां अंतरिम बजट पेश हुए हैं, जो असल में वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर धीरे धीरे लोक लुभावनी वाला अंतरिम बजट का रूप ले लिया था। मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को कि हम फिर से मूल रूप की ओर लौट रहे हैं। यह हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। महोदय, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, उसके पहले भारत को फ्रेजल 5 में रखा जाता था। इन 10 सालों में हमने जब टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाने का सफर तय किया है, यह बजट उसका प्रतिबिंब है। लोक लुभावनी नहीं, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मार्ग पर यह बजट प्रशस्त्र है, जिसमें किसान, युवा, गरीब, महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। हमें उम्मीद है कि 2024 में जब भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार वापसी होगी, तो जुलाई में जब पूर्ण बजट देश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें 2047 तक का भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह हमारा आत्मविश्वास है। महोदय, अमृतकाल का यह दूसरा बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल से कर्तव्य काल की ओर बढ़ रहा है। महोदय, मैं पूर्वी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। दशकों तक कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में रही, उसने बिहार को, विशेषकर सीमांचल और कोसी के इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का काम किया, जबकि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों में गरीबी है, गुर्बत है। मोदी जी के आते ही दशकों से उपेक्षित रहा यह क्षेत्र मोदी जी की दृष्टि पड़ी और पूर्णिया और सीमांचल के कई जिलों को एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है इस बात की, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास का इंजन बनाया जाएगा। मैं श्रीमान, सीमांचल के इलाके में मक्का और मखाना की खेती बिहार में खेती सबसे अधिक होती है। हमारी मांग है जब पूर्णकालिक बजट पेश हो तो सीमांचल में मक्का और मखाना आधारित उद्योग स्थापित करने के दिशा में पहल किया जाए, जिससे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मानव संसाधन के पलायन पर रोक लगाया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने R&D के क्षेत्र में देश के युवाओं के लिए 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन 50 सालों के लिए देने का फैसला किया है। जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं, तो R&D के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनरशिप का यह भी देश को लाभ मिलेगा। मोदी जी जो हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उसमें भी हम लिवरेज कर पाएंगे। R&D के क्षेत्र में अग्रणी होने से हमें सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं निर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 25,000 रुपये तक के छोटे डायरेक्ट टैक्स डिपॉजिट को खत्म करने का, डिस्प्यूट को खत्म करने का निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को, खासकर जो सीनियर सिटीजन को राहत मिला है, जिसमें 10 साल तक के पुराने रिटर्न को लेकर जूझना पड़ रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान गरीब किसान और मजदूरों को देने का काम किया है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 23-24 में 60,000 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट को बढ़ाकर 86,000 करोड़ बजट करने का काम किया है। वित्तीय घाटे को कम करते हुए भी वित्त मंत्री जी ने 23-24 PM आवास योजना में 54,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,671 करोड़ खर्च किए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 21 में नैनो लिक्विड यूरिया पर जोर दिया, तब से आयात होने वाले केमिकल यूरिया का डिमांड घटा है और नैनो लिक्विड यूरिया देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भी हम यूरिया का सब्सिडी कम कर पाए हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में बचेगा। हमें इस बात पर भी
हर्ष है कि पीएम कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल दिए जाने के लिए बढ़ाया गया है। यह सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार यह अनाज अपने बफर स्टॉक से दे रही है। ये 80 करोड़ गरीब परिवार अपने इस बचत का खर्च शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य और अन्य कर पाएंगे। लोहिया जी ने अंत्योदय कल्याण इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए।
फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। కొన్ని క్షణాల్లో యువ ప్రసారం. నమస్కారం. నమస్కారం. రేపటి ఆశల వారధి యువకు స్వాగతం. సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో ప్రజ్ఞా పాఠవాలు బయటపెట్టుకున్నారు ఆ విద్యార్థులు. సమాజంలో తరచూ ఎదురయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపే సత్తా మాకు ఉందంటున్నారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస, తపన ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదని నిరూపిస్తున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చి సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫేర్లో ప్రాజెక్టులను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు. విజయవాడ వేదికగా జరిగిన వైజ్ఞానిక మహోత్సవంలో వారు ప్రదర్శించిన ఆవిష్కరణలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. దక్షిణ భారతంలో జరిగే అతిపెద్ద వైజ్ఞానిక మహోత్సవంగా పేరు పొందింది ఈ సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫేర్. ప్రతి 6 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే దీన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ విజ్ఞాన ప్రదర్శనకు వేదికైంది. ఈ సైన్స్ ఫేర్ లో దక్షిణాదిలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి 35 అత్యుత్తమ ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేశారు. మొత్తం 210 వినూత్న ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు వివిధ రాష్ట్రాల విద్యార్థులు. విజయవాడలోని మురళీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫేర్ ఘనంగా ముగిసింది. 4 రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ప్రదర్శనలో మొత్తం 420 మంది విద్యార్థులు తమ ఆవిష్కరణలను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు. ఆధునిక టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ సరికొత్త ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేశారు. ఆలోచింపచేసే సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో అందరినీ మెప్పించారు. ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆవిష్కరణలు ప్రదర్శించి ఆకట్టుకున్నారు విద్యార్థులు. కేరళ విద్యార్థి నయీబ్ నిషాద్ తయారు చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకంగా నిలిచిన వాటిలో ఒకటి. బోరుబావుల్లో పడిన పిల్లలను గొట్టంలోకి ప్రత్యేక పరికరాన్ని పంపి సులువుగా ఎలా కాపాడవచ్చో వివరిస్తున్నాడు. And the oxygen supplying it which transports oxygen to the victim whose respiration is broken down due to the gravitational force exerted by the earth. First we have to turn on the up and down switch to downside and speed control module to the right. If the mechanism reaches below a trap person, we have to activate the plates, activating the triggering switch. Then we have to lift the child towards the surface. If the mechanism पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे। क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में? आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा।
ढकियानों से मारने लगा गया। और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं, तो आप प्रोग्रेसिव है। इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में, और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना, उसको गर्व का, और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है, और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है, और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री
पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। Please. और आदरणीय सभापति जी, Leader of opposition was heard in rapt attention. Are you setting this example? Leader of opposition. आदरणीय सभापति जी, please sit down. Sit down. आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं, और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 में हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय
निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। इनको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो। पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव, उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी एक आदिवासी दौर दी, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को हमने, हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं। थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं? ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? ये किस समाज के लोग हैं? मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा, कौन समाज है? हमने जितना काम किया है ना, ये एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, इसी समाज के लिए है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है, तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला है। स्वच्छता के अभाव में
हर वर्ष बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपनी स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी। हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों को। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार हैं, जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा? आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है। पिछले 10 वर्ष में SC ST स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में, हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बढ़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे। आदरणीय सभापति जी, आज 400 एकलव्य मॉडल। आप इन चीजों को क्यों नकारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभापति जी, पहले एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय सभापति जी, ये भी सच्चाई है कि लंबे अरसे तक दलित, पिछड़े, आदिवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरवाजा तक नहीं देख पाते थे। मुझे याद है, मैं गुजरात में जब सीएम बना तो मेरे लिए चौंकाने वाला एनालिसिस मेरे सामने आया। गुजरात में उमरगांव से अंबाजीपुरा बेल्ट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे दिग्विजय जी के एक दामाद भी उसी इलाके में है। उस पूरे इलाके में साइंस स्ट्रीम की एक भी स्कूल नहीं थी। मैं जब वहां गया, अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं होगी तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी का तो सवाल ही कहां उठता है। ऐसी मिनिमम चीजें और यहां पर क्या भाषण दे रहे हैं जी। आदरणीय सभापति जी, और मैं बताना चाहता हूं, सदन को गर्व होगा, संतोष, आप उस सदन में बैठे हैं, वहां एक ऐसी सरकार आपके साथ बात करने की, ऐसी सरकार नेतृत्व कर रही है जहां कितना बड़ा परिवर्तन आया। आप उस समाज का विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, वो देश की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। आप देखिए, आदिवासी और हमारे SC ST समाज के विद्यार्थियों का नामांकन, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में SC विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है। उच्च शिक्षा में ST विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है। हायर एजुकेशन में OBC समाज के विद्यार्थियों का नामांकन में 45% बढ़ोतरी और
जब मेरे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस समाज के अंदर एक नया वातावरण पैदा होगा और उस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मजबूती से काम करे, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल दे के काम किया है। कृपा करके जानकारियों का अभाव है तो कहिए, हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए। आप पर दया आ जाती है कभी कभी। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने एक कविता लिख करके भेजी थी, कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। आदरणीय सभापति जी, किस प्रकार से देश में निराशा फैलाने का प्रयास, मैं ये तो समझता हूं जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वैसे निराशा फैलाने का उनका सामर्थ्य भी बचा नहीं है, वो भी सामर्थ्य नहीं बचा। आशा का तो संचार कर ही नहीं सकते, जो खुद निराशा में डूबे उनसे आशा है। लेकिन देश में हर जगह जहां बैठो वहां निराशा 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 फैलाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है, वो न खुद का भला कर पाएंगे न देश का भला कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, हर बार एक ही गाना गाया जाता है, समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए बिना हकीकतों को ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पता चले। आदरणीय सभापति जी, यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम ऊपर भांति भांति के आरोप लगे, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर पैर माथा कुछ नहीं, बस लगाते चलो। अब देखिए, देश को याद है मारुति के शेयर का क्या खेल चल रहा था। उस जमाने में हेडलाइन बना करती थी, मारुति शेयर का क्या चल रहा था। ఆ బట్టలు తీసుకొచ్చి ఇది ఇక్కడ పెట్టు, ఇది ఇలా ఇవ్వు. నాన్న, కొత్త ఇల్లు తీసుకోలేమా? బుజ్జి, నేను ప్లాస్టిక్ తో కప్పుతాను. వినండి, देश कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर कर छोड़ दिया। जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप आकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर,
जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल के रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई। कहां छोड़ा था, कहां जाके लगाया, हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो यहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली। और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक भाई है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है। यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई जा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों? आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले, यानी 2014 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और
इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। दस वर्ष में, हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है, और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूं। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे,
मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उस कालखंड में एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिल करके, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिल करके इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे। हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता। हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते, इस भूमिका से काम किया है। आदरणीय सभापति, हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे था, थोड़ा पहले भी आते थे। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। మోదీ ప్రభుత్వ గ్యారంటీ భారతదేశమవుతుంది పేదరిక రహితం. 9 ఏళ్లలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చింది. మా సంకల్పం వికసిత్ భారత్. లోన్ కోసం కొన్ని పత్రాలు తక్కువైతే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఈయనలాగా ఉద్దేశం మంచిదైతే అప్పుడు మీకు లోన్ దొరుకుతుంది. పిరమిల్ ఫైనాన్స్, మేము పత్రాల కన్నా మంచి ఉద్దేశం చూస్తాము. ఇప్పుడు బ్లాక్ డ్రైన్ క్లియర్ చేసేందుకు మరుగుతున్న నీళ్లు ఇంకా ప్లంజర్లకు బదులుగా విశ్వసనీయమైన హార్పిక్ వారి డ్రైన్ ఎక్స్పర్ట్. దీన్ని బ్లాక్ డ్రైన్ లో వేయండి. ఇది జిడ్డుని వెంట్రుకల్ని కరిగించి సులువుగా డ్రైన్ ని తెరుస్తుంది. డ్రైన్ క్లియర్ చేసేందుకై తీసుకురండి కేవలం హార్పిక్ డ్రైన్ ఎక్స్పర్ట్. उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है। और जो राज्य, वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे।
ये सबका सहयोग से हो रहा है और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है, कांटा पैर को लगता है। आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से इन दोनों भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके साथ देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष नीति और निर्माण के
आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, Nothing will go on record. No. आदरणीय सभापति जी, Take your seat. नीति और निर्माण, This conduct doesn't suit your ये position. नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए Please, take your seat. जो दिशा हमने पकड़ी, Take your seat, sir. जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं, बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी, हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े। अब समय की मांग है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं। हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक वित्त कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाना और ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों, कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे एक इरादा है, परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। కొన్ని నెలల క్రితం నా స్నేహితుడి ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది మరియు కొన్ని రోజుల్లోనే అతను మరణించాడు. అతను పాలసీ బజార్లో టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ముందే తీసుకున్నాడు. నేను పాలసీ బజార్ని సంప్రదించాను. వారి బృందం అతని తల్లిదండ్రులకు క్లెయిమ్ని పొందడంలో పూర్తిగా సహాయం చేసింది. పాలసీ బజార్లో ₹1 కోటి టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నెలకు కేవలం ₹470 నుండి మొదలవుతుంది. ప్రతి చోట ఒకటే ప్రశ్న ఉంది, భారతదేశంలో నంబర్ 1 హార్పిక్ కంటే బెటర్ ఏమిటి? హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉండేది ఏదైనా వస్తే నేను సన్యాస్ తీసుకుంటాను. అయితే మీరే చెప్పండి సైంటిస్ట్ గారు. క్షమించండి అక్షయ్, ఇది హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. సన్యాస్ అవసరం లేదు అక్షయ్, ఎందుకంటే హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉండేది కొత్త బెస్ట్ ఎవర్ హార్పిక్ మాత్రమే. దీని సరికొత్త ఫార్ములా కేవలం 5 నిమిషాలలో 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రత అందిస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు సువాసనను కూడా వెదజల్లుతుంది. ఇప్పుడు సువాసనను అందించే కొత్త బెస్ట్ ఎవర్ హార్పిక్ ను ప్రయత్నించారా? మేడం గారు, స్మార్ట్ బజార్లో కిలో చక్కెర ₹9 అయితే రోజు గులాబ్ జామే. సెలవు కావాలి. ఈసారి రసగుల్లా తీసుకురావాలి. అయితే బయలుదేరనా? బయలుదేరండి. బోలెడన్ని రసగుల్లాలు తెస్తాను. ప్రతిరోజు ప్రతి సామాను అన్నింటికంటే తక్కువ ధరకి కావాలా? అయితే స్మార్ట్ బజార్కి రండి. లైజాల్ ఫినాయిల్ కంటే బెటర్ అవుతే గనక నా పేరు మార్చుకుంటాను. సరే, టెస్ట్ చేద్దాం. జర్మ్స్ ని చంపడంలో లైజాల్ 10 రెట్లు బెటర్.
కానీ ఫినాల్ అయితే చవక. చవకనా? ఫినాయిల్ యొక్క 3 మూతలతో పోల్చితే లైజాల్ కేవలం 1 మూతే సరిపోతుంది. లైజాల్ ఇస్తుంది ఫినాయిల్ కంటే 10 రెట్లు బెటర్ క్లీనింగ్, చంపుతుంది 10 రెట్ల జర్మ్స్ ని, మరి పట్టేది కేవలం 1%. అవ్వండి స్మార్ట్. చేయండి లైజాల్ స్టార్ట్. कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं. मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी. आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी. इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा. आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा. आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा. अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो. देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो. और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे. ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है. आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा. सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी. आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है. और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है. ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं. आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना. पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं. आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं. मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे. इसलिए मैं कह रहा. आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बनना था. मैं देखने वाला हूं 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान देने. आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है. अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है. अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा. आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा. देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा. आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी. इलेक्ट्रॉनिक हर गुड्स में वो चीप होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा. आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा. आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है. अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम
ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। కొన్ని క్షణాల్లో సుఖీభవ ప్రసారం. నమస్కారం. స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు సుఖీభవ, పవర్డ్ బై జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. స్టార్ హాస్పిటల్, బంజారా హిల్స్, రోడ్ నెంబర్ 10, హైదరాబాద్. పవర్డ్ బై జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, కంబాల చెరువు జంక్షన్, రాజమండ్రి. నమస్కారం. స్టార్ హాస్పిటల్ సుఖీభవకు స్వాగతం. పవర్డ్ బై రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఈ రోజు సుఖీభవలో మెనోపాజ్ లో ఆయుర్వేదం అండగా, కొంగుబాటుతో బరువు పెరిగే ముప్పు, కృత్రిమ చక్కెరలు మంచిది కాదా, నెల తక్కువ పిల్లలకు వైద్యం ఎలా, ఇంకా హెల్త్ టిప్. స్త్రీ జీవితంలో ఋతుచక్రానిది ఇంచుమించు 40 ఏళ్ల బంధం. 10-11 ఏళ్లకు మొదలయ్యే ఈ అనుబంధం సుమారుగా 45 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రతి నెల శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పుల మూలంగా చిన్నా చితక సమస్యలలో మహిళల్ని వేధిస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఋతుచక్రం శాశ్వతంగా ఆగిపోయే దశలోనూ స్త్రీ శరీరంలో సమస్యల తాకిడి కాసింత ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఒంట్లో హార్మోన్లు తగ్గడం మూలంగా చాలా మంది మహిళల్లో శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు, చిక్కులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఒళ్లంతా వేడి ఆవిర్లు వస్తూ ఉంటాయి. చీటికి మాటికి తలనొప్పులు వేధిస్తూ ఉంటాయి. తరచూ తీవ్రమైన ఆందోళన, ఒత్తిళ్లతో సతమతం అవుతూ ఉంటారు. బహిష్టులు పూర్తిగా ఆగిపోయే దశలో మహిళల్ని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే మెనోపాజ్ ఇబ్బందులకు ఆయుర్వేద వైద్యం చెబుతున్న పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్త్రీ జీవితంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగిన ఋతుచక్రం శాశ్వతంగా ఆగిపోతున్న దశలో శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక చిక్కుల్ని తెచ్చిపెడుతుంటుంది. మెనోపాజ్గా పిలిచే ఈ సంధి దశలో కొంతమందిలో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండానే మెనోపాజ్ ముగిసిపోతే, మరికొంతమందిని మాత్రం మెనోపాజ్ బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటుంది. ఒళ్లంతా అగ్నిగుండంలా ఆవిర్లు వస్తుంటాయి. చీటికి మాటికి తలనొప్పి వేధిస్తుంటుంది. రాత్రిపూట ఒకటే చెమట్లు పడుతుంటాయి. కోపం, చిరాకు వంటి మానసిక చికాకుల వరకు అనేక సమస్యలు కనిపిస్తుంటాయి. శారీరకంగా, మానసికంగా భిన్నమైన మార్పులు కనిపించే ఈ సంధి దశను ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా దాటేయడానికి ఆయుర్వేదంలో ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు, పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. మెనోపాజ్ అనేది ఒక అవస్థ. అంటే స్త్రీలకి ఒక సమయం రాగానే ఆ యొక్క నెలసరి పూర్తిగా ఆగిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అంటే ఆర్గన్ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళ యొక్క సమస్య ఒకటైతే, బ్రెయిన్ నుంచి హార్మోన్స్ సడన్గా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళ యొక్క మెనోపాజల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి. అయితే ఒక సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే ఓవరీస్ రిమూవ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ వయస్సు తక్కువ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు కొన్నాళ్ళు పడుతుంది వాళ్ళ నార్మల్ స్టేజ్కి రావడానికి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైన అవస్థలు అయినప్పటికీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. చాలా రకాలైన మానసికంగా వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ, హాట్ ఫ్లాషెస్, అజీర్ణము, మానసికంగా వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి సబ్ క్లినికల్గా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా బయటకు రావడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ హెవీనెస్ ఉండడము, అది ఇవన్నీ కూడా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి దీనికి సప్లిమెంట్గా ఆయుర్వేదంలో చాలా రకాలైన ఆహార సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఔషధాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే చాలా మటుకు ఏంటంటే లేడీస్కి వాళ్ళకి వచ్చిన సమస్య ఏంటో అర్థం కాదు. ఒకసారి హాట్ ఫ్లాషెస్ రాగానే ఏంటి నాకు ఇలా అయిపోతుంది, ఒకసారి నాకు చెమటలు పడుతున్నాయి అంటే కంగారు పడతారు వాళ్ళు. ఒకసారి నాకు ఏదైనా సమస్య ఉందా మానసిక అని డాక్టర్స్ దగ్గర కూడా వెళ్తుంటారు. కానీ చాలా మటుకు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ యొక్క నెలసరి ప్రాబ్లం వస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళకి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కూడా చాలా త్వరగా వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి బయటపడతారు. ఇది మేజర్గా 2 రకాలు ఉంటుంది ఈ యొక్క మెనోపాజ్. ఒకటి ఏంటంటే సర్జికల్గా సడన్గా ఏర్పడినప్పుడు ఒకలాంటిది ఉంటుంది, న్యాచురల్గా వాళ్ళు ఆ యొక్క మెనోపాజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ విధంగా వచ్చిందన్నది చూసుకుని దాని ప్రకారం
జాగ్రత్తలు, చికిత్సలు, ఆహార ఔషధాలు తీసుకోవడం ద్వారా చాలా మంచి గుణం ఉంటుంది. మెనోపాజ్ ఋతుచక్రం శాశ్వతంగా ఆగిపోయే దశలో శరీరంలో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్ల ఉత్పత్తి క్రమంగా తగ్గుతూ పోతుంది. ఈ హార్మోన్ల తగ్గుదలకు అనుగుణంగా శరీరం సర్దుకునేందుకు వీలుగా రోజువారీ ఆహార విహారాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆహారంలో ఉప్పు, పులుపు, కారం, మసాలాలను బాగా తగ్గించాలి. పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉండే ఆకుకూరలు, తాజా ఫలాలు తరచుగా తీసుకోవాలి. సోయా పదార్థాల్ని బాగా తీసుకోవాలి. వీటిలోని ఫైటో కెమికల్స్ కు మెనోపాజ్ సమస్యల్ని తగ్గించే గుణం ఉంది. ఇక ఫ్రైలు, డీప్ ఫ్రైలు, జంక్ ఫుడ్ కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. రోజు మొత్తంలో నీళ్లు ఎక్కువగా తాగుతుండాలి. కొబ్బరి నీళ్లు, చెరకు రసం, వెజిటబుల్ జ్యూసులు, ఖర్జూరం, పాలు, పెరుగు వంటివి మెనోపాజ్ ఇబ్బందుల్ని బాగా తగ్గిస్తాయి. ముడి బియ్యంతో వండిన అన్నం మంచిది. తగినంత కాల్షియం కోసం రాగులు, నువ్వులు, పాలు, పాల పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి. సొంఠి, ధనియాలు, జీలకర్ర ఈ మూడింటిని కషాయంగా కాచుకొని రోజుకు 2 పూట్ల తీసుకుంటే మెనోపాజ్ ఇబ్బందులు చాలా వరకు అదుపులోకి వస్తాయని చెబుతారు నిపుణులు. ఆహార విషయానికి వచ్చేసానంటే ఈ యొక్క మెనోపాజ్ దశలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ కాల్షియం రిచ్, డి విటమిన్ రిచ్, బి కాంప్లెక్స్ రిచ్, జింక్ రిచ్ లాంటివి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. అందులో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పళ్ళు, రంగుగల పళ్ళు లాంటివి తీసుకోవడము. అలాగే బెర్రీస్, బ్లాక్ బెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రకరకాల బెర్రీస్లో చాలా రకాలైన ఐసోఫ్లావినాయిడ్స్ ఇవి యొక్క హార్మోన్స్ మీద చాలా మంచి గుణం ఉంటుంది. ఇంకోటి వాళ్ళ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ కూడా వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే వాళ్ళ బరువు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. బరువు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. వీటి ద్వారా వాడికి ఈ ఈస్ట్రోజన్ ఫాల్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గించుకోగలుగుతారు. వ్యాయామం చేయడం ద్వారా కూడా చాలా మటుకు వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఈ యొక్క డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, హాట్ ఫ్లాషెస్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆహారం విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే చాలా మటుకు ఈ యొక్క ఐసోఫ్లావినాయిడ్స్ కానీ, ఈ ఫైటో ఈస్ట్రోజన్స్ కానీ, గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో శనగలు అవనండి, పెసర్లు అవనండి, లేదా అంటే స్ప్రౌట్స్ అవనండి, ఇవి కాకుండా ఏంటంటే మనకి లెగ్యూమ్స్ అంటే చిక్కుడు జాతి ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్య ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే సోయా చిక్కుడు కంటే మన చిక్కుడు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చాలా మంచి అంటే డైజెషన్కే కాకుండా రోజువారీ తినేదానికే కాకుండా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా పరిశోధన ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈరోజు చాలా మటుకు మనకి సప్లిమెంట్స్ దొరుకుతున్నాయి. అవి కూడా వాడడం ద్వారా చాలా మటుకు మనకి ఈ యొక్క ఈస్ట్రోజన్ ఫాల్ సప్లిమెంట్ కింద సహాయపడుతుంది. అందులో మనకి బ్లాక్ హాష్ అనే ఒక ఔషధం దొరుకుతుంది. అలాగే మాకా అనేది ఒకటి, ఇది ఆఫ్రికన్ జిన్సింగ్ అంటారు. వీటిని కూడా వాడడం ద్వారా కూడా మనకి చాలా మంచి గుణం ఉంటుంది. అరటి పండు కానీ, అరటి దూట కానీ, అరటి కాయలు కానీ తింటే కూడా ఈస్ట్రోజన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అన్నిటికంటే ఈజీగా దొరికేది కంద. ఇది కూడా మనకి ఒక సప్లిమెంట్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మెనోపాజ్కి చికిత్స అనేది వాళ్ళ యొక్క స్థితిని బట్టి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి విధమైన సమస్యతోటి వాళ్ళు హాట్ ఫ్లాషెస్ వస్తున్నాయా, వాళ్ళకి ఓన్లీ మానసికంగా ఒత్తిడి కలుగుతుందా, లేదా అంటే వాళ్ళకి అలసట కలుగుతుందా, లేకపోతే కీళ్ళ నొప్పులా, అన్నీ జాయింట్గా రకరకాలుగా వస్తుంటాయి. కాబట్టి దేనికి ఇవ్వాలని చూసి దాని ప్రకారం చికిత్స చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డి విటమిన్, అలాగే బి కాంప్లెక్స్, జింక్ ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉన్నదో లేదో కూడా వాటిని కూడా మనం సమానంగా అంటే మనకి సరిపడా ఉందా లేదా చూసి అప్పుడు మనం ఈ యొక్క సప్లిమెంట్స్, ఔషధాలు తీసుకుంటే చాలా బాగా కోలుకుంటారు. అంటే ఒక్కొక్కసారి డి విటమిన్ బాగా తగ్గిపోతుంది. ఒక సింగిల్ డిజిట్లోకి దిగిపోతున్నారు చాలామంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డి విటమిన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, B12 వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, అలాగే వీళ్ళ యొక్క హార్మోన్ వల్ల ఇబ్బందులు ఇంకా ఎక్కువైపోతాయి. చాలా రకాలైన మందులు ఉన్నాయి కూడా ఆయుర్వేదంలో. అందులో ప్రవాళ పిష్టి అని, అలాగే మౌక్తిక భస్మ అని, మౌక్తిక పిష్టి అని, అలాగే శతావరి అని, అశోక అని, సారిబా అని, ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలైన ఔషధాలు కానీ వాళ్ళ స్థితిని బట్టి గుగ్గులు యోగాలు లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అవి చూసి పద్ధతిగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సుమారు 3 నుంచి 6 నెలల పాటు తీసుకుంటే కనుక చాలా త్వరగా బయటపడతారు. మెనోపాజ్ ఇబ్బందుల్ని తేలికగా అధిగమించేందుకు జీవనశైలిలోనూ కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మెనోపాజ్ దశలో ప్రతినిత్యం వాకింగ్, జాగింగ్ వంటి వ్యాయామాలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునేందుకు, ఒత్తిడిని తట్టుకునేందుకు ధ్యానం, ప్రాణాయామం, యోగాసనాల సాయం తీసుకోవాలి. మెనోపాజ్ ఇబ్బందులు ఎంతకీ తగ్గనప్పుడు శిరోధార చికిత్స, శతావరి, సరస్వతీ లేహ్యం, పునర్నవాది మండూర, బోలబద్ధరస వంటి ఔషధాలని నిపుణుల పర్యవేక్షణలో కొంతకాలం పాటు వాడుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కృత్రిమ చక్కెరలు మంచిది కాదా?
స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు సుఖీభవ పవర్డ్ బై జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. నాన్న నేను ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఓ కుటుంబం మొత్తం బాగుంటుందమ్మా. అవసరాన్ని అత్యవసరాన్ని గుర్తించి కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడమే స్టార్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్గా మా సంకల్పం. మోదీ ప్రభుత్వ హామీ రైతులకు ఏటా 6,000 రూపాయల సాయం. ఇప్పటి వరకు 11,80,00,000 మంది రైతులకు 2,06,00,000 రూపాయల సాయం. మా సంకల్పం వికసిత భారత్. ప్రతి చోట ఒకటే ప్రశ్న ఉంది, భారతదేశంలో నంబర్ 1 హార్పిక్ కంటే బెటర్ ఏమిటి? హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉండేది ఏదైనా వస్తే నేను సన్యాస్ తీసుకుంటాను. అయితే మీరే చెప్పండి సైంటిస్ట్ గారు. క్షమించండి అక్షయ్, ఇది హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. సన్యాస్ ఆ అవసరం లేదు అక్షయ్, ఎందుకంటే హార్పిక్ కంటే బెటర్ గా ఉండేది కొత్త బెస్ట్ ఎవర్ హార్పిక్ మాత్రమే. దీని సరికొత్త ఫార్ములా కేవలం 5 నిమిషాలలో 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రత అందిస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు సువాసనను కూడా వెదజల్లుతుంది. ఇప్పుడు సువాసనను అందించే కొత్త బెస్ట్ ఎవర్ హార్పిక్ ను ప్రయత్నించారా? మహనీయుల జీవన సంకలనం మార్గదర్శి. ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు, తిరిగి సోమవారం ఉదయం 8:30 చెరుకూరి గ్రూప్ సమర్పించు మార్గదర్శి. కర్షక లోకపు కాంతి పుంజం అన్నదాత. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6:30 మీ ఈటీవీ న్యూస్ ఛానళ్లలో. ఆసేతు హిమాచలం మహిమాన్విత ఆలయాల యాత్ర, తీర్థయాత్ర. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5:30 తిరిగి ఉదయం 5:30. స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు సుఖీభవ పవర్డ్ బై రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఇప్పుడు స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు హెల్త్ న్యూస్ మీకోసం. కుంగుబాటు వల్ల బరువు పెరుగుతున్నట్లు ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో తేలింది. మానసిక ఆరోగ్యం, శరీర బరువు ఇవి రెండూ కూడా ఒకదాని మీద మరొకటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. వీటి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా తెలియలేదు. ముఖ్యంగా మానసికంగా వచ్చే మార్పులు శరీర బరువు మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయనే విషయంపై కూడా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పరిశోధనలు జరగలేదు. ఈ విషయాలను తెలుసుకునేందుకు ఇటీవల కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన మెడికల్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ కు చెందిన పరిశోధకులు ఒక అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. ఇటీవల కోవిడ్ వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వైరస్ విజృంభించిన సమయంలో ప్రతి నెల కొందరి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, అలాగే వారి శరీర బరువును పరిశోధకులు పరిశీలించారు. ఆందోళన, కుంగుబాటు, ఒత్తిడి వంటి వాటి తీవ్రతలను బట్టి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని లెక్కించారు. అయితే మనిషిలో కుంగుబాటు లక్షణాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ సగటున ప్రతి నెల 45 గ్రాముల బరువు పెరుగుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. వాస్తవానికి 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है. जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है. हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए. और ये कौन है? हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है. आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना,
अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे। जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी। और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी? देश क्यों नाराज हो गया? इतना गुस्सा देश को क्यों आया? आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है। खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए? जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है? मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है। सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था और खुद के कार्यकाल में कहा था। ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है। पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा। ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे।
सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए, और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, कि कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है,
और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा, ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं,
वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय या पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है। सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा, ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था।
और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। देश कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया। जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है।
करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। देश कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर छोड़ दिया। जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के
अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा, ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय, ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी।
कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया। जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा, ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी,
यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था और खुद के कार्यकाल में कहा था। ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था आदरणीय सभापति जी। अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को राइट ऑफ हुए हैं, तो कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ इन 10 वर्षों में हुआ है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 17 गुना राइट ऑफ हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो प्राइवेट में 20 गुना राइट ऑफ हुआ है। दूसरी ओर जो पीएसयूज की क्या परिस्थिति है, जो पीएसयूज का भी जिक्र आज किया गया, पीएसयूज में आपके समय कुल 4.07 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि आप तुलना कीजिए 1991 में से जब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आई तब से लेकर 2014 तक कुल 1.4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट में हुआ था। और उस पूरे काल के डिसइन्वेस्टमेंट से 3.4 गुना ज़्यादा केवल इन 10 वर्षों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आपकी सरकार में हुआ है। यानी कि कुल आज तक का डिसइन्वेस्टमेंट का 72%
जो है डिसइन्वेस्टमेंट केवल 10 वर्षों में हमारे पब्लिक सेक्टर्स को 72% का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ये आकलन की बात है, इसमें से ये नीति की दिशा कि क्या इसमें संतुलन है नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन इसमें एक बात तय है कि जो सरकारी जॉब केंद्रीय सरकार के 17.3 लाख जो जॉब थी 2014 में, आज वो घटकर सरकारी क्षेत्र के अंदर 14 लाख जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार रह गया है। आपने बात करी कि 80 करोड़ घरों को आज अनाज दिया जा रहा है, लेकिन ये भी सत्य है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कितनी देश में कितनी भुखमरी है, जो 2014 में हिंदुस्तान का नंबर दुनिया में 55वें नंबर पे था, आज हमारा देश 125 देशों की तुलना की जाती है, उनमें 111वें नंबर पे आकर आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गया। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी के जो आंकड़ों में आज हमारा देश पिछड़ा है, तो इसका दूसरा इसका पहलू है कि गरीब अमीर में अंतर, वो भी रिकॉर्ड बनाया आपने। गरीब अमीर में अंतर, अभी एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई कि जो टॉप 5% हिंदुस्तानी, उनके पास आज देश के 65% उनके पास आज वेल्थ उनके हाथ में है, और बॉटम 50% यानी कि 50% हमारी आबादी, आधी आबादी के पास केवल हमारे देश की 3% संपत्ति है। आज जो 100 सबसे अमीर हिंदुस्तानी इस साल हैं, उनके पास 54 लाख करोड़ की संपत्ति यानी कि 18 महीने का बजट वो आपका कर सकते हैं। इसका आप पहलू आप देख सकते हैं कि भाई जो एक और तो अमीर अमीर हुआ है, गरीब अमीर में अंतर हुआ है, और दूसरी ओर रोजगार पे अगर हम वर्कफोर्स को देखें तो एक और बड़ा चिंताजनक पहलू, फिर मैं करके अपनी जो है दूसरी बात पे आऊँगा, एक और बड़ा चिंताजनक पहलू, ये बात सही है, आप भी जानते हैं कि आपके 10 वर्ष में एक समय पे 70 साल का बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड बना। आज भी ग्रेजुएट्स 25 साल के ग्रेजुएट जो अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट ने देखा 45% आज बेरोजगार है। आज स्थिति ऐसी है। मगर एक चिंताजनक पहलू, ये सभापति महोदय आपको भी, आपके भी मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आप भी इस विषय को लेकर आपका भी चिंतन है। जो कृषि क्षेत्र में पे निर्भर हमारा नौजवान जो कृषि क्षेत्र पे, वो एक समय पे 60% हमारा देश की वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र पे निर्भर थी, वो घट के 2014-15 में 42% पे आ गई थी, वो दोबारा से बढ़कर 46% पे आ गई। ये मैं समझता हूँ देश की चिंता, देश के लिए चिंता का विषय है कि ये इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में उतने रोजगार नहीं मिल पाए, इसीलिए वो वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो है जाने पे आज उनको आपकी सरकार के समय ऐसी परिस्थितियां बनी। कुल मिलाकर आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, 75 साल में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में अंतर इतना नहीं बढ़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में किसान इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में देश भी इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में कॉर्पोरेट्स की कर्जा माफी भी उतनी नहीं हुई जितना आपकी सरकार में। 75 साल में बेरोजगारी भी उतनी नहीं बढ़ी जितना आपकी सरकार में। 75 साल में इतने अरबपति भी नहीं हुए हिंदुस्तान में, और इतने लोगों को राशन और उनके पे निर्भर आपके माध्यम से नहीं होना पड़ा जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में किसान का इतना अपमान, 750 किसानों को कोई जान चली गई किसान आंदोलन में, वो भी समय नहीं देखना पड़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में ऐसी असंवेदनशीलता जो हमारी महिला पहलवानों को, दिल्ली की और ओलंपिक विजेताओं को दिल्ली की सड़कों पे घसीटना पड़ा, वैसी असंवेदनशीलता, इतना अहंकार भी शायद ना देखना पड़ा जितना अपनी सरकार की। ये जय जवान, ये देश जय जवान जय किसान का देश। आपने भी बोला कि 4 वर्ग हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं जवान और किसान दोनों की बात कहना चाहता हूं। जवान यानी कि जवान और नौजवान। आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, जैसा हमने कहा 45% आज देश का ग्रेजुएट बेरोजगार है। ऐसी स्थिति देश में कभी नहीं बनी। ना तो निवेश हुआ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने बताया आंकड़ों के माध्यम से, ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी जॉब्स जो आज भारत सरकार की हैं वो गिरकर 17.3 लाख से 14 लाख हो गई।
दूसरी ओर हरियाणा जैसा प्रदेश जो देश में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो आज हरियाणा प्रदेश में है, जहां का नौजवान या तो पलायन कर रहा है या इजराइल जा रहा है ठेके पे काम करने सरकार के माध्यम से। और आप एक अग्निपथ योजना लेके आए। अग्निपथ योजना, मैं पूछना चाहता हूं ये योजना, इसकी अग्निवीर योजना कहां से थी, किसकी मांग थी? इस देश की फौज पे हमें गर्व था। इस देश की फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे 71 के युद्ध में, जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, ये पक्की भर्ती होती थी। आज उस पक्की भर्ती की बजाय, आज पक्की भर्ती की बजाय आप अग्निपथ योजना ले आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 5,500 आज पक्की भर्ती हर साल होते थे, अब केवल 900 अग्निवीर आज वहां से भर्ती किए जा रहे हैं। 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाते हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को आप वापस लें। मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करूंगा। हमारा इसके साथ साथ दूसरी बात थी जय किसान। जय किसान, आज देश में मैंने जैसे बताया आमदनी दुगनी करने की बात थी, यहां कर्जा दुगना हो गया किसान पे। आज देश का किसान पे 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23 लाख करोड़। हमारे समय कर्जा माफी करी थी हमने, आपने ना कर्जा माफी करी ना एमएसपी पे वृद्धि करी। हमारे समय गेहूं, पैडी, उड़द, अरहर सबके 10 वर्ष के अंदर 150 से 200% तक की वृद्धि हुई थी। आपने मात्र 50 से 40% तक की वृद्धि हर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करी। ना भाव बढ़ाया, ना कर्जा माफी करी, केवल किसान को दुगने कर्जे में डालने का आपने काम किया। ना तो ये सरकार जवान की है, ना ये सरकार किसान की है, ये सरकार तो धनवान की है। आपकी नीतियों से ये आज साबित हो रहा है। आखिर में मैं हरियाणा को लेकर 2 बातें कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मांग करना है तो सरकार से हरियाणा के लिए, एक मिनट में खत्म कर रहे। हरियाणा के लिए कई प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए बजट का आवंटन ही नहीं हुआ। हमारे मनेठी में एम्स बनना था, हरियाणा के एकमात्र एम्स। आज उस एम्स के लिए आपने कुल एम्स, सभी एम्स के लिए 6,000 करोड़, जिसमें 16 एम्स में उसका नाम लिया है, यानी कि 10 वर्ष में वो एम्स पूरा होगा। आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। हमारे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में 10 संस्था बनने थे, उसका आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। आपने हमारा एयरपोर्ट बनना था, महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उस पर 1 रुपए का बजट अलॉट नहीं हुआ। रेल कोच फैक्ट्री हमारी बननी थी गोहाना के अंदर, आज आपने उस पर 1 रुपए का बजट अलॉट नहीं किया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये हमारी गुड़गांव के अंदर बननी थी, आज आपने 1 रुपए का बजट उसके लिए अलॉट नहीं किया। मेट्रो को आगे बढ़ाते हुए RRTS का बजट अलॉट होना था, जो रोहतक, हिसार, पानीपत और गुड़गांव से ये RRTS का लगे अलवर तक जुड़ना था। आपने 1 रुपए का बजट वहां भी अलॉट नहीं किया। जैसा मैं एक बार अपनी बात आप रखते हुए यही कहूंगा कि भाई ये ना तो सरकार जवान की है, ना किसान की है, ना नौजवान की है, ना संविधान की है, ये सरकार केवल धनवान की है। और आज हम एक उद्घोष, उस उद्घोष को झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय संविधान, जय हिंद, जय राम जी की। अशोक कुमार मित्तल जी, अशोक कुमार मित्तल जी नॉट प्रेजेंट। एडी सिंह जी। Thank you, Deputy Chairperson, for giving me the opportunity to speak. You have 5 minutes. Sir, you have 5 minutes. Everybody is exceeding 1 or 2 minutes. I will also exceed with your permission. It is the best of time and it is the worst of time. Thank you. And my colleague, Mr. Huda, has already quoted the Oxfam report, the number of people who are holding the wealth of the country. I'll just repeat 1 or 2. I don't want to repeat everything what he said. Just 5% of the Indians own more than 60% of the country's wealth, while the bottom 50% of the population owns only 3%. And now I want to tell you about the undermining federalism, step-motherly treatment to the states. The government has bypassed the recommendation of the Finance Commission, which recommended that 42% of the tax revenue shall be distributed to the state. However, with the passage of time, the government has converted many taxes into cesses which are not required to be shared with the states. As a result, in 22-23, only 31% of the tax revenue went to the states, and in 23-24, 30.4% went to the states.
This is undermining the federal concept of constitution and denying the states of their legitimate dues. The budget is nothing but a self-congratulatory, away from reality. There is no reliable data. भाई आप लोग उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि सिलेंडर फ्री मिल गया। हम चाहेंगे कि सरकार एक डेटा लेके आए जिसमें ये बताए कि कितने सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं बार बार। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है वो इवन 5% भी शायद नहीं है। गलत नहीं, बिल्कुल सही है। I have got reports for anyway. I think don't please address whatever to. Agriculture Ministry has returned 1 lakh crore of the annual budget this year, but meanwhile in the revised budget they have from 1.15 crores they have added 1.5 lakh crore or so it is 2.46. And till December, out of the 1.15 lakh crores, they had spent only 70%. How will the government spend 1.5 lakh crore in the next 2 months? I am absolutely perplexed by the revised estimates which are there. Now, coming to the fertilizer subsidy, in the last 10 years, what efforts government has done to bring down the fertilizer subsidy? Excessive urea has not been it's not being discouraged. We already in the soil it is already having excessive nitrogen. So, and for the phosphate, instead of sticking to DAP, they could have gone to some other varieties of DAP, light DAP, MAP, which is more or less the same nutrient content. And the prices would have come down internationally and we would have saved some subsidy. आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत विश्वास है नानो यूरिया पर। मैंने अपने जितने खेतों में इस्तेमाल किया, I don't think I got encouraging results. That in any case the nation will know in the next 3-4 years. But what is the position? Now, ये जो 4 लोगों के लिए poverty, farmers, youth and women के लिए जो सरकार कुछ कर रही है, but इन कैटेगरीज पर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है जिससे डिमांड पैदा हो, जिससे आगे का कुछ काम हो। हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात कर रहे हैं 2030 के लिए ये और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 के लिए। For achieving the 7 trillion economy, the GDP rate should be 9.5, and for 30 trillion economy, the GDP rate should be at least 10.5%. पिछले 10 साल का एवरेज 6.5% का है। Rural development. In the rural areas, there is no demand. If you increase the demand, more employment will be generated. Unfortunately, labor-intensive areas are not being focused. The focus is only on the capital-intensive areas such as railways, highways, power, infrastructure. The focus should be on rural infrastructure, basically small projects, so that the rural employment can be generated. Expenditure on rural activity schemes should be increased to create more jobs. At present, people are rushing towards urban areas. There is more congestion. We need a mass-based demand in rural economy like China, which can happen if the purchasing power of the rural houses is increased. For example, if we see the last few years, even in the rural area, the sale of motorcycles had come down by 30%. Disparity between the rich and the poor is increasing. We stand 137. माननीय एडी सिंह जी, आप अपने वक्तव्य को विराम दीजिए क्योंकि आपका समय खत्म होने वाला है। अभी खत्म हो। मुझे तो सबके समान 1-2 मिनट डिस्पैरिटी बहुत हो रहा है। प्लस अर्लियर क्या होता था कि people used to claim their whatever they want as their right. Today it is everything is falling under लाभार्थी। तो हम लोग सबको लाभ देने के चक्कर में या तो याचक बना रहे हैं या ये लाभार्थी in this manner they are not committed to the society. If they earn money, they will spend it more appropriately. The alienation from the society is growing. Even as labharthis, they are actually not getting enough. There is malnutrition in women and children. और
नहीं, मैडम बोले तो दीजिए। मनरेगा में भी देख रहे हैं कि 100 दिन का सबको काम देना है, हार्डली 50 दिन का काम मिलता है। सिंह जी, आपका समय खत्म हो चुका है। नहीं, मुझे पता है, मेरा समय खत्म हो गया। मुझे आपका समय खत्म हो चुका है सर। अब अपने चलिए, मैं विराम दीजिए। आपकी मर्जी के हिसाब से खत्म करता हूँ। एक शेर के साथ बात खत्म करता हूँ। इतना तो जान लो कि दिल को दुखाने वालों, ये मजनून भी आहों में असर रखते हैं। थैंक यू। रामनाथ ठाकुर। धन्यवाद पीठासीन महोदया। सर, आपका 4 मिनट है। 4 मिनट। 4 मिनट। यस सर। मैं अंतरिम बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले कि भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये बजट 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। ये और लुभावने बजट ला सकती थी, लेकिन 2024-25 का अंतरिम बजट सीमित रखा है और बहुत अच्छा रखा है। पूर्व वक्ताओं ने, मैं देखता हूं 10 वर्षों से कि मनरेगा के बारे में लोग आवाज उठाते थे कि उसका दिन कम हो गया है, उसका लेबर चार्ज कम हो गया है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने मनरेगा का 6,000 करोड़ से बढ़ा करके 86,000 करोड़ किया है। हम इसके लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं। और जो अदालत में कमियां थी, उस अदालत को सुदृढ़ करने के लिए 870 करोड़ रुपए का देने का काम किया है। इसके लिए मैं भी बधाई देना चाहता हूं। विश्वकर्मा योजना, जो नीचे तबके के लोगों को, जिसको किसी पर ध्यान नहीं था, उस तबके को रोजगार देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं उसे बधाई देना चाहता हूं। रेलवे का जो कॉरिडोर का था 40,000 करोड़ रुपया का, उसमें भी अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, होंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि 100 वर्षों का जो पुल है वो उसको बनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। 100 वर्ष के जो स्टेशन हैं, जो जर्जर हालत में हैं, जिसका भवन गिरणासन है, गिरने वाला है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो 100 वर्ष से ज़्यादा होंगे, पुल का हो गया, स्टेशन का हो गया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और गरीब, झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले लोगों के पर इस सरकार ने जो ध्यान देने का काम किया है, उसको बसाने का जो काम किया है, उसके लिए जो पैसा अलॉटमेंट किया है, इसके लिए भी हम उसे बधाई देना चाहते हैं। और कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग लगे, कोई बड़ा उद्योग लगे, ये इसके लिए हम ये बिहार सरकार से आई हुई योजना है, उस योजना को लागू करें। यह हम आपके माध्यम से, मैं अपने दल के माध्यम से, अपनी तरफ से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार पर भी अच्छी स्थिति में रखना चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हम भारत सरकार से ये जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए। बढ़ाने से केंद्रीय विद्यालय में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कहीं कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, उस केंद्रीय विद्यालय को संख्या बढ़ानी चाहिए। और बिहार के लिए
हम फिर निवेदन करना चाहते हैं कि किशनगंज में तो किया गया है, लेकिन समस्तीपुर में भी एक और केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। उसी तरह मैं मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इससे डॉक्टर भी पैदा होंगे, नर्स भी पैदा होंगे। नर्स के लिए भी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, उसके लिए विद्यालय खोलना चाहिए। पैरामेडिकल के लिए भी स्कूल खोलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों पर उस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों, युवाओं के जो रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए जो इन्होंने किया है उसके लिए हम अपने तरफ से बधाई देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें बोलना था, लेकिन समय का अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, वो इल्जाम लगाते हैं इस चमन के रहनुमाई का, और जिसने चमन के पत्तियों को अपने हाथों से रौंद डाला वो दावा करते हैं इस चमन के रहनुमाई का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी। Thank you, Madam Chairman. You have 3 minutes. You have 3 minutes. Okay, right now. From right. I, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, I raise here today to support the interim budget proposal proposed by Honorable Finance Minister. After COVID, economic condition of the world going through a very critical time. Even leading country like Germany, even in China, their economic growth is going down. In this critical time, Indian economy is doing very well. I must compliment our government and Finance Minister and Honorable Prime Minister for rightly manage the economic situation of the country. Madam, today inflation is came down. Deficit finance is came down. Capital income expenditure is increasing. And India today, one of the fastest growing economic country of the world. Madam, this is not my opinion. Indian economy is going to the very faster way. It is recognized by International Monetary Fund. It is recognized by World Bank. It is also equally recognized by United Nations. Ma'am, I am very happy to say our export during this period, Indian export, increased from 400 billion to 775 billion. And we are speaking about the khadi, our khadi production and khadi market is also increasing more than 4 times when compared with the previous year. Not only that, earlier only 8.20 crore people submitted income tax return. Today, ma'am, today more than 3.2 crore people submitted the
income tax return. It is established how is our economy going on. Our government last year expended more than 12,000 crore for the infrastructure development. It means capital expenditure is increased. When capital expenditure is increased, then many railway port is coming, many port is coming, many airport is coming, and it will create new employment generation, which will be helpful for our people. Madam, you have given, okay, give me 2 minutes time, I finish, conclude. Sir, already your time is over. Okay. Ma'am, thank you very Please much. conclude your speech. Yes. I like to go regional. Today also Honorable Prime Minister very rightly said, without the improvement of the regional, without the improvement of state, nation cannot develop. Thank you. I like to give a small example. There is a refinery in Assam. 3 refinery. First refinery of Asia was established in Assam, in Digboi. I have given the example of Numaligarh refinery. When it was started, it is the production capacity Sir, please conclude, sir. Production capacity of 1 million ton. Now this refinery expanded 5 million ton and more than 32,000 crore. I repeat, more than 32,000 crore. Investment by central government under the leadership of Narendra Modi for the economic development of northeastern region, economic development of Assam. Thank you, sir. Thank you. With this, thank you very much. माननीय प्रकाश जावड़कर जी, 10 minutes, sir. हाँ, आज बजट पर चर्चा है, उसका एक पहलू पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि सबके भाषण में ये विषय आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी जो आया, इसका टेक्स्ट यानी लॉ, रेट, स्लैब्स एंड रूल्स, ये चारों देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर ने इकट्ठा बैठकर यूनानिमसली लिखा। बाहर जाके लोग गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति यह है कि जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये सारा लॉ, रेट, रूल्स और स्लैब्स तैयार किए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल सकता है। और एक बहुत बड़ी बात उसमें कही गई कि राज्यों को वैट के जगह जीएसटी आने से जो नुकसान होगा, उसके भरपाई में एवज में हर साल 14% का ज़्यादा रेवेन्यू शेयर दिया जाएगा, 14% मोर देन व्हाट दे गॉट लास्ट ईयर। और मुझे खुशी है कि 17 में ये शुरू हुआ, 22 तक ये चला। 5 साल में ये 5 साल का जो आश्वासन था वो पूरा हो गया। आगे भी कुछ सहूलतें जारी है। ये यूनानिमसली सारे निर्णय, जितने हर महीने एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में सारे निर्णय यूनानिमसली हो गए। पिछले कुछ महीनों में जब नॉन बीजेपी ऑपोजिशन स्टेट्स ने एक हर चीज में विरोध करने का काम शुरू किया, तब वोटिंग से हुआ है, नहीं तो ये यूनानिमसली हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा एक बड़ी बात है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि डिवोल्यूशन का सालों तक, 3 दशक तक 32%
डिवोल्यूशन होता था, जितना सरकार के पास टैक्स आएगा ओनली 32% यूज टू गो टू स्टेट्स। बट ये पहली दफा ऐसा हुआ, 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की वो जैसी की तैसी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मान ली और 42% डिवोल्यूशन शुरू हुआ। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और उसके आंकड़े में मैं बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ा। और उसके सिवाय मोदी सरकार ने और एक पहल की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सबको भी लोकल गवर्नेंस के लिए 7.5%, 7.5% इतना और अधिक का दिया, यानी 42 + 7.5, 50% of the GST collected by country is shared with states, and states get their SGST, which is 50% of GST, already immediately, instantly. Nowhere in the world the state GST is credited immediately to the state's accounts. नहीं, स्टेट जीएस आपको मालूम नहीं, मुझसे आओ क्लास ले लो एक बार। तो स्टेट जीएसटी ऑटोमेटिक कट होता है, वो सेंटर के पास आता ही नहीं, वो स्टेट के पास जाता है और वो 50% है, और जो 50% है उस पे भी 50% डिवोल्यूशन में दिया जाता है अभी। लेकिन अब फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स मिलते, टैक्स डिवोल्यूशन होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आती है, फिर उसके सिवा ये भी स्कीम होती है, अदर स्कीम्स होते हैं और शेयर भी है। तो ये सब स्कीम का मिलके, मैं केरल राज्य में जाता हूं तो मैंने उसका हिसाब किया। 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। केरल को 5 साल में टोटल सभी ग्रांट्स एंड एड मिलके 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन 17 से 22 तक 5 साल में 2,29,000 करोड़ रुपए मिले, 300 गुना, यानी 3 गुना ज्यादा। तो ये मिला है, आंकड़े हैं, मैं सबको भेजता भी हूं। तो ये वही, जरा रुको, अभी और बहुत है ना। हाँ, इसके सिवा बजट में जो नहीं है वो भी जनता तक कैसे पहुंचता है इफेक्टिवली, ये एक मेरा मुद्दा है। मुद्रा लोन है, केरल जैसे राज्य में 54 लाख नौजवान और महिलाओं को 50,000 से 10 लाख तक के ऋण मिले हैं। उन्होंने स्वयं रोजगार भी मिला और अनेक लोगों को रोजगार दिया। मैं सैकड़ों लोगों से जाकर मिला हूं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है। तो मुद्रा लोन का ये लोन कहां से आता है? बैंक से आता है, वो बजट में नहीं है, फिर भी लोगों को मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना 9 लाख करोड़ की है। जो भी 18 हस्त व्यवसायी है उनको 3-3 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा हर साल, 3 लाख रुपए 3 लाख लोगों को, और ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो विश्वकर्मा योजना है 9 लाख करोड़ का ये योजना है, ये भी बजट में नहीं होता है। बजट में उसका केवल 1000 करोड़ का प्रोविजन होता है, क्योंकि 1000 करोड़ के प्रोविजन में वो जो स्किल ट्रेनिंग देना है वगैरह उसका खर्चा है जो सरकार करती है। लेकिन पैसा जो आता है वो कर्जे के रूप में आता है, गरीब को सहायता होती है। एमएसएमई इतने दिक्कत में थे कोविड के दिनों में, सरकार ने बैंकों की तिजोरी खोलकर 4 लाख करोड़ रुपए गारंटी दी क्रेडिट की। और मुझे खुशी है कि ये जो सब मैं ऋण बता रहा हूं, और एसएचजी को, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों ने दी है, और इसकी वसूली 95% से भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो। तो ये बजट के बाहर भी अनेक रकम ऐसी होती है कि जो जनता के कल्याण में जाती है।
इसका कभी हिसाब और चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरा दुख ये है कि आज कर्नाटक के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए सब आके वहां बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्यों? बोले पैसे नहीं दे रहे केंद्र सरकार। और कल केरल वाले आने वाले हैं। ये नकारात्मक राजनीति है, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है, इसलिए ये राजनीति है और तथ्यों के आधार पर नहीं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने सारे आंकड़े दिए हैं कि कितने रुपए केरल को दिए गए और केरल ने जो रकम नहीं मिली उसका कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने क्या किया, कोऑपरेटिव मनरेगा के पैसे भी उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आप पूछो मैं बताता जाऊंगा, पैसे दिए और पैसे ग्राम पंचायत को दिए, केरल में सरपंचों को नहीं दिए। केरल सरकार ने वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पैसे रोक के रखे और इसलिए ये गलत, मैं ये नहीं हुआ हूँ और उसके कारण ये आंदोलन, ये नकारात्मक आंदोलन है और ये केवल अकाउंटेबिलिटी हमने लाई है, उनको बोलने दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म किया है। प्लीज सर बैठ जाइए, इसके कारण बैठ ये जाइए, है। बैठ जाइए सर, भाई साहब नहीं सर बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, बैठिए सर, बैठ जाइए, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए सर, मैं आप बैठिए। हाँ, एक आखिरी मुद्दा ये है कि हमने क्या नया लाया। अभी एक महाशय बोले, कांग्रेस के हमारे मित्र, कि ये सरकार की कांग्रेस सरकार के समय ये योजना थी। हाँ थी, जनौषधि दूसरे नाम से सस्ती दवा वाली योजना कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं, लेकिन 10 साल में दुकान कितने निकले? 80। हमने कितने निकाले? 10,000। आधार कार्ड की योजना यूपीए के जमाने में शुरू हुई, ये हम भी मानते हैं, लेकिन तब कितने दिए थे? 30 करोड़ 10 साल में। हमने कितने दिए? 130 करोड़। ये फर्क है, दिस इज द, ये फर्क स्पीड स्केल इसका है। 1 मिनट, अरे इतना क्यों? डीबीटी, बैठ जाइए सर, अरे बैठो, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा ना। 1 मिनट सर, बैठ जाइए, अभी 2 मिनट रहे हैं मेरे, 2 ही आंकड़े हैं। डीबीटी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं, लेकिन अरे सुनो, अगला सुनो, अरे लेकिन आपके जमाने में सर प्लीज सर, मैडम 4 करोड़ रुपए दिए गए थे डीबीटी में, चंडीगढ़ में, और हमने 34 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये स्केल और इसका फर्क है, स्पीड का। सर आपका समय खत्म हो रहा है जावेडकर जी, आपका समय खत्म हो रहा है। नई संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, तो नया संसद भवन जितना अपने आंखों के सामने जिस तेजी से बना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कभी किया है तो बताओ। दूसरा, और एक आखिरी मुद्दा बताता हूँ कि जो उनके समय सर जल्दी कंक्लूड कीजिए, आपका समय खत्म हो गया। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्षी दल नकारात्मक सोच से ना चले, वो अपने फेल्यूर्स को छिपाने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर आके बैठ रहे, ये शुद्ध राजनीति है और ऐसी राजनीति अर्थनीति में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। श्रीमती फौजिया खां, श्रीमती फौजिया खां, you have 3 minutes. Thank you, ma'am. Nothing go on record. Sir, please, sir, please, sir. Sir, please, sir. आप जब टाइम आएगा आप बोलिएगा, प्लीज सर। आपका सर नहीं सर, नहीं सर, सर नहीं सर, ये कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है सर। आप प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज। नो सर, ना प्लीज सर, प्लीज। आपका समय जब आएगा
आपका समय जब आएगा आप बोलिएगा। अभी नहीं, अभी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, अभी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आप प्लीज बैठ जाइए। जब आपका टाइम आएगा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जब आपका टाइम आएगा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। आप जैसे आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप आपका बोलने का टाइम आएगा, बोलने के लिए मौका मिलेगा। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। फौजिया खान जी, आपका टाइम अभी से शुरू होता है, बोलिए। थैंक यू मैम। First of all, I must express appreciation for the Honorable Finance Minister for having been successful in bringing down the fiscal deficit to a mark below the target. Ma'am, I always feel very proud and inspired Finance Minister performing her role with such confidence. Especially ऐसे देश में जहाँ वादे कब गारंटी में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, कब वादे धुएं में उड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और हमें ये पता ही नहीं चलता है मैम, जैसे काला धन, अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरियां, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब वादे कब गारंटी में बदल गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं इसके बारे में एक ही बात बोलूँगी कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमें आपके वादों पर और आपके गारंटियों पर कोई एतबार नहीं है। मैम, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्पोकन अबाउट मेंडिंग द इकोनॉमी। आई वुड लाइक टू पुट अप अ क्वेश्चन टू हर which I hope to receive an answer from. Have we not, while mending the economy, been bending towards the wealthiest of all? Ma'am, according to India's Consumer Economy 360 survey, for that matter, the government generally dismisses the data of any survey that makes it uncomfortable. But still, according to this survey, the income of the richest has increased by 20%. The income of the middle rich has increased by 20%. But the income of the middle class and the lower middle class and the poor has decreased by 20% each. तो मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 सालों में लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है, but we will now have to focus on challenges and imperatives in India's rural economy. अगर NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि अन्नदाता के आत्महत्या का प्रमाण 1 वर्ष में 27% बढ़ा है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। India cannot ignore its rural economy, ma'am, particularly its agricultural sector, if it wants to achieve the goal of inclusive development. Ma'am, farmers are demanding better prices, and informal sector workers and contract workers are calling for fair wages and social security. Ma'am, आपने यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने MSP की बात की। आपका समय समाप्त हो रहा है, 1-2 मिनट प्लीज प्लीज। नो कंक्लूड योर स्पीच। कंक्लूड करती हूँ। मैं मेरी अपनी बात करती हूँ मैम। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ। 2014 में हमने सोयाबीन 5,000 से बेचा, कॉटन हमने 7,500 से बेचा, लेकिन इस साल हमने सोयाबीन 4,000 से बेचा और कॉटन 6,000 से बेचा। MSP कोई नहीं देखता है, खरीदी ही नहीं हो रही है। तो हम जो आय दुगनी करने वाले थे किसानों की, वो गारंटी का क्या, उनको क्या नई गारंटी देंगे? मैम, हमको ये गारंटी अगर देनी हो तो जिस तरह यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी,
उस तरह की बात हमको करनी होगी, तब जाके रूरल इकोनॉमी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और हम मैम कम समय की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपका आदेश है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शांतनु सेन जी। इमरान प्रताप गरी। मैम, मैं प्रधानमंत्री जी की। इमरान जी, you have 5 minutes. मैम 10 मिनट। You have 5 minutes. We requested chairman साहब। Okay. He allowed 10 minutes. मैम, प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने
बोलने का तरीका, इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं, जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे खड़ा होकर के मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाषण में। ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम, ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को। यह स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। ऐसे में मैम, कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। आज अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहां खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति क्या है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। मैम, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में अभावों के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं। उनके हिस्से अधेड़ अवस्था तो आई है, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया।
हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार। ये देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा, जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय का बजट, 5 न्याय महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृत काल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संतनु सेन जी। Good evening, madam. You have 6 minutes. I am here to speak on the interim budget after listening to the election manifesto of Bharatiya Janata Party just published by our learned Prime Minister in the form of Thanksgiving speech on presidential address. Sir, when our learned Prime Minister Mr. Modi took his oath for the first time, his motto was Sabka Saath, Sabka Vikas. And he had promised people that their Rajya Din were just round the corner. However, the nominal increase in the budgetary allocation for welfare programs challenges the notion of Sabka Saath, Sabka Vikas favoring the corporate entities. The finance minister often claims that India has surpassed the former colonizer, that is the UK. But unfortunately, the reality is the per capita GDP, India ranks 142nd, where UK ranks only 21st. As per the budget, the gross tax revenue for financial year 24-25 is 30 lakhs crores, of which the corporate tax is only 26%. In 2013-14, it was 34%. This means the contribution of large companies to the country's tax share has declined by 8%. Madam, the Union government's India accommodation are made for the excess of conglomerates, not for the aspirations of the ordinary Indian. The Union government's differential treatment reflects not only how different Indians are taxed, but also how different Indians earn. In 2013-14, the top 1% of income taxpayers earned 17% of total income, and in just 8 years, it has become 23%. While inflation was scarcely mentioned by our finance minister, it should be noted that food inflation is currently at the concerning of 7.7%. Additionally, it's essential to acknowledge that real wages for casual workers have remained stagnant for 4 years, and that there has been a rise in the number of workers who rely on agriculture. Despite the increase in budgetary spending, the overall public sector capital expenditure is estimated to decrease from 4.7% to 3.9% of GDP, indicating a mismatch between budgetary allocation and effective spending. Railways and roads have seen a drastic reduction from 24% in 1920 to a mere 4% in 24-25. One contributing factor to this decline is the increasing indebtedness of our critical public entities, such as National Highway Authority of India, which as of February 28, 2023, had a total outstanding debt of nearly 3.43 lakh crore. India's position in the Global Hunger Index is 111 out of 121 countries. The government's budget estimates and revised estimates for 23-24 show that it spent less on agriculture, education, health and social welfare sectors than what it had initially budgeted for. Given this context, we approached the interim budget, but unfortunately the budget speech did not address these issues. Instead, it was filled
with unfounded claims and promises of future prosperity, as we have seen few minutes back in the speech of our learned Prime Minister, which was also full of false promises, madam. In a speech, the Finance Minister claimed that people are living and earning better than before, with even greater aspiration for the future. However, the government's own PLFS survey data says that a 25% reduction in real monthly regular wages between 17-18 to 22-23. Additionally, the sales of fast-moving consumer goods, which is an indicator of increased incomes, faltered in the October-December quarter of 2023. The minister announced that around 40,000 trains running as part of the Indian Railway will be upgraded to Vande Bharat, ignoring the real conditions of an average traveller. According to the railway minister, some 95.3% of total passengers travel in general and non-AC sleepers coach, while only 4.5% travel in AC coaches, madam. Yet the focus is on Vande Bharat. Madam, as per the CAG report of 2022, the combined shortfall in the money needed for the renewal of tracks amount to around 1.03 lakh crore. The tragic train accident of Balasore should have been avoided if the anti-collision device should have been taken care of, which was earlier initiated by our then Railway Minister, Madam Mamata Banerjee. BJP engaging in fiscal federal terrorism because they cannot fight Mamata Banerjee and Trinamool Congress in Bengal. They owe 6,900 crore under NREGA project, 9,000 crore for Awas Yojana, 7,000 crore for paddy procurement of NFSA. Overall due is nearly 1.16 lakh crore. Bengal's Chief Minister promised that she would double the income of the farmer when she became Chief Minister in 2011. He not only double, it has been made triple. On the contrary, Prime Minister promised to make it double in 2014. Now she is saying that it will be double in 2028. That's very unfortunate, sir. Even the GST revenue growth is 24% of Bengal's performance is much higher, which is the national average is only 12%. This announcement to pay the rightful dues of Narega worker by our Chief Minister Mamata Banerjee from our own state funds will change the federal outlook, which she has decided very recently. The Union government may try hardest to change the idea of India, but the All India Trinamool Congress will fight back in our state of West Bengal. Madam, I will take 2 minutes as you have given to all. No, sir. Recently, PM was speaking about sir, actually your time is over, PM was speaking about cooperative federalism. Unfortunately, he was talking, if a pin pricks in the feet, हाथ क्या बैठा रहेगा, लेकिन PM का कहना और करने में बहुत फर्क है, sir. He only cares of those double engine governments, and he hardly cares for the single engine government like our sir, state please, of Mamata Banerjee please, government. sir, conclude your speech. Your time is over, sir. For the non-BJP states, agencies are ready, governors are used. Thank you, sir. And thank you. आपका समय खत्म हो गया. Just 1 more minute, madam. 1 more minute. I must give credit to our learned Prime Minister because in reality, the price of everything has gone high. But one thing has definitely gone down that we all must appreciate. That is the life of the common people. The price of life of common people has really gone down. और lastly हम जो बोलेंगे कि बच्चा गली में पूछ रहा है, बच्चा गली में पूछ रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे, ये फैसिस्ट हिटलर बीजेपी. Sir, your time is over. Please conclude your speech, sir. Thank you. R. Girirajan ji. Thank you, madam. You have 4 minutes, sir. Madam, Sir, my sir. party have 5 minutes each, 5 minutes. Thank you, madam, giving this opportunity to speak. In the last 10 years of this government, totally damaged the democracy and the constitution of this country. Now the democracy and constitution are in danger. The government of the center is working only for the capitalists. In the last 9 years, this Modi government did not working for the workers, farmers, employed youth. Our leader, எங்களுடைய தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா, who is representing in this house, he told union government like a onion. Union government, the central government like a onion.
if you are peeling each layer, finally nothing in hand, like central government. The states only the strength of the central government. The central government digging the state governments. Central government did not allow the state governments do their work in the way of appointing governors. Only one example, in 2015, this government has announced the AIMS project. 2015, the project has been announced by this government. Site has been identified 2018. Land has been handed over by the government 2020. For the past 10 years, they have not put the single stone is there. This is the way of this government running the central government. Next, Chennai Metro phase. The state government has sponsored 10,000 crores in the share. Till the 2 years, the central government never shared their equal share. Next, everyone knows, recently the state of Tamil Nadu, especially the coastal district, were devastated by cyclone and floods. Our state government, led by Thalapathy M.K. Stalin, has demanded rupees 37,000 crores for providing relief and restoration of damaged infrastructure, but this government not hear it. The finance minister came and visited, the home minister came and visited, 2 committees estimated, till now they are not giving relief fund to the state government. This is they are treating the states, opposition government states, they are treating like a stepmother treatment. They are doing anything to them. But Prime Minister should realize several things. He is telling this government is doing all things. India is blooming. India is shining. Without states, you cannot shine. Because in our state, we are 50 years Dravidian ideology has been driven by us. For the 50 years, we have developed our state. In 1926, from the beginning of Needhi Kachi, we have done lot of things. Likewise, several states in Andhra, Congress is doing lot of things. In Bihar, like Ramnath Tagore's father, Karpurinath Tagore, has done lot of things. Several states, for the past 60 years, they have done lot of things. Because of that only, this country has been growing. You are telling, we are doing all the things. We are doing all the things. Several years, several thousands of leaders constructed this country. You cannot own this country has been done by us. In Tamil proverb, Urla Kalyano, Marla Sandaram. Like this, government is doing like this. For the past 2012, in Chengalpet, the previous UPA government given permission to do one factory. Sorry, madam, only 1 minute. Sir, your time is over, sir. Then vaccination plant has been established. Nearly 600 crores has been invested. For the past 12 years, this government never took to continue this project. Likewise, this government privatizing everything. In ICF, they are privatizing portion of the area. They are manufacturing Vande Bharat trains. Because of that, this government policy, 10,000 crores will be lost because of Vande Bharat trains in ICF manufacturing unit. Sir, please These conclude. are all, this government has wrong policy. Likewise, this government Sir, please conclude. They are doing women welfare, youth welfare, poor welfare, farmer welfare. Where is the women welfare? This is the only evidence. Bilkis Banu's case. This is the only evidence. National Wrestlers Association, Sakshi Malik, like youth, there is no employment. It is unemployment is going there. Farmer suicide is there. There is no farmer's benefit. Thank you so much, sir. This is the stage of this government. This budget is hopeless budget. All the things, jumla, 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 jumla. Thank you. Thank you. Honorable members,
ये आपका परमिशन अगर हो तो अब्दुल वहाब जी को कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है और वो बाहर जाना चाहते हैं, उनका फ्लाइट है, अगर आपका परमिशन हो तो उनको आगे दे दें। ठीक है, अब्दुल वहाब जी। Yes, thank you very much, members also for giving me a earlier time. And I oppose this bill, not budget, because this is only for 2 months. And I hope that, and I am sure that... You have 3 minutes, sir. Oh, how much? Okay. No problem. Okay, thank you. Yeah. This budget for 2 months, the real budget will be, I hope and I am sure that our government, India will be, and maybe our Khargeji will be the Prime Minister also. So I am asking our ministries, every industry there is R&D, research and development. Our research and development, okay, let us hope. So R&D, research and development, the research now the government and the ministry is doing how to demolish masjids, how to create temples, that sort of research. So I am asking our ministry and ministers to go really for 2 months at least, work hard for the improvement of India. And in her budget speech, no mention about NRIs. Before it used to be. The NRIs, some people became NRIs looting money from India and they are living safely in other European countries. No action is taken to extradite them and money is with them. In that name, so many names that I am not naming so that somebody will feel bad, some surnames. So I am asking the government to get that not black money, our money, to the exchequer. And regarding NRIs, there were lots of soaps before during the time of NDA and UPA. But actually, to be frank, we are exploiting them only. A lot of NRIs are suffering because of the 180 days reduced to 90 days. Now a businessman in Gulf or outside, he cannot stay here more than 90 days. So these sort of laws should be taken back. And I hope that after 2 months, our government will be coming with a corrected budget and a lot of allocation for Manrega and all. Thank you very much, Madam, for allowing me a special time and the ruling treasury benches also. Thank you so much. Dr. M. Thambidurai ji. Madam, I rise to participate on behalf of my ADMK party and my leader, Edapadi Palaniswamy, to say a few words about this budget. Madam, we know that inflation is the first issue which we are facing in the country. The government has to take significant actions to control the inflation. Inflation cannot control only central government. State governments also play a role. But then only that can be controlled. We cannot always blame one side, another side. Because state government, for example of Tamil Nadu, the price, everything increasing, but the state government failed to control the price rise there in their place. For example, for petrol and diesel, they have to reduce the price. Sir, but they promised in the election manifesto, they could not reduce the petrol diesel price in Tamil Nadu. That is the present government failed in that. Regarding the NEET examination, Madam, which education thing was important, but they promised they failed that. For example, Madam, agriculture is the important factor. Our Edapadi Palaniswamy, when he was the Chief Minister of Tamil Nadu, he took a lot of effort to protect the farmers, especially Tanjavur area. Then when the hydrocarbon projects, when the central government wanted to implement, he stopped that and made a legislation. That is the achievement of our ADMK party, Edapadi Palaniswamy. And also, he also long demand, he raised Edapadi Palaniswamy to link the Mahanadi, your area, to Krishna to Kaveri. But there is no any provision fund is provided in that budget. That is the upset for our government, Madam. Regarding that, as far as regarding the railway road projects, as regards the transport and highways in Tamil Nadu, we are not able to get sufficient funds
for the projects which has to be implemented, particularly two road projects, very, very important significance. One is Karur-Coimbatore, 8-lane project, and second is Karur and Trichy lane project. Karur is an industrial area hub for the handlooms, textiles. Coimbatore is a Manchester of South India. It houses more than 25,000 small and medium large industries. Trichy is known for major engineering equipment manufacturing. Hence, this project must be provided for fund is required. And also, Madam, coming to civil aviation, for that no fund is for our Tamil Nadu is not allotted, especially the project. I am appealing in Tamil Nadu, even Tamil Nadu government, Edapadi Palaniswamy, also present government, written the letter to the central government to take up the civil aviation department to have that Udan project, at least in Udan project, Hosur airport has to develop. That has been always, we are insisting. Till now, there is no action is taken. Therefore, Madam, I am requesting the central government to see that in order to help that Tamil Nadu government, particularly my area which I belong to, Krishnagiri district, where that Udan airport has to come. Therefore, I request they have to implement that project. Thank you, sir. This is what I am requesting, sir. Madam, this is just, I am going to conclude. I am not taking much of the time. See, especially when we are preparing budget, we have to see the interest, especially as other members said, due to cyclone thing, Tamil Nadu affected more. That our ADMK party also demanding the central government has come forward to give the relief for the Tamil Nadu government. We have no decision. Therefore, I am requesting the Honorable Finance Minister allocate more funds. At the same time, state government must not take the excuse for the central government not allotted fund. They have the responsibility, Tamil Nadu state government responsibility to see that they have to rescue the people who are affected, because they already put a lot of taxes and property tax, and also on the electricity thing, bill also increased. That kind of they raise, that money can be used. They cannot put excuse only on central government. It's the duty of the Tamil Nadu government to help our affected people, and also the Pongal gift and other things which they failed to give. But Edapadi Palaniswamy 2,500 rupees per Pongal gift, but the government failed. That let them do it also. Thank you very much, Madam. GBL Narasimha Rao ji. GBL Narasimha Rao ji, not present. He said Lachungpa. He said Lachungpa. Dr. D.P. Vats. Dr. D.P. Vats. Time, ma'am? 5 minutes. Okay. Sabhapati ji, thank you very much for allowing me to speak on the Union interim budget. What has already been said, I will speak something other than that. Now, with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, and the whole of nation approach of Sabka Prayas, the budget encompasses a resurgent India, a India forging ahead under the seasoned leadership of Prime Minister. जैसा कि Prime Minister ने बताया कि उनकी 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान एंड यूथ, यानी एक ये कन्वेंशनल कास्ट सिस्टम से चेंज है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि
हम बात तो करते रहते हैं कास्ट सिस्टम की, मगर व्हेन टू हैव ए ब्रेक फ्रॉम इट, उसमें खाप पंचायतों का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी किसी समय जींद में कहा था खाप पंचायतों को नमन और खाप लैंड, और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय भी ताल्लुक रखते हैं उस बैकग्राउंड से। खाप पंचायतों ने कहा कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, समाज की रोटी और बेटी एक करो। एसिमिलेशन जब तक समाज का नहीं होगा, कास्ट सिस्टम हमारे मुल्क को तंग करता रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को सुनाना चाहता हूं। और जो यूथ है उसने कास्ट सिस्टम से बगावत कर दी है। इंटरकास्ट मैरिजेज आर ऑन इंक्रीज नाउ। आई बीइंग ए डिफेंस पर्सन, आई विल like to first speak on defense budget and then of course a bit of health also. डिफेंस का बजट पहली दफा 6 लाख करोड़ से ऊपर गया है, और उसका कारण है, इसमें मैं ऐड करूंगा क्योंकि युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। आई विश के सुनने के लिए दीपेंद्र जी भी होते और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी होते, क्योंकि कुछ सेना के बारे में ऐसी बातें कही जिससे सैनिकों का मनोबल पे फर्क पड़े। ये जो बजट 6 लाख करोड़ से ऊपर यानी 6,21,000 करोड़ फर्स्ट टाइम रेज हुआ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है मुल्क एग्जिस्ट करे और उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज किया, तो मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी कहूँगा, बजट ऐड करूँगा, क्योंकि अब युद्ध स्वरूप चेंज करके कन्वेंशनल वार ऑन दी बॉर्डर से ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जिसमें दोनों फोर्सेस यानी इन्वॉल्व हैं, होम मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्ट्री भी और इवन स्टेट फोर्सेस भी। जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध स्वरूप चेंज कर गया, अब दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है और स्कूल पे भी हो जाता है, फैमिली लाइंस पे भी हो जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें मुस्तैद होना पड़ेगा और हर एक सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेंड आदमी और औरत को हर जगह होना पड़ेगा वॉक ऑफ लाइफ में। इसलिए पहले भी जब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी रेज की गई थी तो फौज के थ्रू रेज की गई थी। अब भी हम 4 साल एक अग्निवीर को ट्रेन करके उसको भेज रहे हैं। एक और भ्रम पैदा किया गया था कि एज इफ ही इज लेफ्ट इन ऑन रोड और लर्च, ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर की 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने उपक्रम हैं उनमें है। और फिर मैंने सिविल चीफ मिनिस्टर्स यानी स्टेट मुख्यमंत्रियों से भी बात की। हमारे खट्टर साहब ने तो ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि हरियाणा का कोई भी अग्निवीर हम अगर वो नौकरी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको नौकरी देंगे। अभी तो मेरा शुरू हुआ है माननीय सभापति जी, और हेल्थ बजट भी मैंने डिस्कस करना है और लास्ट मेरा चांस है। तो इसमें मैं कहूँगा कि पहले तो इस योजना की, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और थ्रेट परसेप्शंस। यानी वर्ल्ड वार 2 में हमारी फ़ौज अंग्रेज़ के नीचे 25 लाख थी, फिर कम करके 7 लाख भी होगी, 7 साल की सर्विस भी हुई। अभी भी ये जो योजना है, चाइना का 28 महीने का होता है, इजराइल का 32 महीने का है, हमने 4 साल का लिया है। और इसकी समीक्षा होगी आए साल, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि 25% अंदर रहें और बाकी बाहर।
ये एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स 50% भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं और 100% भी रिटेन करने पड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेना और स्टेट्स को ख्याल है, अग्निवीरों का भी और बाकी सैनिकों का भी। अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो है वो सैनिक है। बस जी अब कंक्लूड कीजिए। दूसरी बात एक और कहूँगा, विद 143 बिलियन पीपल हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जैसा कि हमने कहा, राम जी का मैसेज हम पूरे संसार में वसुधैव कुटुंबकम में लेना चाहते हैं। हमारे 706 मेडिकल कॉलेजेस, 140 कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऐड हुए। बस जी अब कंक्लूड कीजिए, समय हो गया है। तो हमें मैन पावर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, मैंने हमेशा टाइम पे कंक्लूड किया, मैं अभी भी आपकी सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे लोक हितकारी बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। यह माननीय उपसभापति जी, यह कोई चुनावी बजट नहीं है, यह तो समावेशी विकास को दर्शाने वाला बजट है, यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाला बजट है, यह वुमेन लेड डेवलपमेंट सरकार के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। हमारी सरकार ने इस बजट में भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कार्यक्रम को आगे रखा है। माननीय उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तो हम लगातार 9.5 वर्ष में महिलाओं के प्रति हम लोग देखते रहे हैं, और इसमें मैं बजट पे बोलने से पहले खाली 2 मिनट बोलना, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि बच्चियां पहले हमारे जीवित रहे, उनको जीवन दान दिया और उसको बढ़ावा मिला, उसका रिजल्ट पूरे देश ने देखा है। उज्ज्वला योजना और हर घर जल के नल के द्वारा हमने उनके जीवन को सरल बनाया। जनधन योजना से उनको बैंकिंग से जोड़ा। मुद्रा योजना ने महिलाओं को व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाई। तो आयुष्मान कार्ड ने उनके स्वास्थ्य का देखभाल की अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। माननीय उपसभापति जी, महिलाओं को केवल आर्थिक हिस्सेदारी के साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लाकर इसी लोकतंत्र के मंदिर में हम लोगों ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी। माननीय उपसभापति जी, इसी क्रम को बढ़ाने वाला यह बजट है। इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में नारी शक्ति को मुख्य स्थान दिया गया। महिला दस्ते की टुकड़ी ने 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेकर अपना वर्चस्व दिखाया। एक तरफ जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण के हमने भागीदार बनाया है, वहीं पर अब उद्देश्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये बजट में प्रावधान किया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी। आज नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि मुझे याद है, यहाँ सदन में सब लोगों को अनुभव होगा, गांव में पहले जब एंड्रॉयड मोबाइल आए थे तो लोग छूने भी नहीं देते, अरे देखना चला नहीं पाओगे। आज ड्रोन दीदी में महिलाओं को रखकर प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा उनका सम्मान बढ़ाया है। ये जो मैं एक ड्रोन नमो दीदी से मिली थी तो उसकी बातों से परिलक्षित हुआ। पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन दिया गया। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिला कैडेट को प्रवेश दिया गया। सशस्त्र बलों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया। मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए गए हैं, जिसमें 31 करोड़ से ज़्यादा लोन हमारी महिलाओं को मिला है। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता से जोड़ने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के माध्यम से माँ और शिशु के लिए निःशुल्क जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, इस बजट में आगे जारी रखा गया है। मातृ एवं शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 की व्यवस्था की गई है। और इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे कम से कम 50 आंगनबाड़ी में जाने का अनुभव मिला है पोषण बल वाले कार्यक्रम में, तो मैंने देखा इसमें कितनी ज़्यादा कार्यकुशलता आई है। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को
आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मैं उन उप सभापति जी बताती हूँ, ये बड़ा अजीब लगता था कि जो आयुष्मान कार्ड बांट रहा था उसके पास नहीं था। आज महिलाओं की चिंता की है तो मोदी जी ने किया है। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को मुफ्त दिया जाएगा और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए नया यू विन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयास को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा। माननीय उपसभापति जी, जहां हम एक तरफ चांद पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने छोटे स्तर के किसानों की भी सरकार लगातार चिंता कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। देश में पहली बार 10 करोड़ छोटे किसानों को कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को उनके खाते में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है। इसके लिए कोई जागरूकता सभापति जी पहले कभी थी नहीं, लेकिन अब उसका उनको रिटर्न भी मिला। 1.5 लाख करोड़ रुपए उनको क्लेम भी मिला। पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। जी, just एक सेकेंड। Honorable members, now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for today. Thank you. Continue. 6 बजे के बाद जब तक ये आज के लिस्टेड सब्जेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक हाउस से स्पेशल मिनिस्टर लिया जाएगा। कंटिन्यू। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है, जिसके बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम उनको मिला है। इस योजना के बारे में माननीय उपसभापति जी बहुत अवेयरनेस कम थी, लेकिन ये लगातार अब बढ़ा है। पहली बार देश में कृषि निर्यात की नीति अपनाई गई। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। कृषि में रुचि तो हमारी इसी बात से दिखती है, पहले सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं, लेकिन गांव में जहां सरकारी सहकारी समितियां नहीं थी वहां पे 2 लाख हमने समितियां भी बनाई हैं। आज मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप आज मत्स्य उत्पादन में पिछले 10 सालों में जहां केवल 95 लाख मीट्रिक टन से ही था, आज वो बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगुना हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए यानी दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का भी सृजन इससे हो रहा है। माननीय उपसभापति जी, किसानों की चिंता में जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान दिया है। और उसी का लक्ष्य है कि उसी का परिणाम है कि आज किसानों की स्थिति देश में इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पे आ रही है। बस मैं 2 मिनट लूँगी माननीय उपसभापति जी। अगर भारत की आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो विकसित भारत की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां आज हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 तक हो गई है। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भारत को पहली बार नमो भारत अमृत भारत ट्रेन मिली है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बैंकों का NPA जहां पहले डबल डिजिट में था, आज केवल 4% है। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अभियान आज हमारी ताकत बन चुके हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। आज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। आज 39 से ज़्यादा रूट में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मेट्रो ट्रेन सिर्फ 5 शहरों तक सीमित नहीं है, अब यह 20 शहरों तक पहुंच गई है। माननीय उपसभापति जी, यह जो बजट है ये 4 स्तंभ, बस एक लाइन बोल के लास्ट ही लाइन चल रही है। माननीय उपसभापति जी, अभी मैं कई लोगों को सुन भी रही थी, कास्ट में भी आपने अच्छे से बात किया है, लेकिन इस बजट में जो 4 कास्ट की बात माननीय मोदी जी हर जगह कर रहे हैं उसी को लेके पूरा बनाया गया है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। आज अगर देश को हम अमृत काल में हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो ये बजट इन्हीं 4 शक्तियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यह बजट जो है, जब इन युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, जब हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, जैसे ही और आगे बढ़ेंगे हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। हमारी जो इच्छाएं हैं, एक तो हमारा पंडित दीनदयाल जी की इच्छा मतलब रही है कि आधारभूत सुविधाएं सभी को मिले, ये बजट उसी को परिष्कृत करता है। मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री अजीत कुमार भुयान जी। अजीत कुमार भुयान जी, नॉट प्रेजेंट। श्री रामचंद्र जांगरा जी। उपसभापति जी, ये बजट जब प्रस्तुत किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, अगले दिन बहुत से अखबारों की हम संपादकीय पढ़ रहे थे और हर संपादकीय में एक टिप्पणी थी कि देश में पहली बार चुनाव की पूर्व संध्या के ऊपर चुनावी बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि देश के भविष्य की रूपरेखा इसके अंदर निश्चित की गई है कि आने वाले 24 सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर 2047 तक भारत की स्थिति क्या होगी, उस लक्ष्य को सामने रख के ये बजट बनाया गया है, उस लक्ष्य को सामने रख के बजट प्रस्तुत किया गया है। और हर संपादकीय में माननीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया गया था कि चुनाव पूर्व जब भी कोई बजट प्रस्तुत होता है तो आमतौर पर लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं और खास तौर पर मुफ्त की कल्चर डिक्लेयर की जाती है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे। लेकिन उन सब लोक लुभावनी बातों को दरकिनार करके कि हम भारत का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को रखा गया है, इस बजट को बनाया गया है। और इसके बाद के लिए पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी और माननीय वित्त मंत्री जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैसे 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि आने वाला समय हमारा अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए है। इसलिए ये जो काल है ये हमारा कर्तव्य काल है और इस कर्तव्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि वी कमिट आवरसेल्फ टू नेशनल डेवलपमेंट विद न्यू इंस्पिरेशंस, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू रेजोल्यूशंस एज द कंट्री ओपन अप इमेंस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज आवर कर्तव्य काल। और इसी लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी हैं, आंकड़ों के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि समय भी थोड़ा सा लिमिटेड सा है। एक बात मैं कहता हूं कि किसान की बात तो कही गई है, लेकिन खेती के साथ साथ खेती की किस्में और बहुत होती हैं। जैसे कोई मछली पालन करता है तो उसके लिए वो खेती है, कोई पशुपालन करता है तो उसकी वो खेती है, कोई कुम्हार अगर मटका बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई लोहार अगर लोहे के उपकरण बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई बढ़ा अगर लकड़ी की चीज़ें बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई खिलौना बनाने वाला खिलौने बनाना तो उसकी वो खेती है, कोई कश्ती बनाने वाला कश्ती बनाता है तो उसकी भी वो खेती है, अगर कोई मछली पकड़ने के जाल बनाता है उसकी भी वो खेती है, कोई कपड़ा सिलता है उसकी भी वो खेती है। यानी इस बजट के अंदर किसान के साथ साथ
जो किसान के खेती के अन्य स्वरूप हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना की चर्चा हमारे सदस्यों ने की है। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी उस बात को कह रहे थे कि 13,000 करोड़ की घोषणा तो ये अब की बार है। भविष्य के अंदर ये 9 लाख करोड़ तक का बजट, जो गांव का आम ग्रामीण काश्तकार है, जिसकी कोई सुरक्षा ही नहीं थी, नौकरी उसको मिलती नहीं थी, शिक्षा उसके लिए उपलब्ध थी नहीं, उसके ग्रामीण जो कारीगर का काम धंधे थे वो मशीनी युग की भेंट चढ़ गए थे, उनकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी योजना इस बजट के अंदर की गई है, ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो आई है। तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार इस बजट को हम ये ना देखें कि चुनाव में हम कैसे वोट प्राप्त करें, उनको कैसे लुभावनी करें, हम ये देखें कि भारत का स्वरूप आने वाले भविष्य के अंदर क्या होगा। इसके अंदर कुछ और बातें जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी संगीता यादव जी एक बात कह रही थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसके बाद माननीय अटल बिहारी जी ने उसके साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ा और अब की बार अनुसंधान का नारा जोड़ा जो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के अच्छे स्वरूप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जरूरी है। और भारत में एक फिगर बड़ा शुभ माना जाता है, हम कोई शगुन देते हैं तो 11 रुपये देते हैं, 21 रुपये देते हैं, 101 रुपये देते हैं, 111 रुपये देते हैं। तो भारत के आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये एक गजब का एक राशि डिक्लेयर की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी देश में रेलों की सुविधा कितनी है, हवाई जहाज की सुविधा कितनी है, सड़कों की सुविधा कितनी है, देश में शिक्षा का स्तर क्या है, देश में चिकित्सा का स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, और अगर शिक्षा दी जा रही है तो वो देश की संस्कृति के अनुकूल दी जा रही है, नहीं जा रही है। क्योंकि अंग्रेजियत के भेंट हमारा बहुत कुछ चढ़ गया। मैं तो हिंदी राजभाषा समिति का कन्वीनर हूँ, फर्स्ट कमेटी का। मान्यवर, इस अंग्रेजी के कारण हमारा गणित चला गया, किसी को पहाड़ा याद नहीं, किसी को पूछ लो कैलकुलेटर उठाएगा, 16 निमा बताए नहीं गए कितना होता है, 18 अठे 144 होते हैं, 19 निमा 171 होते हैं, कोई नहीं बताएगा, कैलकुलेटर उठाएगा और कैलकुलेटर में अगर वायरस होगा तो संख्या भी गलत बताएगा। हमारा गणित गया। आज के बच्चों को संबंधों का नहीं पता कि चाची कौन है, मामी कौन है, फूफी कौन है, ताई कौन, सारी आंटी हैं, सारे अंकल हैं, सब कुछ अंग्रेजियत के भेंट चढ़ गया। जो नई शिक्षा नीति में संस्कारों का जो समावेश किया गया और संस्कारों के साथ साथ शिक्षा को वोकेशनल बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात इस बजट के अंदर रखी गई है। मान्यवर, आपने समय दिया, क्योंकि समय छोटा है। वैसे तो हमारा हरियाणा के ऊपर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रहम करेंगे 2 मिनट का, वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अपने हुड्डा जी यहाँ पर कुछ बात कह के गए हैं कि हरियाणा की उन बातों का जिक्र बजट में नहीं आया, लेकिन वो एक सदन को गुमराह करने की बात है। वो कहते हैं कि हमने रेलवे के कोच फैक्ट्री के लिए प्रस्ताव किया था। भाई प्रस्ताव किया था, जमीन कहाँ एक्वायर की गई थी, बजट कहाँ निर्धारित किया गया था। वो कहते हैं हमने एम्स के लिए वो प्रस्ताव किया था, महम के अंदर, मैं महम का रहने वाला हूँ, वो कहते हैं महम के लिए हमने एयरपोर्ट प्रस्तावित किया था। भाई एक पैसा आपने बजट में निर्धारित नहीं किया, 1 गज जमीन आपने एक्वायर नहीं की, फिर सदन को गुमराह करने की क्या जरूरत है। एयरपोर्ट हमारी सरकार बना रही है। उस समय मान्यवर 1 मिनट, CLU भी एक उद्योग था, नौकरी भी एक उद्योग था, ट्रांसफर भी एक उद्योग था। और आज माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो हरियाणा चल रहा है, कल 20,000 बच्चों की ग्रुप C की नौकरी डिक्लेयर हुई है। ऐसे ऐसे गरीबों के बच्चे जिनकी कोई सिफारिश नहीं, कोई उनके पास पैसा देने के लिए, इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, चाहे वो स्थानांतरण की ट्रांसफर की पॉलिसी है, चाहे नौकरियों की पॉलिसी है, और CLU अपनी जमीन का रिकॉर्ड डालो, अपनी मलकियत का प्रूफ दो और फीस जमा करवाओ और ऑनलाइन कर दो, अगले आपके घर में CLU आ जाएगी। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा था, यहाँ सदन को गुमराह करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और इस बजट का समर्थन करता हूँ। नेक्स्ट स्पीकर श्री सुजीत कुमार जी। थैंक यू सर। सर, Honorable Finance Minister, in her interim budget, she focused largely on continuity, on maintaining the macroeconomic stability, and on maintaining the growth momentum of our country
we all are aware that we are close to a $4 trillion economy now. In a couple of years, we will reach to become a $5 trillion economy. And by 2030, the expectation is that we will become a $7 trillion economy. And by 2047, we will become a Vikasit Bharat, developed India. So this budget, this interim budget, largely focuses on continuity and maintaining our growth momentum. And for this, I commend the Honorable Finance Minister. I'll definitely compliment her for many positives in the budget. To start with, what my previous speaker, Jhangraji and Sangeeta Yadavji spoke about, Jai Jawan, Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan. And this August House also passed the National Research Foundation Bill, I think in the month of August. Sir, I have been speaking time and again in this House on the need to spend more on research. As a nation, we spend only 0.7% of our GDP on research. Comparable numbers, Israel 4.8, US 3.5, South Korea some 3.2 odd, China 2.5. How are we ever going to become a Vishwaguru or a Vikasit Bharat unless we spend more on research? So I'll start with complimenting and really thanking the Finance Minister for focusing on research in her interim budget by announcing a 1 lakh crore fund for research, particularly on emerging technologies. Secondly, sir, I will also thank her for her focus on green growth. Sir, we have articulated our goal of becoming net zero by 2070. Prime Minister has many times spoken of his desire to have 50% of our energy needs through green sources by 2030, which is roughly equivalent to 500 gigawatt of energy. But, sir, this pronouncement can only become reality if we walk the talk, and which I think the Finance Minister has done in the budget. Sir, by announcing rooftop solarization for 1 crore households, 1 crore households, I repeat, will have rooftop, and not only will this make the electricity bills zero probably, but also the households might earn some money by selling the excess electricity generated to the grid. So this is a very commendable announcement. Mandatory blending of CBG, compressed biogas, with CNG, similar to the blending of ethanol with petrol. I think, sir, this is again going to take us to the green growth leadership position, and also the viability gap funding for offshore wind projects. Sir, there are many others, but because of paucity of time, I'll just stick to these 2 or 3 provisions which he has announced with regards to green growth. Sir, infra. Sir, we all know that we had pathetic infrastructure, whether it's road infrastructure, whether it's port infrastructure, whether it's highways or airport. But of late, we have been focusing a lot on infrastructure. In fact, I would say, sir, I would go to the extent of saying that today, many of our airports, many of our highways are better than the best in the world. And by announcing 10 lakh crore in the BE of 23-24, the government proclaimed its focus on infrastructure. And in the interim budget, the government has gone a step further by announcing an 11% hike. 11 lakh crore, is slightly more than 11 lakh crore on infrastructure. And sir, we will all agree that spend on infrastructure has multiplier effect. It creates jobs. It leads to the economic development of the region where the infrastructure comes up. It creates more investment downstream industries. So this is certainly welcome move, sir. Sir, fiscal prudence. Sir, because of COVID, our fiscal deficit had definitely gone beyond the FRBM mandate. But sir, see, the Honorable Finance Minister has laid out a roadmap to reach fiscal prudence, 5.1% of our GDP this year and 4.5% of the GDP by 25-26, which I think is really good. I'm glad that there was no populist announcement, but that roadmap to fiscal prudence was certainly there in the budget. Sir, I am a great votary of startups. I have the highest regards for entrepreneurs and startups because they are the ones who create jobs for the country. They are the ones who create wealth for the nation. And in a interim budget speech, the Finance Minister also has taken care of startups by extending the tax exemption for startups by 1 year. So the tax exemption, which was supposed to end on 31st of March 2024, is now extended up to 31st of March 2025. Sir,
Lakpati did this. Sir, the PM has often spoken about the four castes, Gyan, Garib, Yuva, Annadata, and Nari. So Nari Shakti, sir, was on display when we passed the Women Reservation Bill. Sir, when we landed on the moon, on the South Pole, the place where it landed is called Shiv Shakti. So now Nari Shakti, sir, 50% of population, they need to be taken care of. And sir, by focusing on the Lakpati did this. So the target was 1 crore previously. Now that target has been enhanced to 3 crores. So 3 crore Lakpati did this. This is a massive, massive capacity building and massive, massive resource for our country. So that focus on Nari Shakti is certainly there in the interim budget, for which I'll comment here. Sir, the saturation approach. Previously, the focus was more on the outlays. So many 1,000 crores have been allocated to this department. So many crores have been allocated to this ministry. Now the focus is less on outlays, but more on outcomes, which I think is the way to go. So that saturation approach, which is really bringing social justice, which is really bringing geographical inclusion, social inclusion to the nation. I think that approach is there in the interim budget. And again, I'll commend her for that. Sir, I'm happy that no tax enhancement has been made, direct tax enhancement, which I think is good. Sir, GST, I have one concern regarding GST. Sir, MSMEs, again, when I say startups and entrepreneurs, that extends to MSMEs. MSMEs create jobs for our country. It's not the big conglomerates, big enterprises that create jobs. It's the small MSMEs, small entrepreneurs working in rural India, working in small town India, that create jobs for our nation. Sir, today, the exemption for filing GST for an MSME is 20 lakh. Sir, what is 20 lakh? Just imagine if you do 2 or 3 business sell, you might hit that target. Sir, I would request the Honorable Finance Minister to enhance that exemption limit of GST filing to at least 2 lakh crore. That will help thousands and lakhs of our MSMEs, sir. Sir, I demand, this is my demand. So, sir, MSMEs, I think, need more protection. MSMEs, I need more support. This is not an unreasonable demand, sir. I certainly think that the government should consider this demand, given that, we are talking of supporting MSMEs, and they are the ones who create job and wealth for the country. Sir, the defense. Sir, there has been a marginal decrease in the defense budget, in the interim budget, compared to the B of last year. Sir, Parliamentary Standing Committee has time and again recommended that we should spend 3% of our GDP on defense. Sir, we are still spending about 2% of our GDP, particularly when we have 2 hostile nations, and particularly when China is so hostile and belligerent, we need to focus more on defense. Sir, give me 2 more minutes, sir. I'll just conclude. Sir, education, sir. Sir, even in the budget announcement, budget speech of 23-24, when the Honorable Finance Minister articulated 7 Saptarishis, she called 7 Saptarishis. Education, to my shock and my sadness, was not one of the Saptarishis. Sir, education is the foundation of a nation. If we don't focus on education, how can we claim to become a Vishwaguru? Sir, way back in the 1960s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. Sir, we are nowhere close to that. I'll wrap up, sir. Sir, another, sir, very sad thing which I would like to note is that there has been a 7.5% reduction from the revised estimate of 23-24 in this interim budget. 7.5% reduction in the budget outlay for education. Sir, this is not the way to go. If you want to conclude. Sir, I'll conclude. Sir, certainly this is not the way to go. Sir, education, I don't care whether the money is drawn from some other sources, but education needs the focus it deserves. And I really urge the Finance Minister, Honorable Finance Minister, that reduction in the outlay for education will be corrected. Sir, lastly, sir, this focus on tourism, sir. There was a focus on tourism, infrastructure, amenities. Sir, there are many good tourist sites in Odisha. Sir, we have been demanding time and again that at least
two tourist sites from Odisha, the iconic Konark Temple, which is a UNESCO World Heritage Site, sir, the Jagannath Temple in Puri, the heritage city of Bhubaneswar, they should be included in the heritage site. Sir, she spoke so much about focus on tourism, but I'm sorry that these iconic sites in Odisha are not included as iconic sites, so this may be considered. Thank you, sir. Next speaker is Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes. आपने मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से बजट इंटरिम बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर, जब भी कोई बजट आता है हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारी जनता को उम्मीदें, अपेक्षाएं जागती हैं और 1 फरवरी का वो इंतज़ार करते हैं। वो इस उम्मीद से कि शायद माननीय वित्त मंत्री अपने पिटारे में से कुछ सौगात इस वर्ष हमें ज़रूर देंगे। मैं जब इस वर्ष का भाषण सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश्क रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर, जब हम छोटे थे गांव में डाकिया आता था जिसका काम था एक चिट्ठी देना। उस चिट्ठी में भावनाएं होती थी, लोग अपना सुख दुख साझा करते थे, अपनी उम्मीदों के बारे में बताते थे। तो आज मैं वैसे ही एक सांसद नहीं, एक डाकिये की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और अपने माननीय मित्र मंत्री जी के सामने समाज के उस वर्ग की चिट्ठी या फरियाद को लेकर आया हूँ जो इस उम्मीद के साथ कि हमारा कुछ होगा सरकार की तरफ देख रहे हैं। मेरी जो सबसे पहली चिट्ठी है वो है मेरे देश के किसान भाइयों की, हमारे अन्नदाता की। वो इस उम्मीद में थे कि मेरी आय दुगनी होगी। किसान पूछता है, क्या बजट हमारी खेती की लागत को कम करेगा? क्या महंगाई के हिसाब से हमारी फसल की कीमत निर्धारित होगी? क्या जो मेरे पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है वो कम होगा? सर, सरकार कहती है कि एमएसपी डबल कर दिया गया है, लेकिन हम जब आंकड़े देखते हैं तो 2003 से 2013 तक हर वर्ष 8 से 9% एमएसपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2013 से 2024 तक यह सिर्फ 5% है। अगर हम बजट एलोकेशन को देखें तो संबंधित किसान से संबंधित योजनाओं में बजट को कम कर दिया गया, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछले वर्ष 1,90,000 करोड़ थी वो कम करके 1,60,000 करोड़ कर दी गई है। फूड सब्सिडी जो 2,10,000 करोड़ थी उसे कम करके 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। सर, बजट में ये पेपर देख रहा था मैं कि पिछले 5 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ का अनयूज्ड बजट वापस कर दिया गया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ हम किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं और जो बजट एलोकेशन है उसको स्पेंड नहीं कर पाते किसानों के भलाई के लिए। सर, जो मेरी दूसरी चिट्ठी है वो हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों और लघु उद्योग की तरफ से आई है, जो कि शहरों और गांव में एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सर, वो पूछते हैं वित्त मंत्री जी से कि हमसे भी पूछ लो कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। बजट में हमारे लिए कुछ लागत कम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। वो दुकानदार ये भी कहता है कि आपने आशा और आंगनवाड़ी भाइयों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, प्लीज़ मुझे भी इसमें कंसीडर कर लो, कृपया मुझे भी देख लो और मुझे भी उसमें लाभ दे दो। मुझे सर आश्चर्य है एमएसएमई सेक्टर जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी का 30% हिस्सा है, उसे अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभों में शामिल नहीं किया गया। तो मेरी निवेदन होगा इसको दोबारा देखा जाए। सर, मेरी तीसरी चिट्ठी मिडिल क्लास से आई है और वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर की है। मिडिल क्लास भाषण में उस क्षण का इंतज़ार करता है कि वित्त मंत्री जी शायद कुछ इनकम टैक्स कम कर दें, पर उसको निराशा ही हाथ लगी है। हम कहते हैं सर 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, पर सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, इतनी सेविंग करो, इतना ये करो, इतना ये करो, सीधा 7 लाख नहीं है। और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, तो
वो ऑटोमेटिकली जो बढ़नी चाहिए स्लैब वो भी नहीं बढ़ाई जा रही है। सर, मेरी चौथी चिट्ठी आ रही है एक युवा से जो माननीय मंत्री जी के हिसाब से अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। उस युवा की चिट्ठी है जो मास लेआउट में बेरोजगार हो गया है। वो कहता है जो मेरी नौकरी मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने जैसे तैसे लोन लेके बीटेक किया, नौकरी चली गई, मैं तो बीटेक का लोन भी वापस नहीं कर पाऊंगा। सर, यूथ के लिए हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 1 लाख हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। पर सर हम ये नहीं देखते कि कितने स्टार्टअप बंद हुए हैं। 2022 में 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप बंद हो गए। उसमें सर जो लोगों ने पैसा लगाया, कर्जा लेके, उनका क्या हो रहा है, उसके बारे में हम कहीं भी कोई बात नहीं करते हैं। सर, अब मैं थोड़ी सी बात इकोनॉमी पे करना चाहूँगा। हम भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, बहुत खुशी है हम सबको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे पुरानी पिक्चरों का हम लोगों को शौक है, मूवीज़ का, तो राज कपूर जी का एक गाना याद आता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सर, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन सर चीन से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। 2023 में 14% इंपोर्ट चीन से बढ़ी है। तो भारत सरकार क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाती कि उस इंपोर्ट को कम किया जाए। सर, हम बात करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम दोगुनी हो गई है, मुबारकबाद। लेकिन सर हम ये नहीं देखते कि हम दुनिया के 195 इकोनॉमी में से 143 इकोनॉमी पे हैं, हम इतना पीछे हैं आज भी। सर, हम बात करते हैं कि जीएसटी की कलेक्शन बढ़ गई, पर सर उसके पीछे हम ये नहीं देखते कितने % टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है और कितनी नई आइटम्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और कितना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है। उसको अलग करके फिर बताएं कि जीएसटी का कितना रेवेन्यू बढ़ा है। सर, हम 40 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए, हम वो बात करते हैं। पर सर गरीबी की परिभाषा क्या है? 32 रुपये प्रतिदिन एक गांव में और 47 रुपये प्रतिदिन अर्बन शहरों में। सर कितनी पुरानी डेफिनेशन जिसको हम लेके बैठे हैं, इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं कर रहे, गरीब तो बढ़ते जा रहे हैं। सर, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट की बात की, बताया कि सरकार इस बार तकरीबन 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। तो सर वही एक पुराना शेर याद आता है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। वो पैसा कहाँ से आएगा? नोट छाप के आएगा तो आगे महंगाई बढ़ेगी। सर, हमारी एक्सटर्नल, चलो उसको मैं मिस करता हूँ। सर ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, और मैं चाहूँगा अपनी पार्टी की तरफ से कि हम मिलके सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हमारी यदि हम कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद लीजिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। और सर मैं अंत में अपने माननीय हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता के साथ इसको बंद करना चाहूँगा अपनी बात को। बधाएं आती हैं आएँ, बधाएं आती हैं आएँ, घिरे परले की गोर घटाएं, घिरे परले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद महोदय। Next speaker, Sri Hise Lachungpa, is absent. Next speaker, Sri Ravindra Kumar ji, absent. Sri S.T. Devgowda ji, absent. Sri B. Lingaya Jadhav ji.
స్పీకర్ సార్, ఈ మధ్యంతర బడ్జెట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ 47,66,000 కోట్లు, 47.66 కోట్ల బడ్జెట్ ఇది. ఈ బడ్జెట్లో పేద వర్గాలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బలహీన వర్గాలకు ఈ బడ్జెట్ మేలు కలిగేటువంటి విధంగా లేదు సార్. కేవలం సంపన్న వర్గాలకే మేలు జరిగేటువంటి విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉన్నది. ఈ బడ్జెట్ ఈ ప్రభుత్వం పొగడ్తలకే ఇది పనికొచ్చిందనే విధంగా ఉంది. ఇది ఎన్నికల బడ్జెట్. ఇది వాస్తవ పరిస్థితులకు దూరంగా ఉన్నది సార్. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను ఈ బడ్జెట్లో మోసం చేసింది. ఇది అంకెల గారడిగా ఉంది. ఇది ప్రభుత్వానికి వీడుకోలు బడ్జెట్గా ఉన్నది. ఇది మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చుల కోసం అప్పులు చేసేటువంటి పరిస్థితి బడ్జెట్లో కనబడుతుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గినా పెరిగినాయని చెప్పేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. ప్రత్యక్ష పరోక్ష పన్నుల్లో ఏమి మార్పు లేదు. ఎగుమతి దిగుమతుల సుంకాల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పు లేదు సార్. ఇంత పెద్ద దేశంలో 70% ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేటువంటి భారతదేశంలో వ్యవసాయానికి కేవలం 1,27,00,000 బడ్జెట్లో కేటాయించడం చాలా బాధాకరం. ఇది రైతులకు అన్యాయం చేసేటువంటి విధంగా ఉంది. మరి ఈ దేశంలో ధరల పెరుగుదలను ఆపలేకపోయింది ఈ ప్రభుత్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తుందే తప్ప రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి నిధులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణకు గత 5-10 సంవత్సరాలుగా విభజన హామీలు కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. అట్లే ఈరోజు ఈ బడ్జెట్ ముఖ్యంగా గ్రామీణ అభివృద్ధిని కూడా నిర్లక్ష్యం చేసింది. 75% ప్రజలు నివసించేటువంటి గ్రామీణ రంగానికి కూడా నిధులు కేటాయించలేదు. మరి ఇంకా తెలంగాణ చిన్న చూపు చూసింది. అయినా మా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా అనేక సార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసినా పట్టించుకోలేదు. రాష్ట్రమే సొంత నిధులతోటి మరి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరి తెలంగాణలో పెట్టి దేశానికి రోల్ మోడల్గా ఉన్న సార్. ముఖ్యంగా మా డిమాండ్ ఏంటంటే దేశ సమగ్ర అభివృద్ధి జరగాలంటే అన్ని వర్గాలకు కూడా మరి న్యాయం జరగాలి. వెనుకబడ్డ వర్గాలకు, నిరుద్యోగులకు, యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలి. ముఖ్యంగా బీసీలకు జనగణన జరపాలని చెప్పి అంటే ఇప్పటివరకు కూడా జరపలేదు. ఈ ప్రభుత్వం ఒక మినిస్ట్రీని కూడా ఓబీసీలకు ఇవ్వలేదు సార్. అందుకనే తెలంగాణకి ఇచ్చేటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్కి ఇచ్చేటువంటి నిధులు కూడా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ ఇవ్వటం, నాన్ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు తక్కువ నిధులు ఇచ్చారు సార్. కేవలం తెలంగాణకు 2.10% ఇచ్చారు, యూపీకి 18% ఇచ్చారు, మరి బీహార్కు 11% ఇచ్చారు, ఎంపీకి 8%, మహారాష్ట్ర 6%. అదే వేరే రాష్ట్రాలకు ఆ రకంగా ఇవ్వలేదు. కాబట్టి దేశాన్ని అంతా కూడా సమంగా చూసేటువంటి విధంగా ఉండాలని చెప్పి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన మీకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. नेक्स्ट स्पीकर इज सीमा द्विवेदी, नहीं है. श्री विजयपाल सिंह तोमर जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं ये 23-24 का जो अंतरिम बजट है माननीय महोदय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ. ये बजट वास्तव में लोक लुभावन बजट नहीं है. ये बजट जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि 27 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 47 तक इस अमृतकाल में भारतवर्ष को विकसित देश बनाना है, उसका एक आधार तैयार करने वाला बजट है महोदय. इस बजट में और इससे पहले वर्षों के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है. इस बजट में अभी 11,11,11 करोड़ रखा है जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ा है. तो लेकिन इसके पहले जो जीडीपी का 3.4% है, यूपीए के टाइम में 2,57,641 करोड़ था. अंतर ये है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा
तो जो 4 वर्ग बताए हैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, उनके लिए आधार तैयार करने के लिए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी। और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपनी सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भी भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 छमाही का 7.6% था, जबकि चाइना भी 4.6%, अमेरिका भी हमसे पीछे है। तो इसलिए विषम परिस्थितियों में जब तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हों, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जबकि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 10 वर्षों में महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं विपक्ष के लोग, मैं कहता हूँ 10 वर्षों में महंगाई दर डबल डिजिट थी इनके टाइम में, यूपीए के टाइम में। एनडीए के टाइम में 5% से ऊपर नहीं गई है। तो इस तरह से दुनिया में भारत का गर्व से बढ़ रहा है और हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आगे हैं। महोदय, गरीब 4 करोड़ महिलाओं को यदि 4 करोड़ आवास मिले हैं तो 68.9% महिलाओं के नाम है। यदि मुद्रा बैंक से ऋण मिला है तो 58% से ऊपर महिलाओं के नाम मिला है। महिलाओं की चिंता करने का काम किया है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को इज्जत घर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता था, उनकी इज्जत का सवाल था। पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की, बात बहुत करते थे। और इसी तरह से 11 करोड़ से करीब 53 करोड़ को कवर करती है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश का कोई भी गरीब ऐसा ना हो जिसके सिर पे छत ना हो, उसमें गैस का सिलेंडर ना हो, उसमें इज्जत घर बना हुआ ना हो और उसमें रहने वाला गरीब बीमारी में मर ना जाए। इसलिए आयुष्मान भारत योजना का कवर दिया गया है। करीब 10 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो एक गरीब की चिंता करने का काम, जो दीनदयाल जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम आम आदमी की आमदनी दोगुनी हुई है पिछले 10 वर्षों में। यानी कि एक सालाना हमारे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आगे हैं। 1,97,000 सालाना है एक आदमी की। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक विश्वविद्यालयों का सवाल है, यूपीए के टाइम में मोदी जी की सरकार के आने से पहले 723 थे, आज 1113 बढ़े हैं। इसी तरह से डिग्री कॉलेजों की संख्या 5,298 थी, आज 43,746 है। 225 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, एम्स थे, आज 23 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। 7 नए IIM, 7 नए IIT, 225 नए मेडिकल कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे आप ये देखेंगे कि रोजगार के अवसर तो इनसे ही निकलेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सड़क परिवहन मंत्रालय है, कितना बजट था इनके टाइम में? यूपीए के टाइम का आखिरी साल का बजट 34,000 करोड़ था। हमारी सरकार का पिछले साल का बजट जो था 2,70,435 करोड़ था। जितना ये एक दिन में बनाते थे उससे 2 गुनी सड़क हमारी सरकार बना रही थी, 2 गुनी सड़क। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क रोड्स का भारत में है। तो क्यों है? क्योंकि पैसा खर्च किया जा रहा है। उनके टाइम में तो कहते, अभी तो मेरा शुरू ही हुआ है, ये तो आखिरी है, तो मुझे धन्यवाद। तो महोदय, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इन्होंने सड़कों का, मैंने बताया आपको कि सड़कों के टाइम में क्या हुआ है, भूतल परिवहन मंत्रालय का। इन्होंने चाहे वो रेल का मामला हो, 2014 तक रेलवे के 21,000
413 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, आज वो बढ़ के तोमर जी 58,424 किलोमीटर। कंक्लूड कीजिए, टाइम कंक्लूड कर 2 मिनट में 1 मिनट कंक्लूड कर दीजिए। टाइम 5 मिनट भी नहीं था क्या मेरा? 6 मिनट हो चुका है। नहीं 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 नहीं, गलत देख लिया आपने सर। बोलिए जल्दी कर। मैं सर ये बताना चाहता था, मैं अपने उस पर आना चाहता हूँ। चाहे युवाओं का मामला हो, स्टार्टअप की संख्या सैकड़ों में थी, आज 1 लाख से ऊपर है। चाहे महिलाओं का मामला हो, महिलाओं को कमीशन में देने का काम किया है। महिलाओं के लिए 27 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड देने का काम किया है, 1 रुपये का सैनिटरी पैड। और महिलाओं को हमने, इसी सरकार ने महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम पास करने का काम किया है। किसानों के बाद में जरूर कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने जो इतना काम किया है, बजट इनके टाइम में जो 5 साल का बजट था 23,000 करोड़ का था और 9-10 का तो कुल 12,000 करोड़ का था। हमारे टाइम का पिछले साल का बजट 1,25,000 करोड़ का है। एक इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद के दाम बढ़े, फर्टिलाइजर्स के दाम यूक्रेन रसिया के वार के बाद, एक डीएपी के बैग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 4,070, हमारे किसान को मिल रहा है 1,366 का। से 2,700 रुपये कौन दे रहे हैं? मोदी जी की सरकार दे रही है। एक यूरिया के एक बैग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2,450 से लगा के 3,000 तक है। एवरेज बता दिया मैंने 2,450, लेकिन हमारे किसान को 260 का मिल रहा है। शेष पैसा कहाँ से आ रहा? मोदी जी की सरकार दे रही है। एनपीके और एमओपी भी जो 3200 और 27 को थे, वो 1,300 और 1,700 को मिल रहे हैं। शेष पैसा सरकार दे रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि के दे दिए गए हैं। लागत का 1.5 गुना देने का काम कर रहे हैं। नाथ आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, क्यों नहीं लागू की? मोदी जी की सरकार का इंतजार था, मोदी जी की सरकार ने आते लागू कर दी। हमने खरीदारी कई गुना बढ़ाई है, एमएसपी की खरीदारी, और लागत का 1.5 गुना देने का काम भी किया है। किसान को समृद्धशाली बनाने का काम भी हमने किया है। युवाओं की चिंता करने का काम भी किया है, महिलाओं की चिंता करने का काम भी किया है, गरीब की चिंता करने का काम किया है। और मोदी जी का संकल्प है कि देश को फिर से हम 27 तक तीसरी बड़ी शक्ति, आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और 45 अमृत काल में ये विकसित भारत होगा, फिर से विश्वगुरु बनेगा। जो विश्वगुरु था 2017 तक भी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% था, और इनके 50 साल के कार्यकाल के खराब निर्णयों के कारण जब मोदी जी है उसके बाद 3% से कम रह गया। कौन जिम्मेवार है? ये जिम्मेवार हैं अपनी सरकार ने इसको बढ़ाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक दुनिया में चंद्रयान का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत का मामला हो, 4,100 से अधिक आइटम्स सेना के बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, आज वो इंपोर्ट नहीं किए जा रहे। आज हमने 16,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करने का काम किया है, यही बनाए जा रहे हैं। तोमर जी, हर क्षेत्र में एक अद्वितीय काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से आगे भी भारी बहुमत से विपक्ष फिर गच्चा खाएगा, कहीं पता नहीं पाएगा। निश्चित बता रहा हूं, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी एब्सेंट। श्री पवित्र जी, after that. Vice Chairman sir, I know that you were a friend of Northeast, so I will get 2 additional minutes because Honorable Vice Chairman sir is very friendly with the people of Northeast. Anyway, Honorable Vice Chairman sir, I extend my sincere gratitude for allowing me to say a few words about in the support of 2024 interim budget for the country. Sir, the interim budget has already received thumping approvals from businesses, industry bodies, financial experts, academia, media, and the independent observers. Just to give an idea about how experts and observers are assessing the budget, these are the kind of words and phrases are being used, not by me, by the media and academia. Politically savvy and fiscally prudent. Right dose for our knowledge economy. A vision statement for the next 25 years. Truly a fabulous budget that has something for everyone. So the only negative observation that I noticed came unsurprisingly from the opposition friends. Now it's actually for them to assess why there is such a gulf between their assessment
and the rest of the country. Chairman sir, I remember during the phase of transition of Honorable Prime Minister Narendra Modi's first term to the second term, the opposition had tried very hard to run a narrative that the country's economy was faltering. They were trying to tell the people of India that the country's economic outlook was turning green because the BJP government was not being run by an Oxford-educated economist. The people of India summarily rejected the narrative, and soon we all noticed how even COVID-19 pandemic failed to subdue India's economic surge in the world. Even several advanced economics of the world were badly hit by the pandemic. But India remained the brightest spot in the world economy. And we have Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision to thank for that. Now coming back to the interim budget, I offer my sincere gratitude to Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji for presenting a budget that offers an impeccable balance between the short-term economic requirement and a long-term vision for the nation. To me, this interim budget has a toughness of an SUV and the elegance of a limousine and the speed of a sports car. Sir, instead of mindless, selfish and short-sighted populist schemes, the government has presented a roadmap for making India a developed nation by 2047. As the Honorable Prime Minister stated just on the floor a couple of days ago, his third time will truly set the foundation for the next 1,000 years for our Bharat. For me, the highlight of this interim budget is its emphasis on boosting the lives of the weakest section of Indian society on one hand, and achieving rapid growth to make India the third largest economy in the world on the other hand. 2 crores more houses for the rural poor, housing scheme for the middle class, Lakhpati Didi scheme for 3 crore women, direct financial assistance to 11.8 crore farmers. All these measures in the interim budgets demonstrate the government's commitment to improve the lives of common citizens. At the same time, the government's long-term vision of a developed India finds expression in a number of mega infrastructure projects that will bring transformative changes to the country. So our government has increased effective capital expenditure, that is the capex outlay, by more than 3 times since 2016. And compared to UPA government, it is 4-fold. The 3 major economic railway corridor programs, the India, Middle East, Europe economic corridor, all these projects are going to be game changers for an India that is surging ahead with confidence. Sir, as a parliamentarian from Assam, from the state of Assam, I also want to thank the opportunity to express my sincere gratitude to Honorable Pradhan Mantri Paramadananda Narendra Modi for his unwavering support and constant hand-holding for the economic progress of our state of Assam. Under the double-engine government of BJP, the nominal state GDP of Assam is set to register a growth of 14.7% compared to the last financial year. So the nominal state GDP at current prices is likely to attain 5.6 lakh crore against 4.93 lakh crore in the last year. And thanks to the Honorable Prime Minister Narendra Modi and Team Bharat, that tourism has now replaced terrorism in Assam. Earlier also I said, ab Northeast mein terrorism nahi hai, tourism hai. Thanks to Pradhan Mantri Adaraniya Narendra Modi ji. In Assam alone, there has been a 523% increase in footfall of domestic tourists. 500% से ज़्यादा domestic tourist का संख्या बढ़ गया है. And the increase of foreign tourists is a whopping 783%. Sir, these figures would probably not include the political tourists of Congress party who occasionally land up in the state of Assam and the Northeast. I still hope that their random trip to Assam, such as the undertaken recently by Rahul Gandhiji, would help them to witness the first-hand the economic progress that states such as Assam are making under the inspiring leadership of Modi ji. Tourism ka baat boli diya to ek hi I want to submit one another thing. Just as a political tourist, the Congress party and their main leader had visited Assam through, they came through Manipur. And actually, उन लोगों को आक्रोश का भाव लेना नहीं चाहिए. Although the so-called Nyaya and Nyaya Jatra, this
had been a super flop show in the state of Assam. Can you imagine in a district headquarter where they used to get 30-40,000 votes, when their numero uno leader came with the Jatra, hardly 300 to 400 people gathered to welcome the prime ministerial candidate. So this is the condition. They had to cancel scheduled events one after another, sir. This is the situation. I will take 30 seconds. Sir, even जब ये सबसे बड़ी बात है, already my Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji has reiterated these things in front of media. That is, जब अपना राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, अब सोचिए, तब राहुल गांधी जी और उनका जो न्याय यात्रा क्या कर रहा था? I want to submit, I want to mention in this August House, at that time they were stationing in most sensitive areas of Assam and the northeast where even Nelly massacre took place. इरादा क्या था भाई? जब सारे इंडिया का, all the Indians, वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो, all the Indians were observing, celebrating the Pran Pratishtha of Ramlala. At that time, Rahul Gandhi and his Nyay Jatra was roaming around the most sensitive areas where the majority is minority. Where majority is minority. And the districts of Middle Assam, that is, the district of Assam, that is Marigaon and Nagaon. Marigaon and Nagaon. The places, the district of Marigaon and Nagaon is engulfed by the intruders of the erstwhile East Pakistan, that is present Bangladesh. Our demography is being totally changed in those districts, including Dhubri and all. At that area, during the Pran Pratishtha, that area he was roaming around. Why? What is the reason? Was there any conspiracy to create any bad situation there? अब जब सारे इंडिया के 140 करोड़ लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में समर्पित हो रहा था, तब लेकिन राहुल गांधी नौगांव मोरीगांव जो है सबसे सेंसिटिव एरिया, जिधर आगे ढेर सारे इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल क्लैश, वहां क्या कर रहा था? और देखिए, आप अगर 6 दिन असम में रहे तो क्या करेगा? एक बार दूर से भी हो महाकामाख्या को एक बार दर्शन करेगा. लेकिन his entire jatra was crossing the town of Guwahati, but he even did not look towards the mandir of Mahakamakhya. Or, even he crossed just 50 meters away, the Samadhi of Bharat Ratna Bhupen Hazarika was there in the city of Guwahati. He even didn't go there to give a floral tribute to the musical bird of Assam and Northeast, the Bharat Ratna. There are so many satras and namghars, but he did not visit the Vaishnavite places of worship and culture because he thought that if he visits Mahakamakhya temple, if he visits satras and namghars and mandirs, the fundamental groups whom they appease traditionally, they will be dissatisfied. Only to appease the fundamentalist, he did not go, lest they should be dissatisfied. और ये भी सच है, although their Nyay Jatra was a super flop in the state of Assam, although his journey was super flop, although the gathering was actually सुनिए का धीरे से किए सर जी, although his journey was super flop, mainstream Assamese, mainstream Hindu, Muslim, Christian and Buddhists rejected their journey. Rejected their journey. Nothing will go in record except his speech. Nothing will go in record. Please sit down. Meeting, all over had to be cancelled. Please sit down. But I must say, nothing will go in record except his speech. Chairman sir, I must say, लेकिन जिधर like Dhubri and Barbada district, जहाँ उन लोगों का घुसपैठियों का population जिधर ज़्यादा है, ज़्यादा 70-80% घुसपैठियों का population है, that is the areas where the intruders, the aliens, erstwhile जो अपना पूर्व पाकिस्तान से जो आया है, जिसके लिए आदमी भी मरा हम लोग बोलेंगे, उधर लेकिन उनका गैदरिंग 200-300 से 1000 से ज़्यादा होके 10-20 हज़ार हो गया. I must admit, within those places of the Bangladeshi Mias, their gathering was satisfactory. Anyways, Atithi Devabhavo,
फिर आइए, आप लोग आने से हम लोग का बहुत थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. We welcome Congress, Rahul Gandhi, all their Nyaya and Yatra to the beautiful land of Assam again. But this is karma, the rejection, the snub you are facing, this is karma. Because you killed 855 Assamese people during Assam agitation from 79 to 85. ये चर्चा नहीं होता है, ये चर्चा नहीं होता है. During Assam agitation. Kindly don't talk. Sir, kindly don't talk to each other. Kindly address the chair. He's just speaking. Sir, this is karma. Nothing will go in record. Nothing will go in record. Kindly sit down. Kindly sit down. धीरज रखिए सुनने के लिए. Please, house in order. Kindly sit down. He's speaking nothing unparliamentary. Speaking the truth. He's presenting his own point of view. In your turn, you can speak. Kindly sit down. कांग्रेस का प्लीज मेरा बात सुनिए. No. 855 लोगों को मार गिराया था इन लोगों ने. अनआर्म्ड. हम असम का लोगों ने आंदोलन किया था घुसपैठियों को हटाने के लिए. And to appease the fundamentalists, appease the Bangladeshi people, party has allotted time. No, you cannot decide. People in the state of Assam. Secondly, party has allotted time. Last, I conclude. No, party has allotted time. Kindly sit down. Chairman sir, I conclude. ये हम लोग को क्या बोलता है? We are communal. Continue. They term us as communal. भगवा ऐसा. देखिए, sir जी, during their tenure in UPA government, there were hundreds of people who were killed by the Congress-sponsored people. Ethnic clash हुआ था, communal clash हुआ था. लेकिन आज जिसको सांप्रदायिक बोलते हैं, during the tenure of Narendra Modi ji, एक भी ऐसा घटना नहीं हुआ है. Parliament is for debate and discussion. Not a single instance of any communal, any ethnic clash occurred in the beautiful land of Assam after Modi ji's era. ये लोग हमको कम्युनल बोलता है. हजारों घर के जलाया गया था तब. 100 से अधिक लोग मारा गया था during their tenure. But Assam में आज during the last 10 years, not a single incident of communal clash has occurred. This is a Rashtra Dharma. So on behalf of people of Assam, I thank again Rahul Gandhi and his party. Please welcome again to Assam. We had 9 seats. Out of 14, now we're going to get 14 if he comes again. And Atithi Deva Bhava look aye. And on behalf of people of Assam and the Northeast, we thank Nirmala Sitharaman ji, we thank our Honorable Home Minister ji, and our Honorable Param Adheriniya Narendra Modi ji. Dhanyabad, Joy, I Ahom, Vande Mataram. Next speaker is Sri Kamakhya Prasad Tasa ji. Kamakhya Prasad Tasa ji. Not present. Kamakhya Prasad Tasa ji, next speaker. ऑनरेबल भाइस चेयरमैन, मैं खुशी हूं कि आप मेरे को बोलने के लिए दिया. और अंतिम पर्याय पे है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम को धन्यवाद देता हूं. क्या वो ऐसा बजट रखा जो अगले 5 साल के लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार करेगा और 2047 के लिए एक रास्ता भी तैयार करेगा. और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जैसे हम लोग ये अमृतकाल का बजट रखा, इसके लिए अपोजिशन, मेरा सही लोग बोला, सब लोग जब अच्छा पा रहे तो खाली अपोजिशन लोग ही खराब पा रहे, क्योंकि इन लोग तो अभी कांग्रेस में 2 ही बचा है और बाकी कम्युनिस्ट में 2 बचा है. बाकी नेक्स्ट टाइम इन लोग भी सफा हो जाएगा. लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बोले क्या 40 का वो आशीर्वाद मांगा है. सर, मैं जब देखा कांग्रेस का ज़माना में बिलो पॉवर्टी लेवल का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था, ये बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी जितना था उसको अभी 25 करोड़ आदमी को मुक्ति दिलाया. 25 करोड़ आदमी को मुक्ति दिलाया, मतलब ये कांग्रेस का और अपोजिशन का सहन नहीं हो रहा है. मैं कम्युनिस्ट का फ्रेंड लोग है, इन लोग एक क्लासलेस सोसाइटी का चिंतन था, लेकिन क्लास क्रिएट किया इन लोग.
क्लासलेस सोसाइटी का जो चिंतन है, बीजेपी ने, हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर में क्लासलेस सोसाइटी का चिंतन हो रहा है। क्लासलेस सोसाइटी मतलब बिलो प्रॉपर्टी से निकल के उनको थोड़ा अपर जो एक संपन्न व्यक्ति बनाने का जो चिंतन है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन में ही है। उनका आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो बोला, इसमें कांग्रेस का जवाब देने का कोई भी एक भी शब्द नहीं निकला, जो खाली मैं आश्चर्य हूँ। एक इतना जना चना पढ़ने वाला आदमी हु इज़ वेरी मेरिटियस ऑल्सो, खारगे जी बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था। मेरे को तभी पता चला, हम लोग को पूरा इंडिया में पता चला क्या कांग्रेस और ऑपोजिशन पूरा हताश है। कांग्रेस का कोई व्यवस्था ऐसा नहीं रहा, क्योंकि बजट में ऐसा कोई वो करने नहीं सका। दो इट इज़ ए इंटरिम बजट। मैं सोचता हूँ क्या इंटरिम बजट में मैडम ने इतना सारे चीज़ों दिया, जो चीज़ 2047 में एक भारतवर्ष को एक संपन्न राष्ट्र में रूपांतरित करेगा। क्योंकि आंकड़ा में मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने आंकड़ा बहुत बोला। आंकड़ा को देखना जरूरी नहीं है, देखना है कोई गांव में जाओ, गांव में जाके अगर देखेगा तो गांव का जो आदमी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या जो रेशन कार्ड वाला हो या आयुष्मान कार्ड वाला हो, इसको देखने से पता चलता है कि आदमी खुशी है। चेयरमैन सर, 2 दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेरा वहाँ गया गुवाहाटी। वहाँ जाते हुए मैं देखा जहाँ वो भी लाएगा, जहाँ एक टाइम में उग्रवाद का पूरा ये था, उग्रवाद का डोमिनेशन था, उस जगह पे हम लोग को जो कम से कम 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, स्वतःस्फूर्त और स्पॉन्टेनियसली दे केम टू द मीटिंग एंड हार्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। 11,600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट उद्घाटन भी किया और समर्पण भी किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो आशीर्वाद प्राप्त है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ये मतलब है जैसे उग्रवाद का चपेट में था, अभी खत्म हो गया। आप देखिए वहाँ पर मणिपुर को छोड़ के, मणिपुर में जो हो रहा है आपको पता है, वो मणिपुर तो जाके उसकाने के लिए गया था राहुल गांधी, वहाँ पर भी नहीं सका, क्योंकि अभी अरुणाचल है, त्रिपुरा है ना। आप कभी तो नॉर्थ ईस्ट आओ सर, अभी आओ। अभी मेरा फ्रेंड बोला आप अभी राहुल गांधी वहाँ गया, वो डेवलपमेंट देख के आया, इस फिर वो कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि he entered Assam. No, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जितना शांति, जितना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में आप कभी सोच नहीं सकता। आपका त्रिपुरा, आप त्रिपुरा में आप शासन में था और विप्लव देव यहाँ बैठा हुआ है, त्रिपुरा में शासन में था सर। चेयरमैन सर, वो त्रिपुरा में शासन क्या था, वो क्लासलेस छोड़ के इतना क्लास बनाया, इतना हम लोग को आदमी को मारा, क्या बोलेगा कम्युनिस्ट पार्टी, सोच भी नहीं सकता। विप्लव देव आने के बाद अभी डॉक्टर मानिक सोइका वो त्रिपुरा को अच्छा कर रहे हैं। चेयरमैन सर, अभी हमारा असम में देखिए, कार्बी आंगलोंग में जाके प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमित शाह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट आदमी देख रहा है। डेवलपमेंट क्या हुआ आंख से दिखाई देता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके महिला लोग इतना इकट्ठा होता है। अभी लाखपति दीदी का जो व्यवस्था है, लाखपति दीदी कभी सोच भी नहीं सकता था। इन लोग क्या जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात बोलते थे, एम्पावरमेंट का कोई बात ही नहीं है। हम लोग का वहाँ पर लाखपति दीदी का मैं देखा, वो महिला का चेहरे पे इतना फुर्ती है, इतना उन लोग का चमक है। वो लाखपति दीदी बनने का इच्छा नहीं है। घर में कुछ पैसा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया। जल जीवन मिशन कभी सोच भी नहीं सकता। जल जीवन मिशन पूरा देश में जल जीवन मिशन का जैसे व्यवस्था है, घर घर नल, घर घर जल, ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इतना स्पर्श किया है, क्या पानी के लिए तरसता था, अभी पानी घर में पहुंच रहा है। रेशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब ये व्यवस्था से लेके ये जो बजट है चेयरमैन सर, ये मैं चाहता हूं क्या देश का सबसे अच्छा इंटरिम बजट में सबसे अच्छा इंटरिम बजट हो सके। सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये 2047 के लिए रोड मैप है। और अगले हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं इस बार 400 पार और प्राइम मिनिस्टर फिर बनेगा। वो आप हम लोग पूरा आशीर्वाद है, पूरा देश का आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी, और एक बार प्राइम मिनिस्टर बने, एक बार बनेगा, ये कभी सोच भी नहीं सकता। खारगे साहब का नेतृत्व में तो कांग्रेस बर्बाद है, ये क्योंकि उसको सुनने का धैर्य नहीं है। वो आदमी कहाँ से क्या लाएगा। और उन लोग का जो लीडर है, मैं देखता हूँ वो लीडर का कोई कैपेसिटी नहीं है। कांग्रेस सर, चेयरमैन सर, पहले सर, चेयरमैन सर, काइंडली डोंट लेट हिम, चेयरमैन सर, पहले एक गाय खाता था नॉर्थ ईस्ट में, दूध देता था दिल्ली में।
अभी उल्टा हो गया, अभी यहां से लेके दूध वहां दे रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट का बात क्यों आता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह बन गया था, इन लोग का जमाना में कोई जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो सकता है तो साउथ क्यों नहीं होगा, बिहार क्यों नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा? इसलिए बजट को हम लोग बहुत बहुत आभारी हूं। क्या निर्मला सीतारमण मैडम इसको दिखाया है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहता है, वो अभी इस बजट में प्रतिफलित है। और हम लोग चाहते हैं कि जब अगली बजट आएगा, फुल फ्लेज बजट आएगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो रोड मैप है, जो चिंतन है और देश का वासी का जो इच्छा है, वो वहाँ प्रतिफलित होगा। थैंक यू मेरे को बोलने के लिए। नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, नॉट प्रेजेंट। श्री हरनाथ सिंह यादव जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती दर्शना सिंह जी, नॉट प्रेजेंट। अनिल सुखदेव जी, नॉट प्रेजेंट। श्री राम भाई हरि जी मोकरिया जी, स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, आएगा, चेयरमैन विल डिसाइड। सभापति जी, मेरे को बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये गृह को अवगत कराता हूँ, ये जो माननीय निर्मला सीतारमण जी के बजट का समर्थन करता हूँ। वर्तमान सरकार में अंतिम बजट और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के वाला ये बजट है। हमारे देश की आज़ादी की शताब्दी की दिशा निर्धारित करने वाला ये बजट है। माननीय सभापति, जो बात उन्होंने जो मोदी साहब ने 2014 में बात कही थी, वो काम अभी हो रहा है। प्रत्येक योजना में गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति है और मोदी जी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बना रहे हैं। मोदी जी ने अपने शासनकाल में शुरू में गरीबों को जीरो बजट से खाता खोलने के बैंक से जोड़ने का काम किया और आज डीबीटी के माध्यम से करीब 34 लाख करोड़ रुपये गरीबों के बैंक के बैलेंस में बना है। मोदी जी की प्रत्येक योजनाओं के लाभार्थी गरीब हो और गरीब का सपना उनका संकल्प बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार तत्पर रहती है। ये मोदी सरकार के अगुवाई में जो सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, इसका हम समर्थन करते हैं। देश भर में 15 नवंबर से विकसित भारत यात्रा प्रत्येक गांव में जा रही है। वो लाभार्थी को जो मिलते हैं, योजनाओं का महत्व समझते हैं और थैंक यू योजना से लाभान्वित करते हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तक 19 करोड़ लोगों को मिल चुकी है। सर्वत्र लोग उत्साहभेर खुशी से रथ को वेलकम कर रहे हैं। मोदी गारंटी का प्रभाव जनमानस पर चल पड़ा है। अभी आप जो दोपहर को बोल रहे थे मोदी की गारंटी, वो गारंटी आपको 2024 में पता चलेगा क्या है। अभी कौन सा शायद 40 में से 20 हो जाएंगे या तो 400 पार हो जाएंगे, वो सब आपको पता है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि अंतरिम बजट नहीं है। ये अंतरिम बजट है, अंतिम नहीं है और 5 साल भी बजट देने वाले हम। माननीय सभापति, जनमानस पर मोदी जी के लिए गरीबों का बेली, गरीबों का मसीहा होने का छवि स्थापित हो चुकी है। इसे कोई मिटा नहीं सकते हैं। कोरोना काल से आज तक 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाना और आने वाले 5 वर्ष तक जो आज ही डिक्लेयर हुआ तक पहुंचाने का उनका आयोजन है। प्रत्येक राशन धारक को सस्ता राशन मिलना है और वन नेशन वन राशन बहुत आवकारदायक कानून है। सभापति जी, आयुष्मान कार्ड प्रत्येक गरीब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत भर के प्रत्येक गरीब को एटीएम की तुलना से, जैसे एटीएम में हम पैसा निकाल सकते हैं, वैसा एटीएम में ही तो तरह आयुष्मान कार्ड रख के निश्चित हो गए हैं। मोदी ये भरोसा रख के घूमता है, जीवन जीना है। माननीय सभापति जी, अपना घर हर एक व्यक्ति को अपना सपना होता है, मगर अपनी गरीबाई की वजह से जिंदगी भर अपना आवास नहीं बना सकता था। किंतु आज देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को अपना आवास देकर सारी मुश्किलों दूर कर दी है। करीबन 4 करोड़ आवास योजनाओं बना के गरीब लोगों को दिया है। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं गरीब एक खेत मजदूर के रूप में बरसों से जमींदारों के पास काम करता था
और मजबूरी से, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पीएम सम्मान निधि बहुत सालाना 6,000 रुपये का किसानों को जो बेनिफिट दे रहे हैं उसके हिसाब से सारी मुश्किलें दूर हो रही है। गरीब किसान सम्मान से अपनी खेती कर रहा है, साथों साथ बैंक से लोन ले रहे हैं, एफपीओ से भी जुड़ रहा है। पहले कोई युवा लोगों को रोजगार ही नहीं दे रहे थे कांग्रेस की सरकार में, अभी युवाओं को ढूंढ ढूंढ के मोदी सरकार के माध्यम से बिना गारंटी घर घर जाके उसको लोन देते हैं, बिना ब्याज की लोन देते हैं, स्ट्रीट वेंडर को लोन देते हैं। ये सब मोदी है तो मुमकिन है, इसके पहले क्या था सब आप जानते हैं। गरीब के लिए पीएम स्वनिधि के अधिकतम उपयोग है, इस निधि से खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, कई गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से प्रत्येक गांव भौतिक सुविधा मुक्त हो रहे हैं, प्रत्येक गांव सड़क से जुड़े जा रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट शहरों में पहुंचा के लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय सभापति जी, लास्ट 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इतना जरूर कहूँगा, जिस सदन में हम सब बैठे हैं वो ऐतिहासिक सदन भी मोदी जी ने की सरकार, मोदी सरकार की देन है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा विनंती है, हम सब सभ्य, ये जो मेंबर है सब राज्यसभा में, वाद विवाद छोड़ के और आगे की बात भूल के मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा में सब हम जुट जाए, देश के लिए काम करें, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए निर्धार करें और साथ में मिलके काम करें। आप फिगर में मत पड़िए, फिक्र ये रखो कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप हमारा साथ देंगे, सरकार सहकार देंगे, तो पार्टी के पॉलिटिक्स के ऊपर जाके आपको प्रजा भी आपको साथ देंगी, वरना क्या होगा, कम 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 हो जाते रहेंगे, फिर हम अकेले रहेंगे तो आप भी कहाँ विरोध करने के लिए सड़क पर जाएंगे। बेस्ट ये है कि मोदी को सहकार दो, ये जो गरीबी हटा रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, विश्व में बड़ा नाम हो रहा है, तो इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। वो सबका सहयोग है, सबका साथ है, तो सबका विकास है। धन्यवाद। श्रीमती गीता अलियास चंद्रप्रभा, एब्सेंट। श्री दीपक प्रकाश, एब्सेंट। श्री आदित्य प्रसाद, श्री विप्लव देव जी। How such a tall man can be inconspicuous? He is very much present. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं पहले आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो बजट है, ये बजट एक आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर मानसिकता संपन्न बजट है और इस बजट दर्शाती है नया भारत का चेहरा कैसा होने वाला है। ये बजट दर्शाता है नौजवानों का सपना साकार कैसे हो सकता है और साथ ही साथ हमारे पूरे देश भर में जिस तरीके से चौतरफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास और इस विकास की रूपरेखा और सार्थकता इस बजट में दिखती है। इस बजट में किसी भी हालत में किसी के ऊपर बोझ ना बने, टैक्सेशन में कोई नए तरीके से बढ़ावा नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े मात्रा में राशि रखी गई है जो कि जीडीपी में
जीडीपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े मापकाठी होता है। एक सशक्त देश का परिचय उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट कितना रहता है उसको ऊपर निर्भर करता है। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात ही नहीं करता, इस बजट में इसको प्रतिफलित हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और नॉर्थ ईस्ट में 8 जो राज्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के नाते हमारे सभी 8 राज्यों को भूषित किया है। और साथ ही साथ आज नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, स्पिरिचुअल सेक्टर में जिस तरीके से सभी राज्यों के लिए काम किया गया है, और विशेष करके रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका ही एक रूप दर्शाता है। अभी इस बार कांग्रेस में मेरे एक बहन बैठी है, राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा जो शुरू किया, बहन राहुल गांधी जी ने, माननीय उपसभापति महोदय, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पदयात्रा शुरू किया और पहले that is my job to see the time. So many members are absent. माननीय उपसभापति महोदय, Please be seated. Please be seated. Don't interfere. You are not the timekeeper. I am the timekeeper. कांग्रेस के जमाने में नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के जब सरकार होती थी, Time is not over. तब कांग्रेस की सरकार जब होती थी तब नॉर्थ ईस्ट में रास्ता नहीं होता था, कोई पैदल नहीं चलने वाला होता था। और आज आपने पैदल चला और उन कांग्रेस के रोड के समय time is not over. You can see there. अलगाववाद, महिला के ऊपर अत्याचार, जाति में लड़ाई, ये कांग्रेस का उपहार है। एक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विनाश करने के लिए अलग अलग उग्रवादी को समय समय पर मदद किया है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जैसा ही सरकार बने तो नॉर्थ ईस्ट से आपसा लगभग खत्म हो गया, और जिसके कारण से राहुल गांधी जी बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में पैदल चले आ रहे हैं। यह नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है। मेरे में महोदय, ये कांग्रेसियों को इनके जो काले करतूते हैं, इसके बारे में जब भी इस पवित्र हाउस में बोला जाता है तब इनमें हमारे मुंह को, हमारे बात को दबाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को दबाना ये कांग्रेस का स्वभाव में है। इसलिए वही बात आज भी कर रहे हैं, आज भी परिवर्तित नहीं हुआ। मैं गर्व करता हूं, आज नॉर्थ ईस्ट से जो भी सांसद आते हैं वह हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैंने देखा कितना ध्यान रखता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की। अब तक 500 बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाके अपना प्रवास करके आए हैं। ये कांग्रेस के समय कभी भी नहीं होता था। सोचता था नॉर्थ ईस्ट तो ये कितना सीट, 27 सीट है, 27 सीट में 8 राज्य, उसके हिसाब से एक राज्य का विवरण दिया जाता था, किंतु आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सम्मान दिया जाता है। हमारे मोदी जी ने 6000 करोड़ के नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग तरह मोदी नॉर्थ ईस्ट डिवाइन के लिए एक कार्यक्रम रचना करके हमारे नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। मेरे महोदय, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। खड़गे जी उस दिन जो बोल रहे थे, इसमें एक बात बोले इस तरफ से कोई भी गलत काम करे, इस तरफ चले जाए सब शुद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं, मैं ये वॉशिंग मशीन की बात ही कर रहा हूं जो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक बहती गंगा है, गंगा का भी किसी को माना नहीं करता, कोई भी डुबकी लगा सकता है, शुद्ध हो जाता है। जो पापी है वो भी जाता है, जो संत है वो भी जाता है, जो पॉलिटिशियन वो भी जाता है। तो आप लोग भी आइए, इसमें गंगा थोड़ी माना कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक धारा है,
एक नदी है, इसमें कोई भी आए हम मना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों का कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जे भारतीय जनता पार्टी एक धारा है और हमारा सरकार, इस सरकार में कोई भी आके हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के विकास और नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट लोगों का आवाज जो आज इस हाउस में बोलने का मौका मिल रहा है, और आगे पहले कांग्रेस से भी आता था किंतु इनका आवाज दबा दिया जाता था, अपने ही पार्टी के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था क्योंकि छोटे स्टेट के भाई ये एमपी है। किंतु आज देखो हम लोगों को बोलने का इतना मौका मिलता है और हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट के पूरे विषय सामने रखते हैं। और जिस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट का विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, अगले 5 साल में मैं आपके वादा के साथ कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा इकोनॉमी हब बनने वाला है और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस ने बहुत बार किया है, किसान सशक्तिकरण की बात किया है, किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाया है। महिला सशक्तिकरण की बात इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया जी यूपीए के हेड 10 साल रहे, सरकार रहे हैं, किंतु महिला सशक्तिकरण के नाम से वो बिल यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और उस बिल को प्रस्तुत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है और आज महिला को 33% रिजर्वेशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए नौजवान हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, देश के हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भव्य भारत रचना के दृष्टि से काम किया है। मेरे महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आज जिस तरीके से अगले 5-10 साल का भारत का रचना जो सोलर प्लांट के माध्यम से भारत के घर घर में बिजली देने का योजना इस बजट में रखा गया है, ये दर्शाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता। क्योंकि पेट्रोल डीजल का कितनी दिन तक रहेगा इसका सीमा है, किंतु सोलर के सूरज से होता है, सूरज देव से होता है। इस कारण से इस बजट में जो नया भारत का रचना ये दर्शाते, ये सब बजट की सबसे बड़ी बात ये है जो सोलर प्लांट के माध्यम से हर घर में बिजली देने का व्यवस्था और उस बिजली को दोबारा ग्रिड के माध्यम से बेचने का भी व्यवस्था इस योजना में होने वाले हैं। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जैसे सबको घर देना, सबको पानी देना, सबको बिजली देना, 80 करोड़ जनताओं को 5 किलो करके अनाज मुफ्त देना और उसके साथ साथ जो 25 करोड़ जो हमारे न्यू मिडिल क्लास हुआ है। आज हमारे एक भाई वहां से बोले न्यू मिडिल क्लास, पुराने मिडिल क्लास का क्या हुआ, मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास का क्या हुआ, ये हमारे मुद्रा योजना के माध्यम से दिखता है, हमारे एमएसएमई के योजना के माध्यम से दिखता है। मध्यवित्त हो और गरीब हो और उच्च वित्त हो, तीनों श्रेणी के लिए किसी सरकार में लगातार काम किया है, विश्वास के साथ काम किया है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है और टाटा के साथ ये हमारे वित्त मंत्री जी ने हाउस में प्रस्तुत किया है। महोदय, थैंक यू। धन्यवाद महोदय, मेरा और बोलना था। श्री विनय विश्वम absent, श्री शक्ति सिंह गोहिल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बजट होता है उससे सरकार की नीति और नीयत साफ दिखती है। आज बड़ी उम्मीद थी देश की जनता को कि 10 साल पहले कुछ गारंटियां दी थी 2014 में, कुछ गारंटियां दी थी 2019 में। अब वो गारंटियां जो दी थी वो आखिरी बजट में कम से कम लोगों की उम्मीद थी कि ये गारंटियां कम से कम इस बजट में रिफ्लेक्ट होगी, पर यहां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। याद करिए उस गारंटी को जब कहा था मित्रों
हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। है इसमें कहीं पर उन 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र कहा था उस वक्त पे? भाइयों बहनों, काला धन वापिस आएगा, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। मैं सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बजट में कोई एक प्रावधान हुआ? एक सेकंड। We have had a good day. Don't raise too much of temper. आपने आते ही कहा कि मैं सभापति जी आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछिए, मेरे से तो प्रेम ही रखिए। जी श्योर, ठीक है ना? आपके जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, मेरे माध्यम से सरकार से पूछिए। आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, अच्छा, और कि कहा था थोड़ा किसानों की आय, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कहा था, और खर्चा दुगना कर दिया। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जो कहते हो गई, मैं किसान हूं, चलो मेरे साथ। 2014 में 20 केजी कॉटन का दाम था, आज कितना दाम है? आइए मेरे साथ, हम किसान के बीच जाएं, किसान न्याय करें। आय दुगनी नहीं हुई, डीजल का दाम दुगना जरूर हुआ, कोई नहीं है, खाद महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ, मजदूरी महंगी हुई, आय दुगनी नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट में कुछ उम्मीदें थी कि जो रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में था, ये भी कहा था कि जब काला धन वापिस आएगा, जो सैलरी वाले हैं, जो पगार से टैक्स भरते हैं, वो चोरी नहीं कर सकते हैं, उनको मैं काले धन से स्पेशल बेनिफिट दे दूंगा। अब काला धन तो उधर बढ़ गया, इधर तो कुछ मिला नहीं। जो होता है वो क्या होता है, आप देखिए तो सही। अगर चंद लोगों के महल सोने के हो गए और आप इसको प्रॉस्पर कहोगे, तो वो हालत तो जिसकी नगरी सोने की थी उसका भी था। सर मेरा 12 मिनट है, मैं देख के आया हूं। एक सेकंड। एक कहा गया है, चाहे सोने में जड़ दो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये घड़ी कभी झूठ नहीं बोलती है, सामने देखिए। सर अभी बीजेपी की 22 मिनट एक्स्ट्रा गई, 22 मिनट बीजेपी ने एक्स्ट्रा ली। 22 मिनट। I use my prerogative to give another 4 minutes to Shakti Singh Goyal. I appreciate, sir. Please, but 4 minutes by the clock. सर आप जरा अकाउंट देख लेना सर, 22 मिनट हम दोनों चिल्लाते रहे, बीजेपी को एक्स्ट्रा मिली। कहां से मिली मुझे पता नहीं, और मेरे हिसाब से मेरी 12 मिनट बाकी थी जो रणदीप सुरजेवाला जी की, वो नहीं पहुंच रहे, तो मैं बोल रहा हूं, तो मुझे मोनिटाइज योर टाइम। जी। सो ये क्या होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है। मैं आपको यह कहना चाहता था कि रावण की नगरी पूरी सोने की थी, पर हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं था। दूर से देखो तो नगरी सोने की थी, पर सच बोलने वाला अपना भाई भी वहां पे दुखी था, और इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध करना पड़ा। आपके वहां भी क्या हो रहा है? रावण के वहां भी उनके चहीते दोस्तों के महल सोने के थे, आपके भी दोस्त प्रॉस्पर कर रहा है, पर जो आम हिंदुस्तानी है उसका झोंपड़े में सुधार नहीं हो रहा है, ये हकीकत है, और इसीलिए आपको उसी नजर से देखना होगा। यहां कहा गया है बजट में भगवान श्री राम का नाम लिया गया है। मैं हिंदू हूं, मैं हर रोज भगवान राम, मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव की आराधना करता हूं, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मत की प्राप्ति के लिए मेरे भगवान नहीं है। मैं हिंदू हूं, मेरे लिए जन्म से सिखाया गया है कि शंकराचार्य जी जगत गुरु है, और वो कहते हैं वो मेरे लिए आखिरी लकीर है, पर इलेक्शन आता है तो शंकराचार्य जी महाराज की भी ना सुने। मैं एक चौपाई रामायण की सभापति महोदय कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में रामायण उत्तरकांड में ये चौपाई है, और चौपाई ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री राम ने सिंहासन पर विराजते थे, तब ये उत्तराखंड की चौपाई है, और उत्तरकांड की इस चौपाई में कहा है,
जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही जबरहू जाय बिसराई। अगर आप कहीं पर भी अनीति देखो, मैं शासक हूं, सिंहासन पे बैठ रहा हूं, पर जहां गलत लगे भय को भूल जाइए, डर को मत रखिए, और जो ठीक लगता है शासक को कहिए। ये भगवान श्री राम थे, आप राम का नाम लेते हो, आपके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो राष्ट्रद्रोही बन जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है। तो कहां भगवान की आप बात करते हो। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी का नाम बार बार लेते हैं क्योंकि वो एक नेता ऐसा है कि जो डरता नहीं है और देश की जनता को भी कहता है ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, इन लोगों को ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, what you are saying is not borne out by record. सर ये the name has not been taken. सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। Do you have some objection? मुझे दर्द हुआ सभापति महोदय, मुझे दर्द हुआ जब नॉर्थ ईस्ट के मेरे साथी बोल रहे हैं। डरो मत, मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान की मां बहनों के साथ हो रहा है। आवाज उठाइए। मैं तापिर गाओ जी का धन्यवाद करता हूं कि वो मर्दानगी से उन्होंने ट्वीट किया, आज तक डिलीट नहीं किया, कि चाइना हमारी भूमि में घुस आया है। वो ट्वीट किया, मैं सैल्यूट करता हूं बीजेपी के उस एमपी को भी। ये हकीकत है। प्लीज कंक्लूड। सर हमारी भी This observation will be, this will be expunged. सर हमारी भी सरकार This थी, is expunged. और उस सरकार ने जो कहा this is था, expunged. वो करके दिया। It is going too far. जी, this will be expunged. You are making a statement of fact which you are Sir, not in a position to bear out. I will give you the proof. I will give you the proof. Put it on the table of the House. On record. Put it on the table of. I will put, sir. You are directed hereby to put it. 1 second. Even when 1 second. Even when I speak, you keep on speaking. Is there a problem? You have been leader of opposition in your state legislature. When the Honorable Prime Minister was the Chief Minister, we expect a leader of opposition to maintain some standard. It was a great pain for me today that even our leader of opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, was constantly interrupting the Prime Minister. When Mr. Kharge was himself heard in rapt attention. He was also not heard, sir. He was it is something not in consonance with parliamentary dignity. Last 1 minute, please. Sir. And सर हमारी भी सरकार थी, हमने कुछ कहा था। राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड कहा था, करके दिया। हमने कहा था मनरेगा, हमने करके दिया। हमने कहा था राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने करके दिया। हमने कहा था राइट टू एजुकेशन, हमने करके दिया। हमने कहा था राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल, हमने करके दिया था। हमने ये नहीं कहा था कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमले होते हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे, सर 3 minutes. धन्यवाद सभापति महोदय। 1 second. Shri Shakti Singh Gohil will table the authenticated record with respect to the assertion made by him during course of the day. अभी दे देंगे। Do it. Authenticated. Yes. 3 धन्यवाद minutes. सभापति महोदय। मैं इंटरिम बजट के तरफ अगले 100 साल का सोच के दूरदृष्टि का बजट देखता हूँ। नहीं तो इंटरिम बजट आता है तो उसमें आगे का क्या होगा इसकी दृष्टि नहीं रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में सूर्योदय योजना की घोषणा की, और यह सूर्योदय योजना कि 300 यूनिट तक, 300 वैट तक उस बंदे को अपने घर पे रूफटॉप सोलर लगेगा, और उसके माध्यम से उसको तो मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन वो बिजली ग्रिड में जाकर उसको उत्पन्न का साधन भी निर्माण हो जाएगा। और यह 1 करोड़ घरों के ऊपर रहेगा। 1 करोड़ घर जिनका उत्पन्न, जिनका इनकम कम है, ये लोगों को जिनको घरकुल मिला है, जिनको घर मिला है, पक्का घर मिला है, और आज 3 करोड़ लोगों को घर मिले, उनको बिजली भी मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी। मैं गांव में देखता हूं कि कांग्रेस वाला कभी कभी जाता है प्रचार के लिए, कन्विंस करने के लिए, तो लोग पूछते हैं कि 70 साल में आपने हमको दिया क्या?
कुछ दिया क्या? 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने, गांव वाला सिर्फ मोदी बोलता है, मोदी ने हमको घर दिया, मोदी ने हमको नल का पानी दिया, मोदी ने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया, और अब हमारे ही घर के छप्पर पे मुफ्त बिजली का रूफटॉप सोलर भी लगा रहा है। कांग्रेस वाला फिर भी बताता है कि हमने ये किया, जैसा शक्ति जी ने बताया। तो वो आदमी एक बात बताता है, अरे आप राम के नहीं है तो कुछ काम के नहीं है, जो नहीं है राम का वो नहीं है काम का। और स्पीकर की साइड में बोल रहा है, एकदम घड़ी की याद आ गई। हमारे महाराष्ट्र में घड़ी भी हमको दे दी। तो जो नहीं राम का वो नहीं काम का, यानी कोई भी गया कांग्रेस वाला तो उसको पूछा जाता है कि आपको इनविटेशन दिया गया था। सच बोले तो इनविटेशन देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा बाधा लाई होगी तो कांग्रेस वालों ने लाई है। सबसे ज्यादा अपमानित किया है तो कांग्रेस वालों ने किया है। सबसे ज्यादा कोर्ट में लड़े तो कांग्रेस वाले लड़े। अंसारी वहां पे उपस्थित रह सके जो अपीलेंट थे, लेकिन कांग्रेस वाले वहां पे नहीं पहुंच सके। और इसलिए ये बजट की तरफ मैं जब देखता हूं तो कोल का गैसिफिकेशन भी है, यानी कोल, सभापति महोदय, कोल के गैसिफिकेशन में हमारे महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका गढ़चिरौली, वहां पे कोल माइन से ये It has more than an hour pending still. Trust me. बैठिए। BJP has more than an hour still pending. So you will believe me. No, you have to believe for yourself that when you started, it started ticking. बैठिए। Come on, sit down. सभापति महोदय, मैं जब इसके तरफ देखता हूं कि कोल के गैसिफिकेशन की स्कीम जो लाई है। 1 second. Yes, sir. Shakti Singh Goyal is correct. Your time of the Bharatiya Janata Party is over. 30 seconds. 30. Sir, only 2 minutes. This will not go on record. Sir, it is shouting. Only 2 minutes. Sir, I have a request. Gadchiroli, Sir, I have a request. Haan. See, I have no objection in maintaining time, but that should be maintained for every party, and it should not be limited to some discussions, because during the motion of thanks to the president, Congress took more than half an hour extra. Yes. We didn't object, sir. Take your seat. Take your seat. Take 1 second. 1 second. Arey, 1 second. 1 second. The house was running very peacefully. Once I came here, it is in disturbance. Not a good thing. One thing, Mr. Muralidharan is right. No, Mr. Muralidharan is right. Yes. Mr. Khadge had taken so much time that other members were left with only 5 minutes. Then I was approached by Congress members of parliament that we wish to be accommodated. In my authority as chairman, I thought I must give them extra indulgence, and I accommodated. That is, no, he objected, ignoring this. Believe in the chair has to take so many decisions, and your objection now is right that I did extend time for them, for 3 speakers. So, conclude. सभापति महोदय, सर, कोल गैसिफिकेशन के बारे में गढ़चिरौली जैसा महाराष्ट्र का इलाका कि जहां आदिवासी बरसों से रहते हैं, वहां जंगल है, वन संपदा है, वहां पे कोल माइंस है, लेकिन लो क्वालिटी कोल्स है ऐसा बताया जाता है। अब वहां से कोल गैसिफिकेशन होगा तो गढ़चिरौली का पूरा चित्र बदल जाएगा। 70 साल में वो आदिवासियों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए वहां पे नक्सल मूवमेंट डेवलप होगी। अध्यक्ष जी, किसानों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, you made your point. Impact. सर, श्रीमती धन्यवाद अध्यक्ष जी,
श्रीमती कांता करदम, ऑनरेबल मेंबर, बी वेरी ब्रीफ। धन्यवाद सर। 2 मिनट्स। जी धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। Another 10 मैं minutes, इसका not 10 समर्थन करती हूँ। और प्रधानमंत्री जी You seem to be very generous. जो विश्व के नेता हैं, प्रिय हैं, उनका भी मैं समर्थन करती हूँ कि उन्होंने आज जो अपने भाषण में एक एक बात को स्पष्ट किया है कि जैसे कि कांग्रेस सरकार ने जब इनकी सरकार रही किस तरह से उधर से जो प्रताड़ित किया गया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि हमारे महत्वपूर्ण कि केंद्र सरकार की योजना जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारी सरकारों ने बहनों का सम्मान के लिए जो सरकारी योजनाएं दी हैं वो सबको पता ही है। अभी आपने देखा है कि ड्रोन दीदी जो नया आविष्कार है और ये किसान बहनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मतलब महिलाओं के लिए ये जो अपनी खेती करेंगी उसके लिए उसमें जो है ये काम आएगा और इस खेती की वजह से उनको जो है और समय की बचत होगी। इस ड्रोन की वजह से महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। सशक्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे कि उनको बल मिला है। और आधी आबादी की तरफ से भी मैं धन्यवाद दूंगी कि जो 33% जो आरक्षण बहनों के लिए लेकर आए हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें विधानसभा लोकसभा में आने का मौका मिलेगा। सर 2 मिनट्स। सर प्लीज। ओके 3 मिनट्स। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इंटरिम बजट पे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, ये बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बजट में देश के लिए एक बहुत बड़ा विजन दिख रहा है। हमने आज तक कई बार बजट सुना, लेकिन इस बार का जो बजट था उसमें हमने पहली बार ये सुना कि देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज तक हमने ये नहीं सुना था सर। बचपन से हम एक ही सुनते आ रहे थे कि हम देश को गरीबी से निकालेंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। कैसे हटती सर? हमने हमेशा यही सुना 2G घोटाला, 3G घोटाला, बोफर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयला घोटाला, तो ये सारी करप्शन की श्रृंखला हम सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। लेकिन इस बार सही में जो नीतियाँ हमारी सरकार ने यहाँ पे लाई उसकी वजह से हम गरीबी से 25 करोड़ लोग ऊपर आए। ये कोई आसान काम नहीं था सर, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त और बहुत मेहनत वाला काम किया गया, तभी इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। गरीब क्यों नहीं उठता था सर? क्योंकि उसकी जो सारी मेहनत थी, जो सारी कमाई थी, उसको अपना परिवार पालने में लग जाती थी। फिर वो घर कब बनाता, फिर वो टॉयलेट कब बनाता अपने सर 1 मिनट। तो हमारी सरकार ने सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ 10 लाख आवास, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है सर। पानी के लिए हमारी महिलाएं सर पे बकेट लेके पानी के लिए 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जाती थी। हमारी सरकार ने हर घर नल हर घर जल की योजना के माध्यम से 4 लाख करोड़ खर्चा करके 11 करोड़ परिवारों के घर में पानी पहुंचाया है सर। 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं सर। इस कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। और इसी के साथ हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प रखा है कि 2027 तक हमारा देश जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। उसके लिए जो 4 लक्ष्य रखे गए सर, युवा, महिला, गरीब और किसान। महिलाओं के लिए अभी जो बात कही गई कि आप तक 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन महिलाओं को दिया गया है, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपया इंसेंटिव के रूप में दिया गया है सर। 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का संकल्प रखा है महिलाओं के उत्पन्न के साधन के लिए, ये जरूरी है सर। मुद्रा लोन में 46 करोड़ लोन महिलाओं को दिया गया है और इससे महिलाओं की मानसिक और आर्थिक सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
की गई है सर, आज तक कभी भी Okay. ऐसे किसानों की But मदद नहीं की गई। you have made your point impactfully. Thank you. Shri Lair Singh. 1 minute. सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज दोबारा और बोलने का मौका मिला है। इस बजट की सबसे बढ़िया बात जो मैं बताना चाहूँगा विस्तार में नहीं जाते हुए, कि जहां आजकल राज्यों में होड़ लग रही है वोटर्स को ब्राइब करने के लिए, ऐसा लोक लुभावन बजट लाने के लिए हमारी सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बजट लाया है, जो फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए और कोई ऐसी गलती नहीं करे जिस तरह से दूसरे कई राज्यों में आर्थिक अव्यवस्था हो चुकी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में गारंटी की स्कीम का लिए खजाना पूरा खाली हो चुका है, और आज यहाँ सारी नियम कायदों को तोड़ते हुए पूरी सरकार यहाँ के आज बैठ करके धरना प्रदर्शन की जैसी हरकतें कर रही है, उसके पीछे उनकी बिना सोची समझी गारंटी का कारण रहा है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में निर्मला सीतारमण को ऐसा कानून बनाना चाहिए किसी वोटर को आगे ब्राइब करने का काम ये नहीं रहे, और खजाने की जो दुर्व्यवस्था होती है वो नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Honorable members, I have tried to accommodate as many members as possible. I need to give my ruling now on the issue that was raised by the Honorable Leader of the Opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji. I had indicated I'll do it during course of the day. In his communication, you to announce it tomorrow if it is not in a hurry or urgency. Mr. Shakti Singh, My humble request. Sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. First you sit down. First you sit down. I had indicated I will do it during course of the day. And it is required of me to do it during course of the day. Inasmuch there is a directive for you to put the documentation during course of the day. And therefore, it is discretion of the person to be present or not to be present. I had indicated in categorical terms, I will take my view and make it known during course of the day. I need to do it. In his communication dated February 5, 2024, Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, had taken exception to the expunctions of his address rendered by him on the discussion on motion of thanks on Honorable President's address on February 2, 2024. This morning, that is February 7, 2024, he addressed another communication to me seeking permission to raise in the House, and that was acceded to. After his intervention, I had indicated that my ruling on the issue will be during course of the day. I need to put on record that in his address to the House on February 2, 2024, on the motion of thanks of Honorable President's address, he had asserted, I quote, आपके पास तो इतना बहुमत है, पहले 330, 334 सीट्स थी, अब तो आंकड़ा 400 पार हो रहा है, unquote. I have checked audio and video of the same. He said so on the floor of the House. This intervention was made by him at 2 hours 36 minutes PM on 2nd February 2024. And the Honorable Member, Leader of the Opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, concluded his address nearly 50 minutes thereafter. That is, he had sufficient time to revisit his thoughts. The Honorable Leader of Opposition had indicated 4 instances of expunction. One of them was with respect to a word which has been held unparliamentary expression. As regards other 3, there was a directive from the chair on the moment that the same would not go on record. As regards the observation, आपके पास तो इतना बहुमत है, पहले 330, 334 सीट्स थी, अब तो आंकड़ा 400 पार हो रहा है. It has been
checked, rechecked, because the leader of the opposition made an issue of it. The perceptual impact of any observation made in the House cannot be the premise for the chair to revisit the reflection made thereon. It cannot be a premise for taking a different view as per rules. In that matter, honorable members, I am unable to persuade myself to sustain the stance rendered on the floor of the House today and in his communication dated February 5, 2004 by Honorable Leader of the Opposition. The same is hereby determined. The House, honorable members, you can't, you're no right, you're no right. It doesn't pertain to you. It doesn't pertain. Nothing will go on record, Mr. Shakti Singh Goyal. It has become your habit. No. How can you raise an issue without my permission? How can you seek clarification from me? It is my ruling. You must know the basics. Sorry, Mr. Secretary. Take your seat. You will force me to name you. No, sorry, sit down. Please sit down. We don't have in this House basic decorum. People don't read rules. Again, you are saying so. Mr. Khadge knew it. I will decide during course of the day. Why should I? Not allowed as per rules. No, you can't seek. Members, I have an announcement to make. Members are reminded that a group photograph of members of Rajya Sabha will be taken tomorrow, the 8th February 2024 at 10 a.m. at the Rashtrapati Bhavan. Members are requested kindly to make it convenient to assemble latest by 9:30 a.m. tomorrow at Rashtrapati Bhavan for the above photograph. Members are also requested to attend the farewell function in honor of retiring members of Rajya Sabha, which will be organized at 6:30 p.m. onwards tomorrow, the 8th February 2024, at Chairman's Residence at 6 Maulana Azad Road, New Delhi. Honorable members, there are 13 permitted special mentions for today. Special mentions of those members who are present shall be deemed to be laid on the table of the House. Only 2 of us are there. No. 1 second. Only 3 of us are there. Chairman, kindly. 1 second. No. 1 second, please. 1 second. A member may rise just to read the title of it. Please. Just the title of it. Request. Sir, Mike. Request for conferment of Bharat Ratna to Master Tara Singh ji, who was decisive Punjab to be part of India. Thank you. Okay. For a law to regulate the artificial intelligence, and I place it before this House. Yes. Okay, Santosh. Yes, it will come. Demand for equal accessibility to healthcare facilities for transgender community in the country. Okay. Subject, only subject. Only subject. Sector is one of the core sectors, and lack of employees are working in this sector. It has been said the computerization and digitization will reduce the. Thank you. Yes. Sir, demand of recognition of Sari and Sarna Dharma as separate religious code. The House. Sir. Okay. Demand to release fund for National Health Mission for West Bengal. Thank you. Sir, for boosting rail connectivity. Sir, concern over employment opportunities in navally neglect corporations. Thank you.
Mr. Thank you, sir. Sujit. Sir, my special mention is to demand to boost rail connectivity in the Kalahandi, Bolangir, Koraput, that is KBK region of Odisha. Thank you. Special mention is demand for start 4 rupee in Tripura. Thank you. Anyone else? Mr. Secretary, you want to say something? Well, it's a good suggestion. I sustain the point raised by him. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 8th February 2024. Positive transformation in the last 10 years. The last 10 years means the NDA government. I had gone through the performance year by year and also noted some of the important factors that decides the performance of the government in the financial angle. When I compare, I have gone back another 10 years. She mentioned only for the 10 years that it is positive transformation. If the last 10-year performance is the positive transformation, I would say that another 10 years ahead of the NDA is super positive transformation. The performance indicators are like that. When UPA started, in 2004 and 5, 7.92%. When NDA started in 2014 and 15, 7.4. I don't want to bore you with figures in the late hours. So if I take the overall GDP of the 10 years of the UPA government, it was 6.81%. And the NDA government, the corresponding figure is 7.01%. The UPA is 0.20% ahead of the UPA. But though 0.2% less the performance of UPA GDP is, but the times the UPA has passed through is far difficult. You all know the main component that decides the financial budget of this country is the petroleum products. And when throughout UPA almost, the crude oil price was extremely high. During the second tenure of Dr. Manmohan Singh, a barrel of crude oil was as much as $158. That much I remember now. Whereas, if I consider the corresponding period of NDA, it is 1/3 of the price what
Mr. Dr. Manmohan Singh faced. Therefore, the finance minister, I have nothing much to say on this. I'm not cribbing. But the finance minister should be liberal enough to say, in the last 10 years, she had been trained on these particular financial aspects. She should have been liberal enough to say that Dr. Manmohan Singh government did extremely well, and we are nowhere behind Dr. Manmohan Singh government. We are one step ahead of Dr. Manmohan Singh's government. It would have been a very appreciable statement. I don't know why finance minister is not that liberal to take up. And also at the same stretch, I just touch upon the presidential address also, and even the prime minister when he spoke here. They mentioned about the great bills that had been passed in the House. Number of bills had been passed. And 80% of the bill without the cooperation of the opposition party. And part of the bills in the din of the House, it has been passed while shouting was going on. Even it is a coincidence that you are sitting over there, I am sitting over here. On 18th of December, what had happened in the House is known to you, unknown to me. I know that I had come up to you to request you, and I said, sir, I beg you, please put the House in order and pass the bills. Important bills were passed even without the House was in order. But see the importance of the bills, sir. The Citizenship Amendment Act, what benefit it had brought to the country. Let some members, when they get some time, talk on this. It had only created bad blood in the country. This was the Civilization Citizen Amendment Act bill was protested across the country. In Tamil Nadu, every corner we conducted meeting. In Andhra Pradesh, every corner there were meetings opposing this bill after it was passed. And why such kind of bills is needed for this country? Why against the interest of the people things had to be thrust? For even if it is there are some wrong citizenship or there, let us examine it. And if it is okay, keep it. And if they are criminals, throw them out, hang them out. But yet, politically, this bill had crossed all bounds and stretches to create bad blood among the community. Perhaps that was the intention of the bill. Perhaps that was the idea with which the bill was brought in. If that perhaps is true, it is very bad for such bills to be piloted to keep the people separated and to keep the brothers sit on other sides to fight. And this is one of the bills. And you take agricultural bills. Sir, it is to be taken very seriously. This country respects its Prime Minister. Sir, okay, sir. I did not get time to speak. At least permit me to speak. With your permission, I speak. Please. Sir, take this agricultural bill, sir. This bill, you are all taking it light on the opposition side. But I feel hurt that this bill did not allow my Prime Minister of this country to enter into a state. You are all witness for it. Prime Minister could not enter into Punjab and he had to return back because of this bill. Not only that, after that bitter experience, a Prime Minister has withdrawn the bill. Why this bill is to be when such an opposition is there? Therefore, it is untimely, unthoughtful of, and not needed bill. It has been pushed on us. Mr. Jayakumar, your fellow MPs have spoken much on these issues. Now, please confine yourself on the bill only. Please. Sir, I'll just finish it, sir. Well, don't worry, I'll finish it. Sir, the PM on the other day in the same house said that in this house, normally, during the UPA time, I had to answer this thing, sir. You have given me the opportunity. The Prime Minister in this house standing over there said, in this hall, we discussed scams in the past. What we discussed, scams in the past, now no scams. Who said there is no scam? It is not discussed. It is not discussed. You never accepted to discuss the things in this house. We should have discussed the Adani and the Heidelberg case. Why we have not taken it? It is a big scam. We should have discussed Nirav Modi's case. We should have discussed Rafale deals case. We should have discussed Pulwama. We should have discussed Balakot. There are so many things that had passed through. So much of water had flowed in, I know that. But yet, the Prime Minister claimed
that this House used to discuss only scams in the earlier occasions and now there is no scams is a total false. It is unfair statement, sir. Sir, we all respect the Prime Minister. He is our Prime Minister. When we talk about any fellow talks bad about my Prime Minister, where I was there, I will say, he is our Prime Minister. Don't talk like that. That is the culture with which we have come in, sir. But Prime Minister should also say, why only scams were discussed? Is it that there was no scams in this country? How many scams had passed through in the last 10 years? How many things we have just rejected? Now, why, please. sir? Take the security of this house. In this very hall, 2 criminals, 2 terrorists jumped over here. All that, sir, I am a sufferer of this. You have suspended me for more than a month. I was kept outside the house. I am hurt. What I asked the finance minister or the home minister to come to the house to make a statement that this is what the situation under which these things have happened. I have not asked the moon or anything, sir. Now, coming please. to the financial side, privatization, one of the bad things this government is going ahead, blindfolded. Why privatization is take place? Why are you selling the government assets? You create assets. If there is one PSU in petroleum, create 4 many petroleum companies. Why you are selling? Why you are privatizing? Railway you are privatizing. You have no, one of my friends just now spoke. We say that we are going to be a superpower. Government doesn't have an aircraft. Today, government doesn't have an aircraft and the Prime Minister is flying out of the country on a borrowed aircraft. What is this? Where is a superpower? A superpower doesn't have even an aircraft for the Prime Minister to fly, and it belongs to Air India. Air India is no more a company. Therefore, this also in this finance bill, this privatization part to be taken, sir. Sir, another thing, I'll wind up, sir. Another thing in this house I have heard with the very 2 important person of this country, both the Prime Minister and the Home Minister, that they will win 400, sir. Sir, why 400, sir? Why not 450? Why? Why only 400? I am telling you, you have set, you have identified, you have designed this EVM machine in such a way, I am bold enough to say that, beyond that you don't need it. Then where else you will get 400? How do you know that you will get 400? EVM machines are tappable. I am an engineer and I am also studying electrical things. And I know for sure in 120, 130 ways, the EVM machines are temperable. Okay, we have a doubt on this. Thank you. When you say 400, when you say that you will wait, sir, what is that? Sir, I have sat in this house for so long to get these 3 minutes. Please permit me to speak with peace. Okay, enough. So, sir, the EVM machines. Why EVM machines? Why not we go for advanced countries like America doesn't go for EVM? Now, please there is a conclude. doubt in the Mr. mind of the Kumar, people. please conclude. People think wrong things You may have given happen. already 12 People minutes. think the mandate of the people is not rightly measured by the EVMs. Thank Why you. not you go for it? Thank you. No, sir. Therefore, I strongly appeal into this house. This 400 business gives me personally that you have already planned what to do. Shri Maluk Nagarji. 6.26 lakhs of your machines have gone to the workshop. 6.26 lakhs of the machines. Okay, please. श्री मलूक नागर जी आप प्रारंभ कीजिए अध्यक्ष जी प्लीज यस अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया और जो ये अरे भाई सुरेश जी बैठ जाओ अब बोलने दे कांग्रेस की सीट पूरी खाली पड़ी है इसीलिए तो नाच जा रहा है बैठो जरा ये बिट्टू और ये गिल साहब बैठे हैं ये नेता हो तो सारा काम अच्छा हो जाएगा जी मैं अध्यक्ष जी इसे बैठाओ ना जी क्या करें अरे सुरेश बैठ तो सही अरे आप बोलिए ना आप तो क्यों बोल रहे हैं जी प्लीज अध्यक्ष जी मैं इस आज भरे सदन में इस बिल की तारीफ कर रहा हूं जिसमें सरकार ने पूरा अध्ययन करके और जनहित
और देश हित में। जनहित इसलिए कि जो 2009-2010 से और जो 2010 और 11 से जिन लोगों पे 25,000 रुपये बकाया थे और जिन लोगों पे 10,000 रुपये बकाया थे उनको माफ करा है। ये करीब 1 करोड़ लोग हैं जो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए बधाई देता हूं। और जिन लोगों को छुटकारा मिला कोर्ट कचहरी से वो भी दिल से अंदर से खुश होंगे। और देश हित में इसलिए क्योंकि जो कोर्टों में, चाहे वो ITAT ट्रिब्यूनल में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे कमिश्नर अपील के हो, जितने भी सरकार की तरफ से वकील पेश होते हैं उनकी जो फीस जाती है वो जितनी रिकवरी होती है उससे ज़्यादा फीस जा रही थी। इसलिए ये देश हित में भी है और जनहित में भी है। सब ये मैं सीधा, ताकि समय कम है, मैं कुछ अपनी डिमांड और सुझाव रखना चाहता हूँ। एक तो जो हमारा जो हरिद्वार से निकलती है और माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस तक जाती है गंगा, तो जो हमारे बाढ़ के दिनों, बारिश के दिनों में बाढ़ आती है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रोविजन करा जाए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो एक धन एलोकेट करा जाए जो गंगा के दोनों तरफ बांध बन जाए और जिससे बाढ़ में दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना हो। और दूसरा साहब मैं कहना चाहता हूं, मेरी बिजनौर लोकसभा में हस्तिनापुर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिला भी है अध्यक्ष जी, मेरठ में पड़ता है हस्तिनापुर, वहाँ पे भी डेवलपमेंट ऐसा हो जो देश के दूसरी जगहों पर हो रही है। और बिजनौर विधानसभा, चांदपुर विधानसभा में विदुर कुटिया, वहाँ का भी डेवलपमेंट हो। और पुरकाजी विधानसभा और मीरापुर विधानसभा का जो सुकृताल तीर्थ स्थान है वहाँ का भी डेवलपमेंट हो। और साहब मैं गन्ने का रेट चाहता हूँ, पहले कई बार सिद्ध कर चुका, मिनिमम 550 रुपये हो। और एक बिजनौर लोकसभा में जो किठौड़ से मवाना, मवाना से रामराज, रामराज से मीरापुर, मीरापुर से बिजनौर, बिजनौर से चांदपुर, चांदपुर से बास्टा, सड़क की बहुत हालत खराब है, वो ठीक हो। और मीरापुर से पुरकाजी तक की भी सड़क की बहुत हालत खराब है, उसका भी ठीक हो। और एक साहब मैं और कहना चाहता हूँ, जो ये किसानों की आय डबल है उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर हो, सब खत्म कर रहा हूं बस, वो हो और उस पर रिसर्च करा के हाई टेक्निक लेके किसानों को प्रशिक्षण करा जाए जिससे किसानों की आय डबल हो सके और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पूरी हो सके। एक बात साहब कह के अपनी बात को समापन करूंगा। पिछले दिनों पिछड़ों पे देश में राजनीति हो रही है, तो जो कपूरी, ये जो पिछड़ों के लिए हमारे साथी कांग्रेसी कह रहे हैं, अपने समय में तो इन्होंने कुछ करा नहीं, पर अब जो कह रहे हैं, पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने कपूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया है, उसी क्रम में किसानों के मसीहा, किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह जी को और एक नई दिशा दलित और पिछड़ों को जो बाबा अंबेडकर साहब ने दी, वो काशीराम जी ने जो आगे बढ़ाई उनको, और अपने विजय पथिक सिंह जी को और राजेश पायलट जी को और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाए, मैं मांग करता हूं। धन्यवाद साहब। श्री राम कृपाल यादव जी। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक 2024 पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। महोदय, बजट पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं देश के करोड़ों गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचितों के तरफ से एक गरीब का बेटा, अत्यंत पिछड़ा का बेटा और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत रत्न देकर हम करोड़ों को सम्मानित करने का काम किया। सर, ये है कमिटमेंट, ये है प्रतिबद्धता। इसके पहले सर मेरा यह सौभाग्य प्राप्त रहा है, मैं कर्पूरी जी के साथ कई सालों तक उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। मैं उनके विस्तार से नहीं कहना चाहता, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग सर, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपी की सरकार जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी कुछ माननीय सदस्य, उन्हीं के दल के, न जाने कितने सालों से मांग किया जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम करें। मन के कान पर जू नहीं रेंग रहा था सर। अगर किसी ने हिम्मत किया, इस देश के गरीब का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा,
और जब अति पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान का प्रधान सेवक बनता है, करोड़ों लोगों को भावनाओं को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर जननायक को भारत रत्न देता है। सर आपको मालूम है, अगर अति पिछड़ा का बेटा अगर बनता नहीं तो एक अति पछड़ा का बेटा को कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिलता। सर यह है भारतीय जनता पार्टी और यह है एनडीए की सरकार, यह है मोदी की सरकार। अनेकों काम ऐसे किए हैं। सर मैं विस्तार में चर्चा करूंगा। मैं उस संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो चंद्रगुप्त, चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती है। मनेर के हल्दी छपरा में जो सोन, गंगा और गंडक नदी का संगम है, मसौरी का तरेगना आर्यभट्ट की कर्मभूमि है, दानापुर की छावनी भी वहां विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सतपाल जी महाराज के 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी भाषण दिया था और एक क्रांति का बिगुल फूंकने का काम किया था। मैं उस जिला से आता हूं जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, जहां तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब और शक्ति मां पटन देवी की कृपा मिलते रहती है। महोदय, मैं बजट पर चर्चा करना चाहता हूं। बजट पर चर्चा पर इतिहास का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि पहली शताब्दी की शुरुआत में यानी मगध साम्राज्य के समय भारत वर्ल्ड जीडीपी में सबसे आगे था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी सशक्त थी, क्योंकि उस समय की इकोनॉमिक का आधार स्तंभ आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति थी। ये भारत का सौभाग्य है कि 2000 साल के बाद आज भारत की बढ़ती इकोनॉमिक का आधार मोदी की अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति है, जो चाणक्य की नीति पर आधारित है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। महोदय, हमारी व्यापारी बंधुओं के यहाँ एक पौराणिक कहावत है, बहुत प्रचलित है कि अगर नौकर चोरी करे तो मुनाफा साफ और मालिक चोरी करे तो पूंजी साफ। ये कांग्रेस के रेजिम के बारे में बता रहा हूं सर। इसलिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। करप्शन ही करप्शन था, घोटाला ही घोटाला था, पूरा देश बर्बाद हो रहा था। तो ये स्थिति है सर। इस कहावत से स्पष्ट होता है कि 10 सालों में भारत विश्व की इकोनॉमी में 11 स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है सर। ये है सर। इसलिए मोदी जी की तीसरी पारी जब हर तरह से भ्रष्टाचार पर लठ बजाने का दायरा से तेजी से बढ़ाएगा, तब भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये कमिटमेंट है सर। यही नहीं सर अध्यक्ष महोदय, डिजिटल इकोनॉमी से सरकारी योजनाओं में लीकेज बंद, भ्रष्टाचार होता था सर। एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं 100 रुपया भेजता हूं तो रास्ते में 85 रुपया गायब होता है, मात्र लोगों के पॉकेट में 15 रुपया जाता है। आज जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और भ्रष्टाचार पर लठ बजा है, तो आज अब 1 रुपया भेजा जाता है यही डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो 1 रुपया उन गरीबों के पॉकेट में जाता है। जो विकास हो रहा है सर, आप एहसास करते होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान, उज्ज्वला, पीएम किसान निधि, मुफ्त राशन, मुद्रा लोन, स्वनिधि योजना, बिजली, पानी, सिंचाई, रेलवे, हाईवे, वाटरवे, हाईवे, वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली राशि सहित कई योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम है। यह है मोदी की गारंटी सर। और इसीलिए देश की जनता ने कहा है कि इस बार फिर मोदी जी आएंगे सर। और इसीलिए कह रहा है देश की जनता, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कलेजा में छेद हो रहा है इन लोगों को।
परेशानी हो रही है, घबरा रहे हैं लोग। यही नहीं मैं आपको कहना चाहता हूं सर, अध्यक्ष महोदय, हम भगवान के वंशज हैं। हम कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन गौपालन और दूध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मैं अपने समाज के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि अब अपने पूर्वजों का जीविका का आधार गौपालन था और दूध व्यवसाय नहीं था क्या? यानी वो स्वरोजगार नहीं था? स्वरोजगार की बात अगर मोदी जी करते हैं तो बहुत पुराने जमाने से जुड़ा हुआ है सर। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, महाभारत के रणभूमि में गीता का संदेश संपूर्ण मानव समाज जीवन को दिशा देता है। क्या स्वाध्याय में गीता का योगदान विश्व को नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वाध्याय और स्वरोजगार यानी खुद को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश नहीं देता है? हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार मोदी जी की सरकार कह रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं, ये सदी भारत का है। अगले 25 साल के आर्थिक विकास की स्वर्ण क्षण होने वाला है। खासतौर पर इसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े और गरीब राज्यों को युवाओं का बड़ा योगदान होने वाला है। स्वाध्याय और स्वरोजगार को प्राथमिकता में लाना है, तभी हमारे समाज के युवा को अगले 25 साल के भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिल सकेगी और देश आगे बढ़ सकेगा। हम जॉब सीकर से अब जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ना है। हमें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ना है, अपने स्किल के स्केलिंग करते हुए स्वरोजगार की तरफ मजबूत कदम बढ़ाना है और स्टार्टअप इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को फायदा उठाना है। महोदय, दशकों से सामाजिक न्याय के नारों के साथ लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है सर। सामाजिक न्याय करने वाले कौन लोग हैं सर? हमारे प्रदेश में खासतौर पर आप जानते होंगे या दूसरे प्रदेशों में सामाजिक न्याय कहने वाले लोग पारिवारिक न्याय करने वाले लोग हैं, मगर मोदी असल में सामाजिक न्याय कर रहे हैं। ये मलाई खाने मिले। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके लोग चेले हैं, पटना में भी मकान नहीं था, अपने घर में भी मकान नहीं था, और दिल्ली में मकान की बात छोड़िए सर, मगर उनके जो चेले हैं दिल्ली में आलीशान महल में रह रहे हैं, फॉर्म हाउस बना रहे हैं। यही इनका सामाजिक न्याय है सर। जो लोग कहते हैं हमारी सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सच्चा सामाजिक न्याय भी किया है, राजनीतिक न्याय भी किया है और आर्थिक न्याय भी करने का काम कर रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा सर, अंत में यही कहना चाहूंगा, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जिनको हम लाएंगे वो कृष्ण को भी लाने का काम करेंगे। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर के नवसकानी जी, प्लीज। நன்றி மாண்புமிகு